आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां इस कहानी के सभी एपिसोड उपलब्ध हैं। पादप सत्व का असाधारण प्रभाव देखने के बाद कायरा उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने झट से मना कर दिया, मैं सच में यह नहीं ले सकती। हिमांशु ने उसे बार बार मना करते देखा और चिढ़कर आगे बढ़ी, उसका कॉलर खींचा और पादप सत्व को अंदर ठूंस दिया। इतनी शराफत मत दिखाओ, आखिरकार तुम सूर्यांश को कोई बाहरी तो नहीं समझती। उसकी बातों के दोहरे मतलब थे जिसने कायरा को चौंका दिया। उसने जल्दी से सफाई दी, हिमांशु मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं सूर्यांश के साथ तमीज से इसलिए पेश आती हूँ क्योंकि क्योंकि वह हक लाने लगी, अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। सूर्यांश की इजाजत के बिना वह उसकी आत्मा गुरु सोल मास्टर होने की पहचान कैसे उजागर कर सकती थी। बस करो, तुम हकला रही हो, इसमें समझाने जैसा क्या है। हिमांशु ने उसे एक उलझी हुई नजर से देखा। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, क्या मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो? तुम सूर्यांश को पसंद करती हो, ठीक है, लेकिन वह मेरा होने वाला पति है, इसलिए अपनी हद में रहो। मैं नहीं चाहती कि हमारी इतने सालों की दोस्ती एक आदमी के पीछे बर्बाद हो जाए। उसकी बातों ने सीधा निशाने पर चोट की, जिससे कायरा एक उबले हुए केकड़े की तरह शर्म से लाल हो गई। वह इतनी घबरा गई कि मुश्किल से बोल पा रही थी। तुम सच में गलत समझ रही हो, मैं सच में नहीं। अन्नाम, वह लगभग रोने ही वाली थी। चाहे वह कितनी भी सफाई देने की कोशिश करती, वह अपनी बात साफ नहीं कर पा रही थी। हिमांशु ने उसके माथे पर उंगली चुभोई। मैंने कहा ना, इनकार करने की जरूरत नहीं है। उसने सूर्यांश का हाथ थामा और हल्के कदमों से नीलामी घर से बाहर निकल गई। कुछ बातें उन्हें दिल में दबाकर रखने और आपस में दरार पैदा करने के बजाय बेहतर है कि सीधे सीधे बात करके पहले ही सीमाएं तय कर दी जाए। कायरा के चरित्र को देखते हुए अब जब हिमांशु ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह नहीं चाहती कि सूर्यांश को परेशान किया जाए, तो वह समझ जाएगी कि भविष्य में उसे क्या करना है। सूर्यांश ने मुड़कर कायरा को देखा, जिसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, और उलझन में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सच में गलत समझ लिया? हिमांशु ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं, वह तुम्हें पसंद करती है, पक्का। खैर, लेकिन सूर्यांश के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जब वे घर वापस आए, मैंने सफलतापूर्वक ऊर्जा शोधन क्षेत्र की कल्टिवेशन रेल्म के 8वें स्तर को पार कर लिया। सूर्यांश प्रसन्न दिख रहा था। दुर्भाग्य से पादप सत्व केवल पहली बार सेवन करने पर ही काम करता था। पादप सत्व के आखिरी चौथाई हिस्से को देखकर सूर्यांश ने उसे सहेज कर रख दिया। सूर्यांश को याद आया कि आज के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव अभी तक सिंघल परिवार को नहीं पहुंचाया गया था, और कल सगाई के तोहफों का दिन था। हो सकता है कि तब उसे इसे पहुंचाने का समय न मिले। यह सोचकर उसने अगले कुछ दिनों के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव को एक ही बार में परिष्कृत करने का फैसला किया। यह व्यस्त काम देर रात तक चला। अपनी बाहों में सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव की 300 से अधिक बोतलों को देखकर सूर्यांश हाफता हुआ अपने थके हुए शरीर को सिंघल परिवार तक ले गया। इतनी सारी, कायरा चौंक गई। सूर्यांश ने कहा, मुझे अगले कुछ दिनों में कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। जहां तक पैसे की बात है, तुम यह खेत बेचने के बाद मुझे दे देना। वह कहकर चला गया। कायरा मन ही मन आभारी थी। वह सच में 3 मिलियन 30 लाख चांदी की मुद्राएं नहीं जुटा सकती थी। सौभाग्य से सूर्यांश ने उस पर भरोसा किया। उसे जाते हुए देखकर कायरा सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव की गिनती करने लगी। अचानक वह एक परछाई से ढक गई। ऊपर देखकर वह चौंक गई। चांदनी के नीचे एक विशाल बाज नीचे उतरने के लिए चक्कर लगा रहा था। बाज की पीठ पर एक पुरुष और एक महिला खड़े थे। वे थे स्वर्गीय यंत्र मंडप हेवनली मैकेनिज्म पेविलियन के उप प्रमुख चेतन और महिषी संप्रदाय ग्रीन क्लाउड सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख की बेटी प्रिया। वे दोनों तेजी से नीचे उड़े। प्रिया तेजी से आगे बढ़ी, कायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, क्या तुम सिंघल परिवार की बेटी हो? कायरा पूरी तरह से सतर्क ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंघल परिवार के महत्वपूर्ण मैदान में घुसने की? उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इन दोनों की साधना अत्यंत शक्तिशाली थी। खासकर उस आदमी से उसे दम घुटने जैसा एहसास हो रहा था। चेतन ने अपने हाथ पीछे बांधकर कहा, मैं स्वर्गीय यंत्र मंडप का उप प्रमुख चेतन हूँ, और यह महिषी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की बेटी है। आह! कायरा चौंक गई। उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। कनिष्ठ, कायरा आप दोनों वरिष्ठों को प्रणाम करती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह चिंतित महसूस कर रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये दो शक्तिशाली हस्तियां सिंघल परिवार में क्यों दिखाई दी। प्रिया ने तुरंत पूछा, मैंने सुना है कि तुमने आज एक नीलामी आयोजित की थी। क्या यह सच है कि नीलामी की अंतिम वस्तु यौवनवती ब्यूटी रिस्टोर पिल थी? यौवनवती की खबर तेजी से फैल गई थी। केवल एक दिन में ये आसपास के शहरों जैसे मालती नगर, शिवनगर में फैल गई थी। यह सुनकर वे दोनों जांच करने के लिए तुरंत सिंघल परिवार पहुंचे, क्योंकि यौवनवती एक तृतीय श्रेणी की दिव्य गोली थी। केवल एक तृतीय स्तरीय आत्मागुरु 3 स्टार सोल मास्टर ही ऐसी गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता था। महिषी संप्रदाय के क्षेत्र में एक तृतीय स्तरीय आत्मागुरु का दिखना कोई छोटी बात नहीं थी। यह सुनकर कायरा ने वास्तव में राहत महसूस की। सूर्यांश के साथ सहयोग करने के बाद से उसने अनुमान लगाया था कि ताकतवर लोग उससे आत्मागुरु के बारे में पूछने आएंगे, इसलिए उसने पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। वरिष्ठ प्रिया को सूचित करती हूँ, यह वास्तव में सच है। यह सुनकर प्रिया के आश्चर्यजनक चेहरे पर विस्मय की एक झलक दिखाई दी। क्या तुमने उस कीमियागर अल्केमिस्ट को देखा है? कायरा ने सहजता से उत्तर दिया, वह हाल ही में सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव को परिष्कृत करने के लिए सिंघल परिवार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि मुझे उनकी शक्ल, उम्र, नाम या यहाँ तक कि लिंग भी नहीं पता। वह अपने शरीर को ढीले ढाले लबादों से ढंक कर रखते हैं, इसलिए हालांकि मैं उत्सुक हूँ, मैं पूछने की हिम्मत नहीं करती। प्रिया की आंखें निराशा से भर गईं। उसे उम्मीद थी कि वह उसकी शक्ल सूरत का पता लगा लेगी और फिर उसे ढूंढ लेगी। अगर वे एक तृतीय स्तरीय आत्मा गुरु को महिषी संप्रदाय में ला सकते, तो उनकी ताकत निस्संदेह कम समय में नाटकीय रूप से बढ़ जाती। दूसरी ओर चेतन ने मेज पर रखे सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव को देखा। एक बोतल उठाई, उसे खोला और सूंघा, पी। उसकी आंखें प्रकाश की किरणों से चमक उठी। इसकी गुणवत्ता बाजार में मिलने वाले सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव से कहीं बेहतर है। यह निश्चित रूप से किसी द्वितीय स्तरीय आत्मा गुरु द्वारा परिष्कृत नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति वास्तव में एक तृतीय स्तरीय आत्मा गुरु है। बेटी, वो फिर कब आएगा? कायरा ने शांति से मेज पर रखे ऊर्जा शोधन द्रव की ओर इशारा किया। उस वरिष्ठ ने कहा कि इन दिनों उन्हें कुछ काम है, इसलिए उन्होंने पहले से ही बहुत सारा बना दिया है। मैं यह पक्का नहीं कह सकती कि वह अगली बार कब आएंगे। यह सुनकर चेतन ने थोड़ा सिर हिलाया। हमें सूचित करने के लिए धन्यवाद, यह तुम्हारे लिए है। उसने लापरवाही से उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया, जिसकी कीमत हजारों चांदी की मुद्राओं में थी। कायरा ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकृत किया। धन्यवाद वरिष्ठ, धन्यवाद वरिष्ठ। प्रिया, चलो चलते हैं। चेतन विशाल बाज पर कूद गया और प्रिया अनिच्छुक भाव से जल्दी से उसके पीछे चढ़ गई। विशाल बाज ने एक तीखी चीख निकाली और आकाश में उड़ गया, नजरों से ओझल हो गया। लेकिन यह वास्तव में ज्यादा दूर नहीं गया था। इसके बजाय यह एक काले बादल के भीतर छिप गया। चाचा चेतन, क्या हम इसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? वह एक तृतीय स्तरीय आत्मा गुरु है। स्वर्गीय यंत्र मंडप के प्रमुख भी शायद केवल एक तृतीय स्तरीय आत्मा गुरु है ना? ऐसी हस्ती के लिए भले ही हम उसे अपने पाले में न लाएं, हमें कम से कम उसकी पहचान तो स्पष्ट रूप से जांचनी चाहिए। हम ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? प्रिया ने चिंतित होकर कहा। चेतन ने अपने हाथ पीछे बांधे कायरा की हर हरकत को नीचे देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। किसने कहा कि हम जा रहे हैं?
क्या हम अभी उसे ढूंढ नहीं रहे हैं? प्रिया चौंक गई। यहाँ रहकर क्या उम्मीद करते हैं कि वह आत्मा गुरु खुद बाहर आ जाएगा? चेतन ने एक गहरी मुस्कान प्रकट की। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? सिंघल परिवार की उस छोटी लड़की के जवाब कितनी सहजता से निकल रहे थे। प्रिया ने याद किया और उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वाकई ये बहुत सहज था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जवाब पहले से तैयार कर रखे हो। चेतन ने सिर हिलाया। मुझे शक है कि वह जानबूझकर इस तृतीय स्तरीय आत्मा गुरु को बचा रही है। उस आत्मा गुरु को खोजने के लिए हमें बस उसका पीछा करना है। देखना है कि वह अगले कुछ दिनों में किससे संपर्क करती है और यह स्पष्ट हो जाएगा। कायरा ने बेपरवाही से सारा ऊर्जा शोधन द्रव वापस अपने कमरे में रख लिया। एक शांत चेहरे पर डर के भाव बाकी थे। सौभाग्य से सूर्यांश जल्दी चला गया, वरना मुसीबत हो जाती। उसने अपनी छाती थपथपाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये दोनों लोग, क्या वे सूर्यांश के दुश्मन है या दोस्त? मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती और उन्हें सूर्यांश को खोजने बिल्कुल नहीं दे सकती। थोड़ा अपनी उंगली काटते हुए उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। वे निश्चित रूप से अभी तक नहीं गए हैं। ज्यादातर मुझ पर गुप्त रूप से नजर रख रहे हैं। अगर मैंने अभी सूर्यांश से संपर्क किया तो वे निश्चित रूप से उसे खोज लेंगे। ऐसी स्थिति में मैं कल सूर्यांश के विवाह प्रस्ताव के दिन नहीं जा सकती। अगले दिन सुबह के बस पौ फटी थी। सिंह परिवार के सदस्य जल्दी उठ गए क्योंकि आज सूर्यांश के विवाह प्रस्ताव का दिन था। कहा जा रहा था कि सिंघानिया परिवार भी आ सकता है। उस समय दोनों पक्ष खुलकर प्रतिस्पर्धा करेंगे और जिसके पास सगाई के तोहफे कम होंगे उसकी बेइज्जती होगी। सिंह परिवार के सदस्य ये जानने के लिए उत्सुक थे कि सूर्यांश कितने सगाई के तोहफे दे सकता है और क्या वह आखिरकार हिमांशु को जीत पाएगा। जल्दी से काम खत्म करो ताकि हम भी एक नजर डाल सकें और देख सकें कि हमारा नया दामाद कौन है। क्या ये कहने की भी जरूरत है? बेशक, यह जतिन बाबू है। वह महिषी संप्रदाय के शिष्य हैं और सिंघानिया परिवार सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। जरूरी नहीं। मैंने कल सुना कि सूर्यांश ने केवल 10,000 चांदी की मुद्राएं खर्च करके पादप सत्व की कई बोतलें हासिल की, जिनमें से हर एक की कीमत लाखों में है। सूर्यांश के सगाई के तोहफे निश्चित रूप से हल्के नहीं होंगे। बड़ी मालकिन हिमांशु से कौन नहीं चलता होगा, जो मालिक की चहेती न होने के बावजूद किसी भी दूसरी बेटी से कहीं ज्यादा शान से शादी कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि छोटी मालकिन नायरा को पछतावा हो रहा है? आखिरकार सूर्यांश मूल रूप से उससे शादी करना चाहता था। उसी पल नायरा अभ्यास क्षेत्र से बाहर निकली, नौकरानियों को गपशप करते हुए सुना। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने डांटा, तुम सबके पास कोई काम नहीं है? नौकरानियां बिखर गईं, लेकिन उसका मन लंबे समय तक अशांत रहा। अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हुए नायरा ने अपने दांत थोड़े खींचे। क्या मुझे पछतावा होगा? क्या मजाक है? चाहे सूर्यांश के सगाई के तोहफे कितने भी अच्छे या कीमती क्यों ना हो, मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। गुस्से में वह मैरी के कमरे के पास से गुजरी और अंदर से शोर सुना, विषम प्रताप सिंह, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम इतने बेकार क्यों हो? तुम और पैसे क्यों नहीं कमा सकते? यौवनवती मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसे खरीद नहीं सकती। मैंने सुना है कि वेदंती देवी ने उसे वापस खरीद लिया और उसे लेने के बाद 20 साल छोटी हो गई। वह अब अपने बेटे के बगल में उसकी बहन जैसी दिखती है। मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? तुम्हारे सिंह परिवार की वजह से पिछड़ गई। नायरा ने धीरे से आह भरी। क्या रात भर से अभी भी बहस कर रहे हैं? नीलामी घर से लौटने के बाद से मैरी लगातार ताने मार रही थी। वेदंती देवी के परिवर्तन के बारे में जानने के बाद वह और भी आक्रामक हो गई थी। विषम प्रताप सिंह के साथ लगातार झगड़ा कर रही थी। पिताजी सच में बहुत मुश्किल में है। जब मैं भविष्य में किसी कुलीन व्यक्ति से शादी करूंगी तो मैं निश्चित रूप से उनसे मां की भरपाई के लिए एक यौवनवती लाने के लिए कहूंगी। अचानक पटाखों की आवाज गूंज उठी। नायरा थोड़ा मुस्कुराई। क्या सिंघानिया परिवार की बारात आ गई? हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि जतिन ने लगभग उसकी बहन के साथ जबरदस्ती की। उससे शादी करना एक भेड़ के बाग की मार में जाने जैसा था। लेकिन वह पसंद करती कि उसकी बहन सूर्यांश से शादी न करे। क्यों? अगर उसकी बहन सूर्यांश से शादी करती और अच्छी तरह से नहीं रहती तो कोई बात नहीं। अगर वह खुशी से रहती तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि नायरा ने सूर्यांश को ठुकराकर अदूरदर्शिता दिखाई थी? आशा है जतिन बाबू जीत जाएं, नायरा ने फुसफुसाया। सूर्यांश के कमरे में हिमांशु जल्दी आ गई थी और सूर्यांश की बाहों में चुपचाप रो रही थी। सूर्यांश, क्या हम सच में एक साथ हो सकते हैं? हालांकि शुरू में उसे अपनी बहन की जगह शादी करने में बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। कुछ समय साथ बिताने के बाद उसने पाया कि वह पहले से ही अपने बचपन के इस दोस्त को पसंद करने लगी थी, जिसने कई सालों तक गूंगा होने का नाटक किया था। वह सूर्यांश के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। सूर्यांश ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पगली लड़की, क्या मैंने कभी तुमसे किया कोई वादा तोड़ा है? मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया है और मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी करूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। कहना आसान था, लेकिन हकीकत क्या थी? हिमांशु की भवें अभी भी तनी हुई थी। पिछली हड़बड़ी के बाद सिंघानिया परिवार ने इस बार और भी पुख्ता तैयारी की होगी। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में सूर्यांश ने मैरी को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, जो स्वाभाविक रूप से सिंघानिया परिवार का ज्यादा समर्थन करेगी। सूर्यांश, तुम मैरी को शांत करने के लिए कुछ पादप सत्व क्यों नहीं दे देते? वरना मुझे डर है कि वह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेगी। सूर्यांश ने सिर हिलाया। क्या तुमने सांप को दूध पिलाने वाली कहानी नहीं सुनी? तुम एक भेड़िए को संतुष्ट नहीं कर सकते। उसे जितना चाहे उतना मांस दो और वह फिर भी तुम्हारी हड्डियों से मांस खाना चाहेगा। मैरी भी वैसी ही है। क्या वह पादप सत्व से संतुष्ट होगी? नहीं, वह मेरी 5-10 हजार चांदी की मुद्राएं चाहेगी। चाहेगी कि तुम और मैं उसकी हर बात माने। चाहेगी कि तुम ज्यादा फायदे के लिए सिंघानिया परिवार में शादी करो। यह सुनकर हिमांशु जान गई कि यह सच है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो बाद में जब मैरी अपना आपा खो देगी तो विषम प्रताप सिंह भी उसे रोक नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मैंने जो सगाई के तोहफे तैयार किए हैं वह मैरी को संतुष्ट कर देंगे। भले ही मैंने उसे थप्पड़ मारा होता तब भी वह दांत भींचकर कहती कि वह संतुष्ट है। हिमांशु हैरान रह गई। ऐसे कौन से सगाई के तोहफे थे जो इतने बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे थे? सूर्यांश मजाक करता नहीं लग रहा था, जिससे वह और भी उत्सुक हो गई। धूल की आवाज बजी और हिमांशु का शरीर कांप गया। उसने सूर्यांश को और भी कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वह उसे खोने वाली हो। सूर्यांश ने छेड़ा, चिंता मत करो, सगाई के तोहफे दिए जाने के बाद तुम मुझे जितना चाहो गले लगा सकती हो। हिमांशु का चेहरा शर्म और गुस्से दोनों से लाल हो गया। क्या यह मजाक करने का समय है? इसकी बाहों में कुछ देर रहने के बाद हिमांशु ने एक गहरी सांस ली और मुश्किल से सूर्यांश के पीछे पीछे सिंह परिवार के मुख्य हॉल में चली गई। इस समय विषम प्रताप सिंह, मैरी, सिंह परिवार के सदस्य और रक्षित पहले से ही वहां थे। विषम प्रताप सिंह को छोड़कर, जो ईमानदारी से सूर्यांश की जीत की उम्मीद कर रहे थे। बाकी लोग या तो मजाक उड़ते देख रहे थे या उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। रक्षित ने पूरे परिवार के सामने खुलेआम मजाक उड़ाने का मौका लपक लिया। सूर्यांश, कोई दबाव महसूस मत करो, तुम वैसे भी नहीं जीतोगे। मूल रूप से सूर्यांश जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन रक्षित बता रहा हंसते हुए, जो औरत मुझे नहीं मिल सकती वो तुम्हें भी नहीं मिलेगी, है ना? अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें इज्जत बचाने के लिए ईमानदारी से हार मान लेनी चाहिए, वरना सिंघानिया परिवार के सगाई के तोहफे तुम्हें शर्मिंदा कर देंगे। चुप रहो, एक तिरस्कार भरी आवाज आई। यह आमतौर पर शांत रहने वाली हिमांशु थी, जिसने असंतुष्ट होकर रक्षित को डांटा। सिर्फ इसलिए कि तुम बेकार हो, या मत सोचो कि सूर्यांश भी तुम्हारी तरह है। सूर्यांश तुमसे 100 गुना बेहतर है। कोई भी आदमी तुलना किया जाना पसंद नहीं करता, खासकर उस औरत के सामने जिसे वह पसंद करता है। रक्षित शर्मिंदा और गुस्से में बोला, सूर्यांश मुझसे बेहतर कैसे है? वह बीच में ही रुक गया। हाल ही में उप प्रमुख चेतन के सामने उसे सूर्यांश ने आसानी से कुचल दिया था, जैसे किसी कुत्ते को भगाया हो। तो रक्षित ने अपनी धुन बदल दी।
उसने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया है कि तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो? हिमांशु अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह उठी और रक्षित को थप्पड़ मार दिया। रक्षित गुस्से में बोला, ठीक है, एक औरत की हिम्मत हुई मुझे मारने की, तो फिर मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। अगर नायरा मारती तो वह केवल स्थिर खड़ा होकर मार खा सकता था, क्योंकि वह ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर पर थी। लेकिन हिमांशु, जो केवल दूसरे स्तर पर थी, ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की। ठीक है, मैरी की हिमांशु के प्रति लंबे समय से चली आ रही नापसंदगी का वह आज सबक सिखाएगा। तो उसने गुस्से में पलटवार करने के लिए एक घूंसा मारा। चटाक, वाह! लेकिन जैसे ही वे टकराए, रक्षित यह जानकर चौंक गया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति हिमांशु से कम थी। उसके थप्पड़ ने उसका हाथ झटक दिया और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अभी अभी सिंह परिवार के सदस्य जो रक्षित के साथ हंस रहे थे, अब हिमांशु को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। वे सदमे में थे। हिमांशु ने ठंडक से अपना हाथ पीछे खींचा और रक्षित को घृणा से घूरते हुए कहा, अब पता चला कि सूर्यांश ने मुझे क्या दिया है। सिंह परिवार के सदस्य पूरी तरह से चौंक गए थे। क्या वह सच में हिमांशु है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या वह अभी ऊर्जा शोधन के दूसरे स्तर पर नहीं थी? वो 5वें स्तर की विशेषज्ञ कब बन गई जो रक्षित को हरा सकती है? ये सब जरूर सूर्यांश ने उसे दिया होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सूर्यांश के प्रति इतनी समर्पित है। पता चला कि सूर्यांश ने उसे गुप्त रूप से इतने सारे फायदे दिए हैं। अगर मैं हिमांशु होती तो मैं भी सूर्यांश से शादी करने को तैयार हो जाती। सूर्यांश से हिमांशु के पास लौटी और धीरे से कहा, क्या मैंने सब ठीक किया? सूर्यांश ने उसका सिर थपथपाया और लिखा, एक हारे हुए कुत्ते के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? हिमांशु ने जवाब दिया, जब मक्खियां आसपास भिनभिनाती है तो बस मक्खी मार लेकर कुछ बार मारो ताकि वे शांत हो जाए। रक्षित जमीन पर पड़ा, अपने जलते हुए चेहरे को पकड़े हुए नफरत से भरा हुआ था। सूर्यांश, बस तुम रुको। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और लिखा, तुम मेरा क्या करने का इरादा रखते हो? रक्षित, 9 ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ वाले प्रतिभाशाली, जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है वही मारना। 9 ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ के बारे में गलतफहमी रक्षित का सबसे बड़ा अपमान थी। रक्षित इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। उसकी छाती जोरों से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धड़ाम। और फिर, सूर्यांश, क्या तुम्हें मैं दिखाई भी दे रही हूं? मैरी ने मेज पर हाथ पटकते हुए गुस्से में फटकार लगाई। वो अब सूर्यांश को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सूर्यांश ने ईमानदारी से एक वाक्य लिखा, क्या तुम्हारी इतनी औकात है? बस ये 3 शब्द। तिरस्कार कागज पर स्पष्ट था। सिंह परिवार के सभी सदस्य डर गए थे। क्या वो वास्तव में खुलेआम मैरी का अपमान कर रहा था? हिमांशु इतनी डर गई कि उसका दिल लगभग बाहर निकल आया। उसने जल्दी से उसका नोट नीचे दबाया और फुसफुसाया, क्या तुम पागल हो गए हो? इस समय उसे भड़काने की क्या जरूरत है? नायरा की आंखें ठंडी हो गईं। वो सूर्यांश को भयंकर रूप से घूर रही थी। यह दूसरी बार था जब सूर्यांश ने उसकी मां के प्रति अनादर दिखाया था। सूर्यांश, अगर तुम आज हमारे सिंह परिवार के दामाद बन गए तो हम इस मामले को जाने दे सकते हैं। मेरी मां से घुटनों पर गिरकर माफी मांगो और यह बात खत्म हो जाएगी। अगर तुम नहीं मानते तो मैं निश्चित रूप से तुमसे इस बात का हिसाब बराबर करूंगी। सूर्यांश ने भी नायरा की ओर देखा और बेरुखी से लिखा, मैं तुम्हारी मां जैसी औरत के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं, जो बदनीयत और बेवकूफ दोनों है? क्या वो इस लायक है? क्या सूर्यांश अभी भी मैरी का अपमान कर रहा था? सिंह परिवार के सदस्य सदमे और विस्मय में रह गए। सूर्यांश ने वो कह दिया है जो हम कहना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते थे। लेकिन वो बहुत आवेगी है। वो अभी बहुत छोटा है, धैर्य रखना नहीं समझता। विषम प्रताप सिंह को सिरदर्द महसूस होने लगा। उन्होंने जल्दी से कहा, सूर्यांश, बकवास बंद करो। उन्होंने सूर्यांश को एक नजर दी, उसे अभी के लिए सहन करने का इशारा किया। सूर्यांश और हिमांशु के बीच शादी मैरी के हाथों में थी। अगर मैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई तो यह शादी निश्चित रूप से टूट जाएगी। लेकिन अब उसे याद दिलाना बहुत देर हो चुका था। मैरी गुस्से से उबलते हुए एक चाय का कप पकड़कर जमीन पर पटककर चकनाचूर कर दिया। उबलती चाय आसपास के कबीले के सदस्यों पर छिटकी, जिससे दर्द भरी चीखें निकली। सूर्य, आश, मैरी ने अपने दांत पीसे। उसका शरीर कांप रहा था जब वह चीखी, अगर मैंने आज तुम दोनों की शादी होने दी तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी मैरी को इतना नाराज नहीं देखा था। उन्होंने सूर्यांश की ओर देखा। सभी दया के भाव दिखा रहे थे। हिमांशु का चेहरा भी पीला पड़ गया। सगाई के तोहफों की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंघानिया परिवार निश्चित रूप से जीत जाएगा। मैरी ने पहले ही सार्वजनिक रूप से अपना नाम उल्टा लिखने की कसम खा ली थी। अब किसी भी कारण के बारे में नहीं सोच सकती थी जो मैरी को अब अपना मन बदलने पर मजबूर कर दे। केवल सूर्यांश ही बेपरवाह रहा, धीरे धीरे लिख रहा था, चिंता मत करो, तुम करोगी। विषम प्रताप सिंह ने सोचा कि क्या सूर्यांश पागल हो गया है। उसने उसे इतना गुस्सा दिला दिया था कि उसने कसम खा ली। वह अब कैसे अपने शब्दों को वापस ले सकती थी और खुद को हंसी का पात्र बना सकती थी। प्रिय समदन, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? वेदंती देवी जतिन को साथ लेकर मुस्कुराते हुए हॉल में दाखिल हुई। उनके नौकरों ने कई खजाने के बक्से उठाए हुए थे जो चमकदार गहनों से भरे थे। पिछली बार से कहीं ज्यादा। मैरी ने लगभग वेदंती देवी को पहचाना ही नहीं। वो एक बैंगनी रंग के लबादे में थी। उनकी त्वचा चिकनी और गुलाबी थी। उनके बाल काले घने थे और जतिन के बगल में खड़ी वो ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। क्या यह यौवनवती का असर था? उसने सोचा था कि यह बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अफवाह है। अब उसने देखा वेदंती देवी का परिवर्तन अफवाहों से भी ज्यादा उल्लेखनीय था। उसका दिल जबरदस्त ईर्ष्या से भर गया। एक गोली एक औरत को 20 साल छोटा बना सकती थी। एक महिला के लिए यह किसी भी दिव्य गोली से ज्यादा आकर्षक था जो ताकत बढ़ा सकती थी। दुर्भाग्य से केवल एक ही थी। उसने एक जटिल भाव के साथ अभिवादन किया, बस कुछ छोटी मोटी बातें। वो देवंती देवी अपना गर्व नहीं छिपाते हुए ने खुशी से कहा, प्रिय समधन, खुश हो जाइए, आज आपके सिंह परिवार के लिए खुशी का दिन है। जतिन, आओ और अपनी होने वाली सास को सम्मान दो। जतिन ने जल्दी से मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, आपका दामाद जतिन आपको प्रणाम करता है। मैरी का मूड अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा था और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बैठिए, सब लोग बैठिए। अपनी सीट पर लौटकर मैरी का दिमाग कहीं और था। खासकर जब उसने देखा कि सिंह परिवार के सभी सदस्य नई नवेली चमकदार वेदंती देवी को घूर रहे थे तो उसका मूड और खराब हो गया। विषम प्रताप सिंह ने शांत भाव से पूछा, श्रीमती सिंघानिया, आज आप सगाई के क्या तोहफे लाई हैं? चमकदार खजानों को देखते हुए वह सूर्यांश के लिए चिंतित थे। जतिन आगे बढ़ा और कहा, मुझे परिचय देने की अनुमति दे। 1 मिलियन 10 लाख चांदी की मुद्राओं के बराबर सोना, चांदी और गहने। सिंह परिवार के सदस्यों ने सदमे में सांस ली। पहले से निराश मैरी अचानक उत्साहित हो गई। 1 मिलियन चांदी की मुद्राएं एक खगोलीय रकम थी। अगर उसके पास पहले यह रकम होती तो यौवनवती कल उसकी होती। जतिन उनकी प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट होकर जारी रखा, मध्यम श्रेणी के ऊर्जा शोधन द्रव की 20 बोतलें जिनकी कीमत 2 लाख चांदी की मुद्राएं है। एक पीली स्तरीय निचली तकनीक जिसकी कीमत 3 लाख चांदी की मुद्राएं है। एक निम्न श्रेणी का दिव्य अस्त्र मैजिक आर्टिफैक्ट जिसकी कीमत 5 लाख चांदी की मुद्राएं है। दिव्य अस्त्र का जिक्र होते ही नायरा अपनी सीट पर नहीं रह सकी और चिल्ला उठी, एक दिव्य अस्त्र? आम हथियारों के विपरीत दिव्य अस्त्रों में आध्यात्मिक शक्ति होती थी। एक का उपयोग करने से तलवारबाजी की शक्ति बहुत बढ़ सकती थी। ऐसी उच्च श्रेणी की वस्तुएं केवल महिषी संप्रदाय में ही मिल सकती थी।
केवल महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाले शिष्यों को ही पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। वह हिमांशु से ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकी जिसे इतना प्रचुर दहेज मिल रहा था। मैरी का चेहरा खुशी से खिल उठा। कुल मिलाकर ये 2 मिलियन 20 लाख चांदी की मुद्राओं के बराबर था। अच्छा दामाद, हमारी हिमांशु सच में भाग्यशाली है कि तुम उसे मिले। मैरी मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी। जतिन को भी तसल्ली हो गई, सौदा पक्का हो गया था। उसने सूर्यांश की ओर मुड़कर देखा जो अभी भी शांत दिख रहा था और ताना मारा, सूर्यांश, तुम कल नीलामी घर में काफी घमंडी नहीं थे? अब क्या तुम्हारे अपने सगाई के तोहफों के साथ वही घमंड दिखा सकते हो? देखते हैं कि क्या तुम्हारे तोहफे तुम्हारे घमंड से मेल खाते हैं। सूर्यांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने शांति से एक पंक्ति लिखी, बस इतना ही है तुम्हारे पास? पूरा सिंह परिवार इन 4 शब्दों को हैरानी से घूरता रहा। इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें लगता है कि सिंघानिया परिवार का दहेज बहुत कम है? 2 मिलियन का दहेज? यह राजनगर लोनली बोट सिटी की स्थापना के बाद पहली बार है। क्या सूर्यांश इतने बड़े दहेज को भी नीची नजर से देखता है? इसकी तुलना में हिमांशु ने उदासी की एक झलक दिखाई। यह 2 मिलियन का दहेज है, सूर्यांश कैसे मुकाबला कर सकता है? यहाँ तक कि अगर कल का पादप सत्व बेच भी दिया जाए तो यह मुश्किल से 1 लाख से ज्यादा होगा। सूर्यांश की मौजूदा 5,10,000 मुद्राओं में जोड़ने पर भी यह 2 मिलियन के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। जतिन मुस्कुराया, पादप सत्व की वह बोतल, अगर तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद तुम मुझसे मुकाबला करने के योग्य होते, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? रक्षित को आखिरकार बदला लेने का मौका मिल ही गया। उसने ताना मारा, जतिन बाबू, यह लड़का भले ही गूंगा हो लेकिन इसकी जिद बेमिसाल है। सूजे हुए चेहरे के साथ भी इसका मुंह हार नहीं मानेगा। केवल जब हिमांशु आपकी बाहों में होगी तब दर्द से तड़प रहा होगा। मैरी का अच्छा मूड सूर्यांश की एक ही टिप्पणी से तुरंत बिखर गया। तुम 2 मिलियन के दहेज को भी नीची नजर से देखते हो? छोटे मालिक सूर्यांश, तुम कितना दे सकते हो? विषम प्रताप सिंह ने गहरी आह भरी। आगे तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी। किस्मत के देवता की मदद से भी सूर्यांश इतनी बड़ी रकम जमा नहीं कर सकता था। तुलना जारी रखने से सूर्यांश को और शर्मिंदगी ही उठानी पड़ती। ठीक है फिर, चूंकि जतिन बाबू ने दहेज का प्रस्ताव रख दिया है तो शादी तय हो गई। सूर्यांश को अपना पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैरी ने मेज पर हाथ पटका और गुस्से से बोली, इस बेकार इंसान की तरफदारी करना बंद करो। क्या तुम भूल गए कि वह अभी कैसे उछल कूद कर रहा था? आज मैं देखना चाहती हूँ कि वह आखिर किस लायक है। जतिन ने भी अपने हाथ जोड़े और कहा, ससुर जी, बिना तुलना के हम कैसे जान सकते हैं कि सिंघानिया परिवार हिमांशु को कितना महत्व देता है? हम बाहर वालों को यह सोचने नहीं दे सकते कि सिंघानिया परिवार अपनी ताकत से दूसरों को धमकाता है ना? चूंकि सूर्यांश एक औरत के लिए मुझसे मुकाबला कर रहा है तो हमें यह तय करना ही होगा कि कौन बेहतर है, साफ साफ और स्पष्ट रूप से। ताली ताली। जैसे ही विषम प्रताप सिंह बोलने वाले थे, सूर्यांश ने तालियां बजाई। उसने अपना कलम उठाया और लिखा, मैं जतिन बाबू की कही बात से पूरी तरह सहमत हूं। बिना तुलना के फर्क कहां से आएगा? फिर उसने अपनी छाती से चांदी के नोटों की गड्डियां निकालनी शुरू की, बिना किसी अपवाद के। वे सभी 10,000 चांदी की मुद्राओं के नोट थे। पिछली 5-10,000 मुद्राओं से अलग इस बार चांदी के नोट इतने ज्यादा थे कि किसी की भी सांसें थम जाए। शुद्ध सफेद कागज की तरह लापरवाही से एक साथ ढेर किए गए। गिनो इन्हें। सूर्यांश के नोट ने हॉल में छाए गहरे सन्नाटे को तोड़ दिया। विषम प्रताप सिंह ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, जल्दी से अनगिनत चांदी के नोटों को इकट्ठा किया। हालांकि अभी तक गिना नहीं गया था, लेकिन रकम स्पष्ट रूप से 2 मिलियन से अधिक थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब वह उन्हें एक एक करके गिन रहा था। काम को भारी पाकर उसे आखिरकार मदद मांगनी पड़ी। नायरा, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से गिनने में मदद करो। 5 सुन। हकीकत सब उसके दिमाग में सब कुछ खा लिया था। कुछ ही देर बाद उसने गिनती पूरी की और एक ऐसी आवाज में कहा जो उसे खुद भी अनिश्चित लग रही थी, कुल 2.7 मिलियन 27 लाख चांदी की मुद्राएं। इसका क्या मतलब था? यह सिंघानिया परिवार के दहेज से 7 लाख चांदी की मुद्राएं ज्यादा थी, जिसने उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हैरान आंखों की जोड़ियां 2.7 मिलियन चांदी की मुद्राओं को घूर रही थी। नायरा ने सूर्यांश को देखा जो शांत और संयत था, फिर हिमांशु को देखा जो बेहद रोमांचित थी। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। रक्षित हक्का बक्का रह गया, कुछ कठोर कहना चाहता था लेकिन इतने बड़े दहेज के खिलाफ एक वाक्य भी नहीं बना पा रहा था। यतिन भी जमे हुए खड़ा था। यह समझ नहीं पा रहा था कि सूर्यांश ने इतनी चांदी कहां से हासिल कर ली। सिर्फ 2 दिन पहले उसके पास केवल 5,000 मुद्राएं थीं। उन्हें क्या पता था सूर्यांश के पास पहले 1.3 मिलियन 13 लाख मुद्राएं थी। कल एक यौवन वटी बेचने के बाद उसे सिंघानिया परिवार से और 1.4 मिलियन 14 लाख मिले। कुल मिलाकर 2.7 मिलियन मुद्राएं हो गई। सूर्यांश ने जतिन की ओर देखा, आधा मुस्कुराते हुए, जतिन बाबू, आपका सिंघानिया परिवार और जोड़ना जारी रख सकता है। मैं आपका इंतजार करूंगा। सिंघानिया परिवार के पास जोड़ने के लिए और धन नहीं था। कल एक यौवन वटी खरीदने में 1.4 मिलियन खर्च हो गए थे, जिससे उन्हें कई संपत्तियां बेचनी पड़ी। यह 2 मिलियन का दहेज ही वह सब था जो वे जुटा सकते थे। अगर वे और 7 मिलियन जोड़ते तो सिंघानिया परिवार के पास सच में नहीं होते। जतिन ने अपने दांत तब तक पीसे जब तक वे कटकटाने नहीं लगे। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी। वह नफरत से सूर्यांश को घूर रहा था। सूर्यांश ने शांति से लिखा, क्या इतनी तीव्रता से घूरने से कोई मदद मिलेगी? अगर तुम अभी भी दहेज में कुछ जोड़ सकते हो तो करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपना दहेज लो और जितनी दूर हो सके दफा हो जाओ। अपमान, एक जबरदस्त अपमान। जतिन के जीवन में क्या उसका कभी इतना अपमान हुआ था? सूर्यांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हद पार करने की? जतिन चिल्लाया। सूर्यांश धीरे धीरे खड़ा हुआ, ठंडक से कई पंक्तियां लिखी। दूसरे की पत्नी को छीनने में असमर्थ, फिर भी दूसरों पर तुम्हें धमकाने का इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे सिंघानिया परिवार ने क्या अपने चेहरों पर बेशर्मी लिखवा ली है? तुम। जतिन गुस्से में था। वह चाहता था कि वह आगे बढ़े और सूर्यांश को पीट पीट कर अधमरा कर दे, लेकिन इस सार्वजनिक सेटिंग में और विषम प्रताप सिंह के सूर्यांश की रक्षा करने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। वेदंती देवी भी आग बबूला थी। उन्होंने सोचा था कि सिंघानिया परिवार का पल्ला भारी है, लेकिन वे एक मामूली मेहमान द्वारा आसानी से रौंद दिए गए। आर्थिक रूप से उन्हें पछाड़ नहीं पाने के कारण उनके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने ठंडक से कहा, जतिन, हम जा रहे हैं। हालांकि ठीक जब सबने सोचा कि मामला सुलझ गया है, मैरी ने नफरत से सूर्यांश को घूरते हुए चिल्लाया, सूर्यांश, तुम इतने स्मग आत्मसंतुष्ट क्यों हो रहे हो? तुमसे किसने कहा कि तुम जीत गए हो? है किसने कहा कि तुम जीत गए हो? सिंह परिवार के सदस्य उलझन में उधर देखने लगे। 2.7 मिलियन चांदी की नकद राशि के मुकाबले 2 मिलियन का रियायती दहेज, है ना? विषम प्रताप सिंह हक्के बक्के रह गए। मैरी को खींचते हुए कहा, बेवजह की बातें मत करो। तो सूर्यांश जीत गया। मैरी ने उसे धक्का दिया, दहाड़ते हुए, हट जाओ। इस शादी के बारे में मैं फैसला करूंगी। विषम प्रताप सिंह का चेहरा नीला और सफेद पड़ गया। परिवार के मुखिया के सम्मानित अधिकार को उसकी दहाड़ ने चकनाचूर कर दिया। मैरी ने सूर्यांश को नाराजगी से घूरा, ये मत कहना कि मैं अनुचित हो रही हूं। तुम्हें मेरे शब्द याद है ना? सूर्यांश, मानो इसका पहले से ही अंदाजा लगा चुका हो। ने पहले से तैयार एक नोट निकाला, एक दहेज जो तुम्हें संतुष्ट कर देगा। मैरी थोड़ी चौंकी। सूर्यांश ने पहले ही देख लिया था कि वह इस मुद्दे पर अटकी रहेगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
आज आसमान भी गिर जाता तब भी वह शादी के लिए राजी नहीं होती। अच्छा, मैरी ने ताना मारा, हालांकि तुम्हारा दहेज ज्यादा है, मुझे जतिन बाबू का दहेज ज्यादा पसंद है। यह वादे के खिलाफ तो नहीं है ना? क्या? सभी के भाव बदल गए। कई परिवार के सदस्यों ने तुरंत सलाह दी, मैडम आप मूर्खता कर रही हैं। सूर्यांश के 2.7 मिलियन चांदी की मुद्राएं हैं। इतना ही नहीं, सूर्यांश हमारा अपना है, हमें उसका दहेज लौटाने की जरूरत नहीं है। वह जो देता है वह हमारा है, लेकिन सिंघानिया परिवार के दहेज के साथ हमें वापस दहेज भी देना होगा। कोई भी परिवार दुल्हन की कीमत नहीं रखता, इसके विपरीत इसे दहेज के साथ वापस भेज दिया जाएगा। और सूर्यांश की 2.7 मिलियन चांदी की मुद्राएं सिंह हवेली को बहुत विकसित कर सकती थी, परिवार की ताकत बढ़ा सकती थी। सब चुप हो जाओ, मैरी चिल्लाई, मुझे सिंह परिवार की परवाह नहीं है, मैं बस सूर्यांश और हिमांशु को अलग करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि वे कभी एक साथ ना हो। फिर उसने अपनी उंगली सूर्यांश की ओर उठाई, कहा, मैं तुम्हारे दहेज से संतुष्ट नहीं हूँ, तो सिंह हवेली से बाहर निकल जाओ, अभी, तुरंत, बिना किसी देरी के। परंतु सूर्यांश बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उसने अपने सामने चांदी के नोटों के ढेर को एक तरफ धकेला और एक और पहले से लिखा हुआ नोट निकाला। मेरे दहेज में एक और चीज है, तुम संतुष्ट हो जाओगी। हाँ हाँ हाँ, मैरी जोर से हंसी। सूर्यांश, ओ सूर्यांश, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? और तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारूंगी, भले ही तुम्हें एक अमर गोली पेश कर दो, आज तुम्हें जाना ही होगा। सूर्यांश हंसा, अपने बाएं हाथ में एक नोट पकड़े हुए। मेरे पास अमर गोली तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये गोली है। अपने दाहिने हाथ से उसने धीरे धीरे अपनी छाती से एक जेड की बोतल निकाली। अंदर और कुछ नहीं था, बल्कि एक यौवनवटी ब्यूटी रिस्टोर पिल थी। ये गोली दिखाई दी, पूरा सिंह परिवार एक उबलते बर्तन की तरह फट पड़ा। यौवनवटी, यह यौवनवटी है। हे भगवान, यह दूसरी यौवनवटी है। सूर्यांश का असली शादी का दहेज वास्तव में एक असली यौवनवटी है। क्या? जतिन की सांस अटक गई। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह पूरी तरह से बनने से पहले ही बिखर गई। उसकी जगह जबरदस्त सदमे ने ले ली। उसने खुद देखा था कि एक अकेली यौवनवटी कितनी आकर्षक थी। पिछली बार कई अमीर महिलाएं तैयार नहीं थीं और बाद में बोली न लगाने पर बहुत पछताई थी। अगर एक और सामने आती तो इसकी कीमत 1.4 मिलियन से कहीं ज्यादा होती। नायरा ने अविश्वास में अपना मुंह ढक लिया। उसने एक शक्तिशाली सच्चे प्यार से शादी करने की कल्पना की थी ताकि उसे ऐसा शादी का दहेज मिल सके। सूर्यांश ने आसानी से एक पेश कर दिया। विषम प्रताप सिंह भी एक पल की चुप्पी के बाद उतने ही स्तब्ध थे। यह गोली सूर्यांश के पास वास्तव में एक थी। इस पल किसी ने यह सवाल नहीं किया कि यौवनवती कहां से आई। उन सबका ध्यान गोली और मैरी पर था। कल मैरी ने पूरे सिंह परिवार में अराजकता फैला दी थी क्योंकि उसे यौवनवती नहीं मिल पाई थी। अब एक असली यौवनवती उसके सामने थी। यह अनिश्चित था कि वह क्या करेगी। क्या वह अनुचित व्यवहार करना जारी रखेगी और सूर्यांश और हिमांशु को अलग कर देगी, या वह अपने पिछले शब्दों को हवा की तरह मान लेगी। मैरी भी स्तब्ध थी, यौवनवती को अविश्वास भरी आंखों से देख रही थी। यह वही यौवनवती थी जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन सूर्यांश की हल्की मुस्कान को देखते हुए उसे अपने दृढ़ शब्द याद आए और वह क्षण भर के लिए अनिर्णय में पड़ गई। सूर्यांश थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चूंकि तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं इसे नीलामी में ले जाता हूं। यह कहकर उसने यौवनवती को अपनी छाती में वापस रख लिया। रुको। मैरी घबरा गई, खासकर जब उसने वेदंती देवी का युवा चेहरा देखा। वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी, भले ही मुंह पर थप्पड़ लगे, वह बाद में पलट जाएगी। ठीक है, तुम जीत गए, तुम्हारा दहेज, मैं संतुष्ट हूं। इन शर्तों के साथ पूरे आयोजन स्थल को लगा जैसे वे सपना देख रहे हो। सूर्यांश ने मैरी को इतना अपमानित किया था। बदला लेने वाली मैरी वास्तव में शादी के अनुबंध के लिए सहमत हो गई, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यांश ने कहा था। मैरी ने बोलना समाप्त किया। उसका चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था और उसने भयंकर रूप से कहा, क्या तुम इसे अब मुझे दे सकते हो? सूर्यांश ने एक पहले से तैयार अनुबंध निकाला और उसे उसके सामने रख दिया। साथ में एक नोट, तुम्हारा जुबानी वादा हवा के बराबर है, बेहतर है कि एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। तुम एक बार फिर अपमानित होकर मैरी गुस्से में थी। उसने बाद में अपने शब्दों से पलटने की योजना बनाई थी, लेकिन सूर्यांश ने उसकी चाल समझ ली और उसका मजाक उड़ाया। लेकिन यौवनवती के लिए वह केवल अपना गुस्सा दबा सकती थी और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के साथ सूर्यांश और हिमांशु की शादी आधिकारिक तौर पर वैध हो गई। भले ही वह बाद में इसे रोकने की कोशिश करती, हस्ताक्षरित अनुबंध का मतलब ताकि उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। अब क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? मैरी ने यौवनवती को घूरा, उसकी आंखें इच्छा से जल रही थी। विषम प्रताप सिंह ने आखिरकार राहत की सांस ली, एक राहत भरी मुस्कान दिखाई। मैरी की उत्सुकता देखकर वह मुस्कुराया और कहा, सूर्यांश इसे दे दो, तुम्हारी सास फिर से जवान होने का इंतजार नहीं कर सकती। सूर्यांश ने सिर हिलाया और लिखा, बेशक, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए दहेज है, इसका निपटान कैसे करना है ये आप पर निर्भर है। हालांकि मुझे पहले ये कहने दो, इस यौवनवती को सौंपने से पहले कृपया इसे ध्यान से जांच लें। कहीं ऐसा ना हो कि इसे लेकर बाद में दावा करो कि यह नकली है। विषम प्रताप सिंह कहना चाहते थे कि कौन इतना नीच होगा, लेकिन मैरी को देखकर उन्होंने सोचा कि सूर्यांश की चिंता पूरी तरह से गलत नहीं थी। ठीक है, मैं इसे जांच लेता हूं। वह आगे बढ़े, देखते रहे जैसे सूर्यांश ने बोतल का ढक्कन खोला। गोली की एक समृद्ध सुगंध उन तक पहुंची। ससुर जी, कृपया ध्यान से देखें, सूर्यांश ने लिखा और बोतल का मुंह उनकी ओर निर्देशित किया। विषम प्रताप सिंह ने सिर हिलाया और ध्यान से निरीक्षण करने के लिए नीचे झुके। अचानक सूर्यांश की हथेली से अचानक एक बल निकला जिससे यौवनवती जेड की बोतल से बाहर निकल गई। ये सीधे विषम प्रताप सिंह के मुंह में गिरी और उनके गले में लुढ़क गई। खास खास खास। विषम प्रताप सिंह का दम घुट गया और उन्होंने कई बार खांसा, घबराए हुए। क्या मैंने यौवनवटी खा ली? अप्रत्याशित दृश्य ने पूरे सिंह परिवार को चौंका दिया। मैरी को विश्वास नहीं हुआ और वह चीखी, मेरी यौवनवटी, इसे बाहर थूको, तुम नीच, इसे अभी बाहर थूको। विषम प्रताप सिंह भी घबरा गए, इसे वापस थूकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यौवनवती निगलते ही जल्दी से घुल जाती थी, तरल में पिघलकर उनके शरीर में व्याप्त हो गई। ठीक इसके बाद आश्चर्य परिस्थिति के बाद भी विषम प्रताप सिंह में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ और धब्बे तेजी से गायब हो गए। यहां तक कि उनका थोड़ा झुका हुआ आसन भी फिर से सीधा हो गया। पलक झपकते ही वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से एक 30 साल के युवा में बदल गए। अगर वे छोटे, ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनते तो मुश्किल से 20 से ज्यादा के दिखते। यह सर्वोत्तम यौवनवती का प्रभाव था, निम्न श्रेणी वाली से 2 गुना प्रभावी। उन्हें 20 साल छोटा बना दिया। मैं, माफ कीजिए, तुम सब देश थे, मेरा पेट की सक्की महसूस हो चुका। आज एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से एक 30 साल के युवा में बदल गए। मैं, माफ कीजिए, तुम सब देख रहे थे। 20 साल पहले वे हो सकते हैं, ऐसे काफी मुश्किल है। आगे चल के बढ़ते हैं। आपको पूछने का पूरा कारण कर दिया। मैं जवान हो गया। विषम प्रताप सिंह ने अपने नए रूप को अविश्वास में देखा, जैसे सपना देख रहे हो। यह ऐसा था जैसे उन्होंने खुद को 30 साल पहले देखा हो, जब उन्होंने पहली बार सिंह परिवार का कार्यभार संभाला था। जोश से भरे हुए, अपने पति में नाटकीय बदलाव को देखते हुए मध्यम आयु वर्ग की मैरी अपने दिल की गहराइयों से चीखी, वह मेरी थी, वह मेरी यौवनवती थी। विषम प्रताप सिंह होश में आए, खोए हुए लग रहे थे। प्रिय, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैंने इसे जानबूझकर नहीं खाया। मैरी समझ गई, उसकी आंखें अपार घृणा से भर गईं जब वह सूर्यांश पर बरसी। यह तुम हो, तुमने जानबूझकर इसे विषम प्रताप सिंह को दिया, है ना?
सूर्यांश ने शांति से उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के लिखा, हाँ मैंने ही किया। तुम्हारे लाड़ प्यार भरे जीवन की तुलना में विषम चाचा को इस यौवनवटी की ज्यादा जरूरत थी। उसने कभी भी कीमती यौवनवटी को मैरी को देने का इरादा नहीं किया था। उसकी योजना अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने और फिर विषम प्रताप सिंह को यौवनवटी खिलाने की थी। मैरी पागल हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया। सूर्यांश ने सिर हिलाया और लिखा, यह दहेज है, यह आपके परिवार के लिए है, इसे कोई भी ले सकता है। मैरी ने अपना आपा खो दिया, चिल्लाते हुए, इसे मार डालो, इसे मार डालो। लेकिन सिंह परिवार उदासीन था। कबीले के सदस्यों में अभी भी न्याय की भावना थी। वे यह भी मानते थे कि यौवनवटी मेहनती विषम प्रताप सिंह पर ज्यादा अच्छी लगती है। यह पाकर कि कोई भी उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, मैरी और भी गुस्से में आ गई, दहाड़ते हुए, नायरा तुम कहां हो? क्या तुम देख नहीं सकती कि तुम्हारी मां को धोखा दिया गया है? सूर्यांश को तुरंत मार डालो, जल्दी करो। और नायरा स्थिर खड़ी रही और हिली नहीं। इसने कुछ नाराजगी के साथ सूर्यांश की ओर देखा और कहा, मां क्यों ना मैं आपको आराम करने के लिए ले चलूं? आखिरकार सूर्यांश ने यौवन पट्टी उसके पिता को दी थी। अपने मेहनती पिता को इतना जवान होते देख वह सच में खुश और उत्साहित थी। इसलिए उसे नहीं लगा कि सूर्यांश ने कुछ गलत किया। बस उसकी मां इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तुमने भी मुझे धोखा दिया, मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरी जमीन पर बैठ गई, लाते मारते हुए और जोर जोर से कोसते हुए। वह एक झगड़ालू औरत पेकरी की तरह व्यवहार कर रही थी। विषम प्रताप सिंह और नायरा शर्मिंदा लग रहे थे, अपने परिजनों से निपटने में असहाय थे। कबीले के सदस्यों ने सिर हिलाया। हिमांशु ने तब सूर्यांश का हाथ थामा और कहा, सब लोग बिखर जाओ, मामला खत्म हो गया है। हालांकि उसी पल एक कागज का सारस जादुई रूप से उड़ता हुआ आया, जतिन के हाथ में उतरा। संप्रदाय से एक संदेश। उसने जल्दी से इसे खोला और सामग्री पढ़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर वह क्रूरता से मुस्कुराया। किसने कहा कि यह खत्म हो गया है? सिंह परिवार, तुम पर एक भारी मुसीबत आने वाली है। खानदान का कलंक। इन शब्दों ने जश्न मना रहे सिंह परिवार के लोगों को एकदम खामोश कर दिया। विषम प्रताप सिंह का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, जतिन बाबू जबान संभाल कर बात कीजिए। हमारा सिंह परिवार हमेशा नियमों से चला है, खानदान का कलंक कैसा? लेकिन जतिन जोर से हंसा। उसकी निगाहें सिंह परिवार के सदस्यों पर घूमी और आखिरकार रक्षित पर आकर टिक गई। तुम रक्षित से ही क्यों नहीं पूछते कि उसने राजनगर का गश्ती नक्शा रक्त पिशाच समुदाय को बेचा है या नहीं? क्या सिंह परिवार के लोग सन्न रह गए? रक्त पिशाच समुदाय, वही दुष्ट शक्ति जो महिषी संप्रदाय के इलाके में छुपी हुई है। महिषी संप्रदाय ने उसे खत्म करने के लिए कई बार कोशिशें की थीं, लेकिन नाकाम रहे थे। और उन्होंने सख्त हुक्म जारी किया था कि रक्त पिशाच समुदाय के साथ किसी भी तरह के लेन देन की मनाही है। ऐसा कोई भी संपर्क रक्त पिशाच समुदाय के साथ मिलीभगत मानी जाएगी। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो सजा पूरे खानदान का सफाया थी। विषम प्रताप सिंह दहशत में आ गए। उन्होंने रक्षित को भीड़ से घसीटकर बाहर निकाला और चिल्लाए, उसे बताओ, क्या तुमने रक्त पिशाच समुदाय के साथ साठगांठ की है? उसी पल सूर्यांश और हिमांशु ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के दिल में चिंता की एक लहर दौड़ गई। उस दिन हिमांशु को पहाड़ पर रक्त पिशाच समुदाय के 3 सदस्य मिले थे। उन्होंने कहा था कि रक्षित पर उनका कर्जा है। जाहिर है रक्षित का रक्त पिशाच समुदाय के साथ कोई न कोई संबंध था। जमीन को घूरते हुए रक्षित, जो पहले आत्मविश्वास से भरा था, अब उसके ठंडे पसीने छूट गए। वह जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगा। नहीं नहीं, यह एक अफवाह है। जतिन क्रूरता से मुस्कुराया। महिषी संप्रदाय के लोगों ने रक्त पिशाच समुदाय की एक शाखा पर छापा मारा और कई सदस्यों को पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हारा पर्दाफाश किया और वह गश्ती नक्शा भी पेश किया जो तुमने उन्हें दिया था। चश्मदीद गवाह और पक्के सबूत दोनों मौजूद है। इनकार करना बेकार है। मेरी जमीन से उठी अपने भतीजे का बचाव करने के लिए यह नामुमकिन है। मेरे भतीजे का भविष्य बहुत उज्जवल है, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? जतिन ने ताना कसा। क्या तुम्हें लगता है कि महिषी संप्रदाय के लोग जानबूझकर एक मामूली इंसान को फंसाएंगे? रक्षित, क्या तुम खुद कबूल करोगे या मैं जबरदस्ती से काम लूं? अपने कारनामों का पर्दाफाश होते देख रक्षित का चेहरा सफेद पड़ गया। वह दौड़कर मैरी के सामने घुटनों पर गिर गया, पागलों की तरह सफाई देते हुए, मासी मैं भी मजबूर था। मैं गलती से उनका कर्जदार हो गया था और उन्होंने कहा कि अगर मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो वे मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैंने उनके हुक्म का पालन किया और उनके लिए गश्ती नक्शा चुरा लिया। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सिंह परिवार के लोगों की सांसें अटक गई। तो यह सच था। विषम प्रताप सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे लगभग यही पड़े थे। सौभाग्य से हिमांशु ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। नीच जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई रक्त पिशाच समुदाय के साथ मिलीभगत करने और राजनगर का गश्ती नक्शा बेचने की? गश्ती नक्शा राजनगर में अधिकारियों और सैनिकों की गश्त रक्षा का मुख्य रहस्य था। अगर रक्त पिशाच समुदाय को यह मिल जाता तो उनके लिए राजनगर में घुसपैठ करना बच्चों का खेल होता। यहाँ तक कि मैरी भी डर गई। हालांकि वह एक औरत थी, लेकिन वह जानती थी कि गश्ती नक्शे का क्या मतलब है। रक्षित ने जो किया वह कोई मामूली गलती नहीं बल्कि एक घिनौना अपराध था। वह कांप उठी और रक्षित को धकेल दिया। चुपचाप पीछे हट गई, जैसे उसे कोई छूट की बीमारी हो। अब वह उसके बचाव में एक और शब्द कहने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? जतिन ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, महिषी संप्रदाय ने यह मामला मुझे संभालने के लिए दिया है। मेरी नजर में यह बात बड़ी भी बन सकती है और छोटी भी। अगर मैं रहम दिखाऊं तो मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अगर मैं गहराई से जांच करूं तो तुम सिंह परिवार वालों में से कोई नहीं बचेगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ उठाकर हिमांशु की थोड़ी ऊपर उठाई और छेड़ा। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूं, है ना? आज रात हिमांशु को मेरी अच्छे से सेवा करनी होगी। वह जितनी अच्छी सेवा करेगी मैं उतना ही खुश होऊंगा और तब शायद मैं तुम्हारे सिंह परिवार को बख्श दूंगा। वरना धड़ाम अचानक एक चाय का प्याला फेंका गया जो जतिन के हाथ पर लगा। जतिन ने दर्द से अपना हाथ पीछे खींच लिया। गुस्से में सूर्यांश को घूरते हुए जिसने प्याला फेंका था उसने नफरत से कहा, मैं तुम्हें अभी बता दूं, तुम भी नहीं बचोगे। सूर्यांश ने शांति से कहा, तुम्हें पूरे सिंह परिवार का सफाया करने की ताकत किसने दी? रक्षित का कुल रक्षित है, उसका सिंह परिवार से क्या लेना देना? इस बात ने सिंह परिवार के सदस्यों को उनके सदमे से बाहर निकाला। नायरा भी अचानक होश में आई और अपनी तलवार उठाकर वह चिल्लाई, जतिन, अगर तुम सिंह परिवार को तबाह करना चाहते हो तो क्या तुम मुझे भी शामिल करने की योजना बना रहे हो? यह मत भूलो कि मैं महिषी संप्रदाय की मनोनीत सच्ची शिष्या हूं और भविष्य में मेरा रुतबा तुमसे बहुत ऊंचा होगा। विषम प्रताप सिंह भी होश में आ गए और जल्दी से कहा, हाँ, रक्षित ने रक्त पिशाच समुदाय के साथ साठगांठ की, जाओ उसे पकड़ो, लेकिन सिंह परिवार को इसमें क्यों घसीट रहे हो? सवालों की बौछार ने जतिन को एक अजीब स्थिति में डाल दिया। उसने अपने दांत पीसे और जिद पर अड़ गया, रक्षित तुम्हारे सिंह परिवार में पला बढ़ा है, उसने अपराध किया है, इसीलिए तुम्हारा सिंह परिवार जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। सूर्यांश ने तेजी से लिखा, अगर तुम्हारी दलील यह है तो क्या सिंघानिया परिवार भी सिंह परिवार में शादी करने की कोशिश करके बगावत की साजिश नहीं कर रहा? चलो उन्हें भी एक साथ खत्म कर देते हैं। सबकी आंखें चमक उठी। यह मानना पड़ेगा कि सूर्यांश भले ही गूंगा था, लेकिन वह हमेशा अपनी बातों से निशाने पर चोट करता था। विषम प्रताप सिंह ने तुरंत घोषणा की, अभी से रक्षित को सिंह परिवार से निकाला जाता है। अब से हमारा उससे कोई संबंध नहीं होगा।
नहीं मासी, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे एक और मौका दो। रक्षित का चेहरा राख हो गया, वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। एक बार उसे निकाल दिया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। मैरी अनिच्छुक होते हुए थी, अपने भतीजे के लिए दया महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने विषम प्रताप सिंह को संबोधित किया, स्वामी क्यों ना हिमांशु की शादी जतिन बाबू से कर दे? क्या यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद सौदा नहीं होगा? चटाक। जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ मिला। विषम प्रताप सिंह भड़के हुए ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और दहाड़े, ऐसे समय में भी तुम अपने भतीजे का बचाव कैसे कर सकती हो? क्या तुम उसकी नीच जिंदगी को बचाने के लिए मेरी बेटी की खुशी कुर्बान करना चाहती हो? तुमने रक्षित के लापरवाह बर्ताव का समर्थन करने के लिए सिंह परिवार के सदस्यों के संसाधनों में पहले ही कटौती कर दी है। तुमने उसे हवेली के भीतर उत्पात मचाने दिया और यहां तक कि सूर्याश को उसके सगाई के तोहफे का इस्तेमाल कैलाशनाथ शास्त्री के साथ उसका कर्जा चुकाने के लिए मजबूर किया। अब उसने एक अक्षम्य अपराध किया है जिससे सिंह परिवार के सफाई का खतरा है और तुम अभी भी उसे बचाना चाहती हो। क्या तुम तभी संतुष्ट होगी जब सिंह परिवार का सफाया हो जाएगा? है, निकल जाओ, तुम भी निकल जाओ। आई, अगर तुम रही तो सिंह परिवार एक दिन बर्बाद हो जाएगा। आई, मेरी डर के मारे सहम गई। दशकों की शादी के बाद यह पहली बार था जब विषम प्रताप सिंह ने उस पर इस तरह अपना आपा खोया था। सिंह परिवार के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। वह इसी लायक थी, उसे एक कड़ा सबक मिलना ही चाहिए था। इस औरत ने हमेशा विषम प्रताप सिंह की दयालुता का फायदा उठाकर अपना दबदबा कायम किया था और सिंह परिवार के मामलों में आक्रामक रूप से दखलंदाजी की थी। अब उसके भतीजे ने परिवार पर मुसीबत ला दी थी, फिर भी वह पश्चाताप नहीं कर रही थी। विषम प्रताप सिंह अभी भी गुस्से से उबल रहे थे। चिल्लाए, रक्षित की टांगे तोड़ दो और उसे सड़क पर फेंक दो। कई नौकर जिन्होंने रक्षित के हाथों दुख झेला था तुरंत उसे नीचे गिरा दिया और बेरहमी से उसकी टांगे तोड़ दी। रक्षित की चीखें दर्दनाक थीं। बिना किसी रहम के उन्होंने उसकी मिन्नतों के बावजूद उसे बाहर फेंक दिया। विषम प्रताप सिंह ने फिर ठंडक से जतिन की ओर देखा, जिसने रक्त पिशाच कम्युनिटी के साथ मिली भगत की। उसे सिंह परिवार ने तुम्हारे लिए सजा दे दी है। आगे तुम उसकी खाल उधेड़ना चाहते हो या उसके टुकड़े करना, ये तुम्हारी चिंता है, लेकिन इसका सिंह परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जतिन अपनी जबरदस्ती जारी रखने में असमर्थ खुद को एक दुविधा में पाया। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और उसे लगा कि यह अब सिर्फ हिमांशु को पाने के बारे में नहीं है, अब यह उसकी दबी हुई भड़ास निकालने के बारे में था। अचानक उसकी नजर वापस कागज के सारस पर लिखी बातों पर गई। उसे पढ़ने के बाद वह गंभीर रूप से मुस्कुराया। तुम लोग बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। संप्रदाय के संदेश ने मुझे एक और मामले पर निर्देश दिया है। जतिन ने ताना मारा। महर्षि संप्रदाय ने मुझे हुक्म दिया है कि आसपास के रक्त पिशाच समुदाय के बचे कुचे लोगों का सफाया करने के लिए राजनगर के हर परिवार के विशेषज्ञों को भर्ती करूं। मैं तय करूंगा कि हर परिवार को रक्त पिशाच समुदाय के कितने सदस्यों को मारना है। विषम प्रताप सिंह की भवें तन गई। रक्त पिशाच समुदाय के लोग ज्यादातर क्रूर थे और उनकी ताकत काफी ज्यादा थी। उनमें से ज्यादातर ऊर्जा शोधन क्षेत्र की कल्टिवेशन रेल्म के 7वें स्तर से ऊपर थे। रक्षकों ने तो ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर को भी छू लिया था और उपशाखा प्रमुख तो ऊर्जा स्थिति क्षेत्र फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म का विशेषज्ञ था। सरकार ने रक्त पिशाच समुदाय के खिलाफ कई घेराबंदी की थी। सभी में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगर सिंह परिवार को बहुत ज्यादा सिर यानी हत्याएं सौंप दिए गए तो अंजाम। एक कागज का सारस हिलाया। एक नदी की खुफिया जानकारी के मुताबिक राजनगर के पास रक्त पिशाच समुदाय का उपशाखा प्रमुख, 2 रक्षक और 30 सदस्य भाग रहे हैं। अगर तुम्हारा सिंह परिवार अपना सिर झुकाकर अपनी गलती मान ले और हिमांशु को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं अपनी मर्जी पूरी कर सकूं, तो मैं सिंह परिवार को बख्श दूंगा। आखिरकार सिंह परिवार सिर्फ एक मध्यम आकार का परिवार है और तुमसे ज्यादा मजबूत परिवार बहुत सारे हैं। अगर तुम मना करते हो तो मुझे खेद है, उपशाखा प्रमुख से निपटना तुम्हारा काम है। क्या? विषम प्रताप सिंह का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। तुम सरकारी ताकत का निजी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जतिन ने बेशर्मी से कंधे उचकाए। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम महिषी संप्रदाय से शिकायत कर सकते हो, लेकिन अगर तुम 10 दिनों में काम पूरा नहीं कर पाए तो सिंह परिवार को संपत्ति जब्त और कैद का सामना करना पड़ेगा। हर कोई जानता था कि यह कोई खोखली धमकी नहीं थी। अगर सौंपा गया काम पूरा नहीं हुआ तो महिषी संप्रदाय वास्तव में गंभीर सजा देगा। लेकिन सिंह परिवार को रक्त पिशाच समुदाय के उपशाखा प्रमुख का सफाया करने के लिए कहना, क्या यह कोई मजाक था? सिंह परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति विषम प्रताप सिंह थे, जो केवल ऊर्जा स्थिति के पहले स्तर पर थे। कहा जाता है कि वह उपशाखा प्रमुख ऊर्जा स्थिति के दूसरे स्तर का विशेषज्ञ था। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी कुख्यात रूप से निर्दयी था। विषम प्रताप सिंह उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? पेज चुनो, जतिन ने इत्मीनान से कहा। उसी पल सूर्यांश ने एक नोट उठाया। चाचा जी, उपशाखा प्रमुख को मुझ पर छोड़ दीजिए। उसे विश्वास था कि 10 दिनों के भीतर वह ऊर्जा स्थिति क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और नाग अन्वेषण शास्त्र ड्रैगन सीकिंग स्क्रिप्चर के साथ उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। उपशाखा प्रमुख का सामना करना काफी होगा। विषम प्रताप सिंह ने सराहना करते हुए उसकी पीठ थपथपाई। वाकई तुम ही वह काबिल दामाद हो जिसे मैं मानता हूं। तुमने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने तिरछी नजर से जतिन की ओर देखा, तिरस्कारपूर्ण ढंग से। तुम जैसा नीच आदमी भी मेरी बेटी से शादी करने के लायक है? हमारे सिंह परिवार को सूर्यांश जैसे वीर वाले लोगों की जरूरत है। तुम सूर्यांश की जूतियां उठाने के लायक भी नहीं हो। दफा हो जाओ। 10 दिनों में सिर लेने के लिए आना। जतिन अपमानित और नाराज ने अपने दांत पीसे। ठीक है विषम प्रताप सिंह, यह तुमने खुद माना है। अगर मैंने 10 दिनों में उपशाखा प्रमुख का सिर नहीं देखा तो मैं तुम्हारा ले लूंगा। और तुम सूर्यांश, जब तुम खाली हाथ लौटोगे तो मैं सोच रहा हूं कि तुम सिंह परिवार का सामना कैसे करोगे। यह कहकर वह गुस्से में तूफान की तरह चला गया। सूर्यांश ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। 10 दिन, समय वाकई कम था। इस पल विषम प्रताप सिंह ने फिर से उसका कंधा थपथपाया। फिक्र मत करो, मैं उस उपशाखा प्रमुख का वध कर दूंगा। तुम घर पर रहो और हिमांशु का साथ दो। पता चला कि उन्होंने भी वही सोचा था जो सूर्यांश ने सोचा था। सूर्यांश के आगे आए बिना भी वह दृढ़ता से मना कर देते। इसके अलावा इतने खतरनाक काम के लिए वह परिवार के मुखिया के तौर पर कैसे उदासीन रह सकते थे, जबकि छोटी पीढ़ी इसे संभाल रही थी। सबके बिखर जाने के बाद सिंह परिवार के सदस्य संकट को महसूस करते हुए लगन से अपनी साधना तकनीकों का अभ्यास करने लगे। सूर्यांश को छोड़कर वह पहले ही ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर को पार कर चुका था। कम समय में और प्रगति धीमी होगी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एकमात्र विकल्प आक्रमण कौशल था। उसने उच्च स्तरीय पीली श्रेणी की आक्रमण साधना तकनीक सप्तऋषि तलवार विद्या 7 स्टार सोर्ड जू निकाली। यह पूरे शहर में उच्चतम स्तर की तलवारबाजी थी, असाधारण रूप से गहरी। और अब उसे जिसकी कमी थी वह थी एक तलवार। यह सोचकर उसने बिस्तर के नीचे से नीलामी में प्राप्त किया हुआ वज्रकाष्ठ थंडरस्ट्रक वुड निकाला। तायन आत्मा तकनीक के अनुसार वज्रकाष्ठ दिव्य अस्त्रों को परिष्कृत करने के लिए उत्कृष्ट सामग्री है। यहां तक कि अस्त्र क्राफ्टिंग में महारत हासिल किए बिना भी इसे एक प्राकृतिक दिव्य अस्त्र में बनाया जा सकता है। सूर्यांश ने बुदबुदाते हुए एक छोटी छुरी से उसे थोड़ा थोड़ा करके तराशना शुरू कर दिया। आधा दिन बाद एक भद्दी दिखने वाली काली लकड़ी की तलवार सूर्यांश के हाथ में थी। क्या यह एक दिव्य अस्त्र है? सूर्यांश ने अपना सिर खुजलाया, उसे हवा में घुमाने की कोशिश की।
लेकिन यह एक दिव्य अस्त्र जैसा नहीं लगा। कहा जाता था कि एक दिव्य अस्त्र सक्रिय होने पर विशेष क्षमताओं को उजागर करेगा। इस लकड़ी की तलवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हार ना मानते हुए उसने तलवार से अपनी बाह पर हल्का सा प्रहार करने की कोशिश की। परिणाम, संपर्क में आते ही लकड़ी की तलवार से बिजली का एक झटका निकला जो सूर्यांश की बाह पर लगा। तुरंत उसका पूरा शरीर बिजली के झटके से सुन्न पड़ गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए, हिलने डुलने में असमर्थ। कुछ देर बाद वह ठीक हुआ। बिजली के झटके से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जिससे वह जोर जोर से हांफने लगा। बिजली का झटका। उसे आखिरकार समझ आया कि एक प्राकृतिक दिव्य अस्त्र क्या होता है। अनगिनत बिजली के झटके सहने के बाद वज्रकाष्ठ में बिजली की शक्ति का एक अंश समा गया था। हमला करते समय दुश्मन को चुभोने से उनका शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। यह दुश्मनों को मारने के लिए एक घातक हथियार था। सूर्यांश ने तुरंत इसकी उपयोगिता को समझ लिया और वह बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसने तुरंत सप्तऋषि तलवार विद्या के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह तलवार तकनीक 3 स्तरों में विभाजित थी, ऊपरी, मध्य और निचला। पहला स्तर था एकांत तारा, लोनली स्टार पॉइंट्स। दूसरा स्तर था चंद्रत्रयी तारा, 3 स्टार्स इल्यूमिनेटिंग द मून। तीसरा स्तर था ध्रुव सप्तऋषि, 7 स्टार्स टू द नॉर्थ। हर चाल पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी, खासकर आखिरी चाल जो एक घातक बल छोड़ती थी जो काले लोहे को भी काट सकती थी। जैसे एक मानसिक विधि को समझना, उसे तलवार तकनीक का अभ्यास करने में भी कोई बाधा नहीं मिली, सिवाय आखिरी परत के जिसके लिए कुछ सोचने की जरूरत थी। पूरी तलवार तकनीक बिना किसी कठिनाई के थी। 3 दिन बाद उसने तलवारबाजी में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। इस बीच दिन में तलवार तकनीक और रात में मानसिक तरीकों का अभ्यास करते हुए सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव की मदद से वह सफलतापूर्वक ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर की पूर्णता, 8th लेयर परफेक्शन पर पहुंच गया था। उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने और 9वें स्तर को सफलतापूर्वक पार करने के लिए बस एक भयंकर लड़ाई की जरूरत थी। सूर्यांश, अच्छी खबर। राजनगर में नागोदय पथ, ड्रैगन राइजिंग पैथ खुल गया है। हिमांशु खुशी खुशी यह खबर देने आई। नागोदय पथ। सूर्यांश थोड़ा हैरान हुआ। यह हर शहर में महिषी संप्रदाय द्वारा स्थापित एक परीक्षा स्थल था। न केवल अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध थी जो इसे साधना के लिए आदर्श बनाती थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी इसके भीतर विभिन्न प्रतिबिंबों से लड़ सकता था। ये प्रतिबिंब महिषी संप्रदाय के युवावस्था के होनहार शिष्य थे। प्रतिबिंब सभी प्रकार की साधना तकनीकों और उनकी सबसे मजबूत अवस्थाओं को प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि वे सिर्फ प्रतिबिंब थे, वे परीक्षार्थियों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमताओं को बढ़ा सकते थे। यह मूल रूप से हर 10 साल में एक बार खुलता था, लेकिन इस बार रक्त पिशाच समुदाय के अवशेषों के आसन्न सफाई के कारण यह असाधारण रूप से खुल गया। चलो जल्दी चलते हैं। सूर्यांश को इस समय वास्तविक मुकाबले की सबसे ज्यादा जरूरत थी। नागोदय पथ एक मीनार थी, एक घुमावदार पत्थर की सीढ़ी पहली परत से ऊपरी परत तक फैली हुई थी। कई लोग पहले से ही पत्थर के कदमों पर खड़े थे, हवा में जोर जोर से मार्शल कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। हिमांशु ने कहा, सूर्यांश, हर पत्थर के कदम पर एक प्रतिबिंब होगा, केवल उसे हराकर ही तुम एक स्तर ऊपर जा सकते हो। कहा जाता है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। सूर्यांश को पुरस्कारों की परवाह नहीं थी, वह बस जल्द ही एक बड़ी लड़ाई में शामिल होना चाहता था। तो उसने तुरंत पहली परत पर कदम रखा। बिल्कुल जैसे ही उसने अपना पैर रखा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह एक खुले मैदान में प्रकट हुआ। एक 18 वर्षीय लड़के का प्रतिबिंब धीरे धीरे प्रकट हुआ। विजय सिंह, ऊर्जा शोधन का 5वां स्तर, कृपया निर्देश दे। तो दहलीज 5वां स्तर थी। सूर्यांश ने सिर हिलाया और निर्णायक रूप से प्रहार किया, उसे एक हल्के घूसे से चकनाचूर कर दिया। कोई कठिनाई नहीं, सूर्यांश जल्दी से दूसरे कदम पर चला गया। विक्रम गायकवाड़, ऊर्जा शोधन के 5वें स्तर की पूर्णता, कृपया निर्देश दे। अभी भी एक घूसा। चंदन वर्मा, ऊर्जा शोधन का 6ठा स्तर, कृपया निर्देश दे। अभी भी एक घूसा। युवराज ढिल्लों, ऊर्जा शोधन के 6ठे स्तर की पूर्णता, कृपया निर्देश दे। एक बार सूर्यांश ने व्यावहारिक रूप से हरेक को एक ही घूसे में हरा दिया। इससे पसीने में भीगी हुई थी, गुस्से में थी। वे पसीने में भीगी हुई थी, गुस्से में हवा में वार कर रही थी। यह दर्शाता है कि ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर की पूर्णता के प्रतिबिंब ने उसे काफी परेशानी में डाल दिया था। सोचने पर यह समझ में आता था, ये प्रतिबिंब सभी महिषी संप्रदाय के होनहार शिष्य थे। वे जिन साधना तकनीकों का अभ्यास करते थे, वे सिंह परिवार की निचली पीली स्तर की तकनीकों से कहीं बेहतर थी। हालांकि नायरा ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर की पूर्णता का सामना करते समय साधना तकनीकों में अंतर स्पष्ट हो गया था। क्या ऊर्जा शोधन का 8वां स्तर की पूर्णता वास्तव में इतनी कठिन है? सूर्यांश ने आगे बढ़ते हुए सोचा। तुरंत एक असाधारण रूप से सुंदर चेहरे वाली एक लंबी युवा लड़की उसके सामने है। क्या यह वही बैंगनी रंग वाली लड़की नहीं है जिससे मैं शहर के मालिक की हवेली में मिला था? प्रिया नाम था शायद। पंथे पंथे पाठ ठीक है। सूर्यांश को अभी भी याद था कि उसने उसे एक बैंगनी टोकन दिया था। हालांकि उसके सामने का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से युवावस्था में बैंगनी रंग वाली लड़की का था जो कुछ साल छोटी थी। प्रिया, ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर की पूर्णता, कृपया सलाह दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक बैंगनी तलवार निकाली और तलवारबाजी का एक शानदार सेट प्रदर्शित किया। सूर्यांश ने जल्दी से मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार निकाली। हालांकि उसकी तलवारबाजी असाधारण थी, लेकिन उसकी सप्तऋषि तलवार विद्या एक कदम आगे थी। उसकी लंबी तलवार को गिराने में केवल 3 दौर लगे। जैसे ही उसके सामने का अंधेरा हटा, सूर्यांश सफल हो गया था। बगल में झांककर देखा तो उसने देखा कि नायरा अभी भी अपने दांत भींचे हुए एक भयंकर संघर्ष में फंसी हुई थी। इसके बाद सूर्यांश ने सीढ़ियों के 9वें स्तर पर कदम रखा। एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। चेतन, ऊर्जा शोधन का 9वां स्तर, कृपया सलाह दें। इस बीच झूठ बोले में प्रिया ने बादलों में देखी, चाचा चेतन, क्या आपको यकीन है कि वो असली तरीके से 10 सितारा आत्मा गुरु को बचा रही है? वे 4 दिनों से उस पर नजर रख रहे थे। कायरा ने केवल सिंघल परिवार की विभिन्न संपत्तियों का दौरा किया था। इसने चेतन को अपने ही फैसले पर शक करने पर मजबूर कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा ही वहमी हो रहा हूं? उसने अपनी नाक को छुआ। प्रिया ने आह भरी। इस 3 सितारा आत्मा गुरु को ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल है। प्रिया अचानक खड़ी हो गई, आश्चर्य से नाग उदय पथ की ओर देखते हुए। किसी ने नाग उदय पथ में मेरे प्रतिबिंब को तोड़ दिया। चेतन हंसे। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? यह सिर्फ 18 साल की उम्र में तुम्हारा एक प्रतिबिंब था। प्रिया चकित थी, लेकिन इस शख्स ने मुझे सिर्फ 3 चालों में हरा दिया। ओह, चेतन ने आश्चर्य का भाव दिखाया। 18 साल की उम्र में भी प्रिया की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। उन्होंने एक पल के लिए सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें गलत महसूस हुआ हो? शहर में 9 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ वाला भी केवल ऊर्जा शोधन के 7वें स्तर पर है। तुम्हें 3 चालों में हराना अवास्तविक है। नाग उदय पथ केवल युवाओं के लिए खुला था। यह संभावना नहीं थी कि इतना शक्तिशाली युवा मौजूद हो। प्रिया ने इसके बारे में सोचा और झिझकी। शायद आखिरकार उसी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए उसे संप्रदाय प्रमुख की बेटी को सिर्फ 3 चालों में हराना अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था। यह शायद एक भ्रम था। हालांकि कुछ ही देर बाद चेतन, जो अभी भी निगरानी कर रहे थे, भी अचानक खड़े हो गए। उन्होंने एटोनमेंट आश्चर्य के भाव से नागोदय पथ की ओर देखा। क्या हुआ चाचा चेतन? प्रिया उनकी प्रतिक्रिया से चौंक गई। चेतन ने आश्चर्य और संदेह का भाव दिखाया। मेरा प्रतिबिंब भी हार गया। दुश्मन ने सिर्फ 10 चालें चली है।
प्रिया और भी चौंक गई। सच में उस समय आप महिषी संप्रदाय के भीतर नंबर 1 होनहार शिष्य के रूप में जाने जाते थे और अपने युग में अपराजित थे। चेतन की 8 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ कोई मजाक नहीं थी। साथ ही स्वर्गीय यंत्रमंडक के संसाधनों के साथ 18 साल की उम्र में वह महिषी संप्रदाय के भीतर अपराजित थे। उनके प्रतिबिंब के हारने का मतलब था कि एक और भी असाधारण होनहार शिष्य का उदय हुआ है। तुम यहीं रहो और निगरानी जारी रखो, मैं जाकर देखता हूं कि यह कौन है। चेतन प्रिया को छोड़कर जल्दी से वहां पहुंचे। मैं भी जाऊंगी, ये राजनगर बहुत अजीब है। प्रिया ने अपने होठ चबाए, अपमानित महसूस करते हुए। पहले ही हैरानी की बात थी जब ऐसी दूर दराज की जगह पर एक 9 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ सामने आई जिसे अतपंच नाम दिया गया। अब एक 3 सितारा आत्मा गुरु भी प्रकट हो गया। आत्मा गुरु को तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन एक और विश्व स्तरीय होनहार शिष्य मिल गया। ये राजनगर आखिरकार क्या रहा है? क्या ये आसमान छूने का लक्ष्य बना रहा है? वो जल्दी से अपने विशाल नीले बाज पर सवार हुई और उड़ गई। इस समय सूर्यांश पहले ही 10वें कदम पर पहुंच चुका था। शमशेरनाथ, ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर की पूर्णता, कृपया सलाह दें। जैसे ही वे भिड़े, सूर्यांश को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ, लेकिन ये बेहतर था। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, यहां तक कि अपनी लकड़ी की तलवार की बिजली विशेषता का भी इस्तेमाल किया। इतना होने पर भी सैकड़ों चालों के बाद वह बमुश्किल चुनौती पार करने में सफल रहा। ऊपर 11वें स्तर को देखते हुए थके हुए सूर्यांश ने वापस उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया जिससे वह आया था। इसके आगे ऊर्जा स्थिति क्षेत्र था। उसे ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर की पूर्णता का सामना करने में दबाव महसूस हुआ। ऊर्जा स्थिति क्षेत्र का तो कहना ही क्या, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। बार बार जाकर शांति से साधना करने की जरूरत थी। इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने और एक ही झटके में ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर को पार करने की। जब अवसर मिलेगा तो वह दोबारा कोशिश करने आएगा। लौटते समय उसने पाया कि नायरा अभी भी ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर की पूर्णता के प्रतिबिंब के साथ उलझी हुई थी, कोई फायदा नहीं उठा पा रही थी। इस बीच हिमांशु ने सफलतापूर्वक ऊर्जा शोधन के 5वें स्तर और 5वें स्तर की पूर्णता को हरा दिया था। वह अब ऊर्जा शोधन के 6ठे स्तर से भयंकर युद्ध कर रही थी। सूर्यांश बेहद खुश हुआ। उसने उसे परेशान न करने का फैसला किया और नागोदय पथ छोड़ दिया। इसके बजाय वह सिंघल परिवार के पास गया। आज रात वह ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर को पार करेगा और उसे ऊर्जा स्थिति की तैयारी करनी चाहिए। ऊर्जा स्थिति का लक्ष्य रखने वाले किसी भी साधक को एक विशेष अमृत की आवश्यकता होती थी, प्रतिष्ठा गोली। यह एक दूसरी श्रेणी की दिव्य गोली थी। वर्तमान में केवल महिषी संप्रदाय का आत्मा गुरु ही इसे परिष्कृत कर सकता था। यह बाजार में लगभग कभी उपलब्ध नहीं होती थी। अगर होती भी तो यह काले बाजार में प्रसारित होती थी। है, तुम यहाँ क्यों हो? भारी लबादों में लिपटे सूर्यांश को देखकर कायरा ने झट से उसे अपने कक्ष बुडवार में खींच लिया। उत्तम जनाना कमरे को देखते हुए सूर्यांश को थोड़ा अप्राकृतिक महसूस हुआ। यह पहली बार था जब वह किसी महिला के कक्ष में आया था। हालांकि वह जल्द ही कायरा की बातों से सतर्क हो गया। कोई मुझे ढूंढ रहा है। सूर्यांश चौंक गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह व्यक्ति अच्छा था या बुरा। वह अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। अभी के लिए वह बहुत कमजोर था, बिना किसी पृष्ठभूमि के, फिर भी ऐसी क्षमताओं का मालिक था जिनकी दूसरों को लालसा थी। अगर पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ऐसी स्थिति में मुझे डर है कि मैं कुछ समय के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव्य की आपूर्ति नहीं कर पाऊंगा। सूर्यांश ने सोचा, लेकिन इससे तुम्हारे सिंघल परिवार के कारोबार पर असर पड़ेगा। उसने लगातार सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव्य की आपूर्ति करने का वादा किया था। कायरा चिंतित थी। अभी भी मेरे परिवार के कारोबार की परवाह क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए खुद को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ फिर कभी मत आना। उसे अपनी इतनी परवाह करते देख सूर्यांश को और भी ज्यादा दोषी महसूस हुआ। ऐसा करते हैं, क्या तुम्हारे परिवार के पास प्रतिष्ठा गोली के लिए सामग्री है? मैं अभी और परिष्कृत कर सकता हूं और सिंघल परिवार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उस पर भरोसा कर सकता है। एक बार स्थिति बीत जाने के बाद मैं सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव्य को परिष्कृत करना जारी रखूंगा। प्रतिष्ठा गोली? कायरा हैरान थी, लेकिन गोली का नुस्खा केवल महिषी संप्रदाय के पास है। सूर्यांश मुस्कुराया, इसमें इतना मुश्किल क्या है? कुछ ही देर बाद सिंघल परिवार का कीमिया कक्ष अमृत की सुगंध से भर गया। चेतन और प्रिया जो नागोदय पथ पर पहुंचे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत देर हो गई। इस व्यक्ति ने शमशेरनाथ को भी हरा दिया, जो युवावस्था में हमारे स्वर्गीय यंत्र मंडप के प्रमुख थे। चेतन चकित थे, प्रिया भी स्तब्ध थी। उसे और चेतन को हराना पहले ही प्रभावशाली था, लेकिन शमशेरनाथ भी हार गए थे। शमशेरनाथ तो महाद्वीप के शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में एक महादिग्गज थे, वो हार गए थे। आखिर यह चुनौती देने वाला था कौन? व्यापक पूछताछ के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अचानक प्रिया ने सिंघल परिवार के ऊपर अजीब बादलों को इकट्ठा होते देखा। चाचा चेतन, वो क्या है? चेतन ने ऊपर देखा आश्चर्य दिखाते हुए। यह गोली की सुगंध है, उच्च गुणवत्ता वाली गोली की सुगंध। कोई सिंघल परिवार में गोलियां परिष्कृत कर रहा है। उन्होंने दोनों ने एक ही समय में एक व्यक्ति के बारे में सोचा। 3 सितारा आत्मा गुरु। उन्होंने निर्णायक रूप से अपने विशाल बाज पर सवार होकर वहां की ओर दौड़ लगा दी। उसी समय सूर्यांश ने 20 निम्न श्रेणी की प्रतिष्ठा गोलियां, जो उसने अभी अभी परिष्कृत की थी, कायरा के सामने रख दी। मैंने कुछ अपने लिए रख ली है, तुम इन्हें ले जाकर बेच दो। कायरा बहुत खुश थी। प्रतिष्ठा गोलियां सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव्य से भी ज्यादा आकर्षक थी। आखिरकार कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी साधना की थी और ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, लेकिन प्रतिष्ठा गोलियों की कमी से पीड़ित थे। अब जब एक उनके सामने पड़ी थी तो वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, क्योंकि एक बार जब कोई ऊर्जा स्थिति हासिल कर लेता तो उसका रुतबा नाटकीय रूप से बदल जाता और कुल 20 गोलियों के साथ एक दिन में एक बेचने से सिंघल परिवार की प्रतिष्ठा आसानी से बनी रह सकती थी। तो फिर मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? इसके अलावा पहले का ऊर्जा शोधन द्रव्य बिक गया है और मुझे उसके पैसे भी तुम्हें देने हैं। कायरा पैसे लेने के लिए नीचे झुकी। सूर्यांश ने अपना हाथ हिलाया। अभी जरूरत नहीं है, बस इसे अपने पास रखो। यह महसूस करते हुए कि सिंघल परिवार के यहाँ ज्यादा देर तक रहना असुरक्षित था, वह जल्दी से विदा हो गया। कायरा को हालांकि अंदर से काफी खुशी महसूस हुई। सूर्यांश की जाती हुई आकृति को घूरते हुए वह बुदबुदाई, तो वह मुझ पर इतना भरोसा करता है। हूँ। सूर्यांश के जाने के तुरंत बाद चेतन और प्रिया एक विशाल बास पर सवार होकर नीचे उतरे। उन्होंने अब और छिपाने की जहमत नहीं उठाई। सीधे पूछा, वह 3 सितारा आत्मा गुरु कहाँ है? कायरा ने ईमानदारी से जवाब दिया, वह अभी अभी निकले हैं। चेतन ने उसके बगल में प्रतिष्ठा गोलियों को देखा और तुरंत आगे बढ़कर एक शीशी उठाई और उसे सूंघा। प्रतिष्ठा गोलियां उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गुणवत्ता उत्कृष्ट है, वास्तव में एक 3 सितारा आत्मा गुरु का काम है। प्रिया का गुस्सा फूटने वाला था। उसने अपना पैर पटकते हुए कहा, यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? वह हमारे जाने के ठीक बाद आया और जैसे ही हम पहुंचे वह चला गया। यहाँ आखिर कौन किसकी जासूसी कर रहा है? उसके पैर पटकने से नीचे के विशाल बाज को दर्द महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। मासूमियत भरी गीली आंखें दिखाई। तुम उस 3 सितारा आत्मा गुरु पर गुस्सा क्यों नहीं होती? तुम मुझ पर पैर क्यों पटक रही हो? मैं तो बस राह चलता पंछी हूँ। महिषी संप्रदाय प्रमुख की बेटी को, जो गुस्से में अपना आपा खोने की हद तक पहुंच गई थी, देखते हुए कायरा सूर्यांश के लिए चिंता किए बिना नहीं रह सकी। सूर्यांश, ओ सूर्यांश, इस छोटी साहिबा के हाथ मत लगना, वरना वह तुम्हें जरूर सबक सिखाएगी। चेतन का भी धैर्य जवाब दे गया था। उन्होंने कहा, हम बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारी किस्मत बहुत खराब है। हमने होनहार शिष्य को गमा दिया और अब हमने 3 सितारा आत्मा गुरु को गमा दिया। ऐसा करते हैं, मैं यही रहता हूं और तुम जाकर नाग उदय पथ पर पहरा दो। हमें उनमें से किसी एक को पकड़ लेना चाहिए।
प्रिया बहुत ऐसा करते हैं। पछतावा हुआ। अगर वह अभी रुक जाती तो वह निश्चित रूप से 3 सितारा आत्मा गुरु को पकड़ सकती थी। इसलिए वह तुरंत सहमत हो गई और वे दोनों फिर से विशाल बाज पर सवार होकर आकाश में उड़ गए, कायरा को पसीने से तरबतर छोड़कर। ठीक है, अब खुलेआम हम पर नजर रख रहे हैं। सिंह हवेली में वापस। सूर्यांश, जिसने अभी अभी एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था, ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत होते महसूस किया। जल्दी से सर्वोत्तम ऊर्जा शोधन द्रव की एक शीशी निकल ली और पालथी मारकर ध्यान में बैठने लगा। कुछ ही देर बाद उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से एक समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। उसने आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जा शोधन का 9वां स्तर हासिल कर लिया था। अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को दोगुना सघन महसूस करते हुए सूर्यांश को विश्वास हो गया कि वह 11वें स्तर के ऊर्जा स्थिति प्रतिबिंब के साथ कुछ दौर तक मुकाबला कर सकता है। छोटे मालिक सूर्यांश, छोटे मालिक सूर्यांश। अचानक बाहर से मैनेजर के दरवाजा खटखटाने की जोरदार आवाज आई। सूर्यांश ने उत्सुकता से दरवाजा खोला, हाफते हुए मैनेजर शर्मा को देखते हुए, और आश्चर्य से लिखा, क्या हुआ? मैनेजर शर्मा ने सांस भी नहीं ली, कहा, शहर के मालिक, शहर के मालिक की बेटी मिस अदिति मुलाकात के लिए आई है। अदिति? क्या वह नायरा की करीबी दोस्त नहीं थी? 3 साल पहले वह आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चली गई थी और अब वह अचानक सिंह परिवार में आई। वह जरूर नायरा को ढूंढ रही होगी। सूर्यांश ने लिखा, क्या नायरा अभी तक लौटी नहीं है? मैनेजर शर्मा ने चिंतित होकर कहा, न केवल छोटी मालकिन नहीं लौटी है, बल्कि परिवार के मुखिया और मालकिन और कबीले के सदस्य भी रक्त पिशाच समुदाय के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर गए हैं। घर पर कोई नहीं है, इसलिए हमें आपसे उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए कहना पड़ रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सूर्यांश को ढूंढा। सूर्यांश को थोड़ा अनिच्छुक महसूस हुआ। उसकी याद में अदिति नायरा से प्रभावित होकर उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी। जब वो मिलते वह हमेशा उसे रूखा सा जवाब देती, कभी भी सुखद भाव के साथ नहीं। लेकिन सिंह परिवार में सच में कोई नहीं बचा था। कोई चारा नहीं, उसे हिम्मत जुटाकर मुख्य हॉल में जाना पड़ा। अदिति एक रेशमी चांद सफेद लंबे लबादे में चौड़ी आस्तीनों पर नाजुक सुनहरे धागे की तितलियों की कढ़ाई के साथ अपने चमकदार काले बालों को शान से पीछे लटकाए हुए थी। उसका पतला और सुंदर शरीर नरम कपड़े के नीचे अस्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य किसी की कल्पना को झकझोर रहा था। एक गोरा और गुलाबी चेहरा, ठंडा और कुलीन। जब उसने देखा कि सूर्यांश आया है तो उसने एक हैरान भाव दिखाया, तुम कौन हो? आखिरकार वह सूर्यांश को बहुत कम देखती थी और अब वह 3 साल से दूर थी। सूर्यांश की शक्ल सूरत में कुछ बदलाव आ गए थे। उसने कलम उठाई और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। उसे कलम उठाते देख अदिति को एहसास हुआ, लिखने की जरूरत नहीं, तुम सूर्यांश हो। वह गूंगे। हालांकि वे शायद ही कभी मिलते थे, सूर्यांश का नाम उसके कानों में अनगिनत बार आया था। लगभग हर बार जब वे मिलते, नायरा सूर्यांश के बारे में शिकायत करती कि वह गूंगा है, शिकायत करती कि उसके पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है, शिकायत करती कि वह बेशर्मी से उससे शादी करना चाहता है। अदिति ने इसे इतना सुन लिया था कि उसके कान लगभग पक गए थे। उसने इस व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक खराब धारणा बना ली थी, जिससे वह कभी नहीं मिली थी। सूर्यांश ने जल्दी से एक पंक्ति लिखकर समाप्त की, नायरा नागुदय पद पर है और विषम चाचा और मेरी चाची भी बाहर व्यस्त है। मैं आपके लिए चाय बनाने के लिए किसी को कहता हूँ। तो नायरा घर पर नहीं थी। अदिति को निराशा महसूस हुई, खड़ी होते हुए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब नायरा लौटे तो उसे कहना कि वह शहर के मालिक की हवेली में मुझसे मिलने आए, मुझे उसकी मदद चाहिए। सूर्यांश ने सिर हिलाया। हल्की राहत की सांस लेते हुए उसे नहीं पता था कि नायरा की करीबी दोस्त की मेहमान नवाजी कैसे करे। बहुत ज्यादा उदासीन या बहुत ज्यादा उत्साही होना उचित नहीं लग रहा था। उसी पल मैनेजर शर्मा अचानक घबराकर वापस भागे। उनके माथे पर एक गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। छोटे मालिक सूर्यांश, बहुत बुरा हुआ। कैलाशनाथ शास्त्री अपने कबीले को लेकर हमारे घर में घुस आए हैं, लोगों को मार रहे हैं और मर्जी से चीजें ले जा रहे हैं। आपको जाकर देखना चाहिए। क्या? सूर्यांश चौंक गया। कैलाशनाथ शास्त्री का आना निसंदेह रक्षक के बकाए 30,000 चांदी की मुद्राओं की मांग करने के लिए था, लेकिन अगर उसे पैसे क्यों मार रहा था? उसने मेज पर रखी लकड़ी की तलवार उठाई, अदिति को झुककर प्रणाम किया और अगले आंगन की ओर भागा। अदिति ने थोड़ा सिर हिलाया। नायरा सही थी, ये सूर्यांश न केवल गूंगा है बल्कि एक लक्कड़ दिमाग भी है, बिल्कुल भी होशियार नहीं। शास्त्री परिवार अपने पूरे कबीले के साथ आया है, वह बिना किसी साधना के क्या कर सकता है? बस खुद को पेश करने जा रहा है। तत्काल प्राथमिकता यह है कि सिंह कबीले के सदस्यों को जल्दी से वापस लौटने की सूचना दी जाए, या अगर वो थोड़ा होशियार होता तो वो मुझसे मदद मांग सकता था। एक आंख के साथ उसने असहाय होकर अपने कमल जैसे कदम बढ़ाए। ठीक है, जब मैं यहाँ हूँ तो मैं इस बार नायरा की मदद करूंगी। अगला आंगन। शास्त्री परिवार के छोटे मालिक ने एक बूढ़ी नौकरानी के हाथों से एक 3 साल के सिंह परिवार के बच्चे को छीन लिया। बच्चे के घबराए हुए हाथ पैर मारने और रोने की परवाह न करते हुए उसने बच्चे की एक टांग पकड़ी और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। तिरस्कार पूर्वक कहा, सिंह परिवार की गंदगी, सब एक जैसे, देखने में बहुत कष्टप्रद। फिर उसने लापरवाही से बच्चे को एक कोने में फेंक दिया और वहां इत्तेफाक से वह जगह थी जहां नौकर आनी उबाल रहे थे। बूढ़ी नौकरानी और नौकरानियां डर के मारे चीखी और उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वे बहुत दूर थी और बहुत देर हो चुकी थी। सूर्यांश ठीक उसी समय इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचा। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसने कोई संकोच नहीं किया। दोनों पैरों से जोर लगाते हुए वह हवा की तरह तेजी से दौड़ा। यह देखते हुए कि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी, उसने अपने हाथ में लकड़ी की तलवार फेंकी। लकड़ी की तलवार ने बच्चे के हुड को सटीक रूप से भेदा। बच्चे और उनके कपड़ों को एक दूर स्थान पर ले गई, बस बमुश्किल नीचे खोलते पानी के एक बर्तन से बचते हुए। उसने आगे बढ़कर जांच की, पुष्टि की कि बच्चा सुरक्षित है। फिर लकड़ी की तलवार बाहर निकाली और ठंडक से शास्त्री के बेटे को घूरते हुए लिखा, तुम बच्चों को भी निशाना बनाते हो क्या? शास्त्री परिवार में सब जानवर है? यह जानते हुए कि उसने लगभग एक घातक घटना को अंजाम दे दिया था, शास्त्री के बेटे को एक पल के लिए अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन सूर्यांश को पहचानते ही गुस्सा उस पर फिर से हावी हो गया। तो यह तुम हो? मेरे पिता तुम्हारी वजह से कई बार अपमानित हुए हैं, मैं आज तुम्हारे लिए आया हूँ। सब लोग यहाँ आ जाओ। कई शास्त्री परिवार के सदस्य तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। अदिति जो अगले आंगन में पहुंची थी, शुरू में शास्त्री परिवार के कार्यों को रोकना चाहती थी, लेकिन सूर्यांश का पहले का तलवार फेंकना देखकर वह स्तब्ध थी। क्या वह वार महज एक इत्तेफाक था? उसने अनिश्चितता से सोचा, इतनी दूर से बच्चे के हुड पर वार करना बिना एक भी बाल को नुकसान पहुंचाए, यह एक ऐसा कारनामा था जिसे केवल एक तलवारबाजी का उस्ताद ही हासिल कर सकता था, है ना? लेकिन सूर्यांश स्पष्ट रूप से बिना साधना वाला व्यक्ति था। क्या वह सूर्यांश को हमेशा गलत समझती रही? आगे बढ़ने का इरादा रखते हुए वह इसके बजाय एक और कदम पीछे हट गई, दरवाजे के पीछे छिप गई, चुपचाप सूर्यांश को देख रही थी। छोटे मालिक, ऐसा बेकार आदमी, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। ऊर्जा शोधन के तीसरे स्तर का शास्त्री परिवार का एक युवक अपनी चौड़ी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा। रुको! शास्त्री के बेटे ने सावधान करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूर्यांश ने अपने घुटने थोड़े मोड़े और एक आकस्मिक घूसे से उसने युवक के पेट पर वार किया। तुरंत कई पसलियां तोड़ दी।
दरवाजे के पीछे अदिति चौंकी हुई लग रही थी। क्या नायरा ने नहीं कहा था कि उसके पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है? तो फिर वह घूसा क्या था? जिस बात ने उसे और भी चौंका दिया वह थी कैलाशनाथ शास्त्री के अगले शब्द। क्या किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी है? उसने रक्षित को हराया है। उसकी साधना कम से कम ऊर्जा शोधन के 6ठे स्तर पर है। एक साथ हमला करो, उसने आज्ञा दी। कई शास्त्री परिवार के सदस्य उसके चारों ओर जमा हो गए, जिनकी साधना ऊर्जा शोधन के 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक भिन्न थी। हालांकि उनकी संख्या के बावजूद वे ऊपरी हाथ नहीं पा सके। सूर्यांश ने तेजी से उन सभी को जमीन पर गिरा दिया। हर कोई अलग अलग डिग्री तक घायल था, जमीन पर दर्द से कराह रहा था। शास्त्री का बेटा चौंक गया। क्या तुमने फिर से तरक्की कर ली है? सूर्यांश ने ठंडक से लिखा। तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? वह आगे कूदा, अपना दाहिना घूंसा सीधे शास्त्री के बेटे के चेहरे पर लक्षित किया। शास्त्री का बेटा गुस्से से गुर्राया। क्या मैं तुमसे डरता हूं? उसने अपने ऊर्जा शोधन के 7वें स्तर का क्षेत्र उजागर किया। उसके घूंसे जुड़वा ड्रैगन की तरह हमला कर रहे थे। हालांकि संपर्क में आने पर शास्त्री के बेटे ने जबरदस्त ताकत को अपने खिलाफ टकराते हुए महसूस किया। आह, बिना किसी संदेह के वह एक ही घूंसे से पीछे की ओर गया। बदतमीज! कैलाशनाथ शास्त्री, जो कहीं और लूटपाट कर रहे थे, अपने बेटे को पकड़ने के लिए समय पर पहुंचे। गुर्राते हुए, तूने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर कैलाशनाथ शास्त्री गुस्से में थे। सूर्यांश ने ठंडक से लिखा। तुम सिंह हवेली में फोड़ करते हो और दूसरों पर अपने बेटे को घायल करने का इल्जाम लगाते हो। तुम हमेशा की तरह बेशरम हो। कैलाशनाथ शास्त्री ने धार्मिकता से घोषणा की। कर्ज चुकाना तो जायज है। सिंह परिवार की संपत्ति जब्त होने वाली है और मैंने इसे कवर करने के लिए थोड़ी संपत्ति ले ली। इसमें गलत क्या है? सूर्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने 3,000, 3 लाख चांदी की मुद्राओं का एक नोट निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया, लिखते हुए, ये रहे पैसे। मैं इसे सिंह परिवार के लिए चुकाता हूं, लेकिन जो कोई भी सिंह हवेली में लड़ेगा वह सही सलामत नहीं जाएगा। चांदी का नोट देखकर कैलाशनाथ शास्त्री ने राहत की सांस ली, लेकिन सूर्यांश के शब्दों के बारे में उसने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरा शास्त्री परिवार अपनी मर्जी से आता जाता है, तुम क्या कर सकते हो? फिर उसने चांदी का नोट उठाया और अपना हाथ हिलाया। चलो। शास्त्री परिवार के सदस्य एक भव्य जुलूस में चले गए। सूर्यांश भावहीन अपनी लकड़ी की तलवार लहराते हुए शास्त्री परिवार के सदस्यों के समूह में घुस गया। उसे अकेले ही इतने सारे शास्त्री परिवार के सदस्यों का सामना करने की हिम्मत करते देख कैलाशनाथ शास्त्री अपमानित और नाराज दोनों थे। यह उसके शास्त्री परिवार की सरासर बेइज्जती थी। एक साथ हमला करो। एक हाथी भी चींटियों के झुंड से डरता है। एक मामूली सूर्यांश की तो बात ही क्या, वे हर आदमी एक थूक से उसे डुबो सकते थे। सूर्यांश बेपरवाह रहा। लकड़ी की तलवार तुरंत घूमी। चंद्रत्रयी तारा। हर चाल पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी। हालांकि यह एक लकड़ी की तलवार थी, तेज नहीं थी, फिर भी इसने खून की लकीरें खींच दी। आह आह! आंगन में शास्त्री परिवार के सदस्यों की चीखें गूंज उठीं। सूर्यांश भीड़ों के बीच एक बाघ की तरह घूम रहा था, हर बार से एक को गिरा रहा था। बस कुछ ही सांसों में ज्यादातर शास्त्री परिवार के सदस्य गिर चुके थे। कैलाशनाथ शास्त्री सदमे और गुस्से के मिश्रण में थे। छोटे जानवर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर की पूर्णता का क्षेत्र उजागर किया। भीड़ को चीरते हुए सूर्यांश की ओर बढ़ा, एक लोहे की तलवार पकड़े हुए और भयंकर रूप से वार किया, लेकिन बस एक ही मुकाबले में सूर्यांश ने उसे निहत्था कर दिया और उसकी छाती पर वार किया, जिससे उसका खून बेकाबू होकर बहने लगा। मालिक घायल हो गए हैं, भागो भागो! घबराए हुए शास्त्री परिवार के सदस्य जल्दी से कैलाशनाथ शास्त्री को उठाकर ले गए। सूर्यांश ने पीछा किया। सिंह हवेली से पीछे हटते ही सभी शास्त्री परिवार के सदस्यों को काट डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी शास्त्री परिवार का सदस्य सही सलामत न जाए। अपने परिवार को इतनी बुरी तरह पिटते देख कैलाशनाथ शास्त्री की आंखें गुस्से में घूम गई। सूर्यांश, सिंह परिवार, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बस इंतजार करो। शास्त्री परिवार का एक सितारा आत्मा गुरु जल्द ही वापस आएगा, तब तुम्हारा अंत होगा। एक असली आत्मा गुरु किसी भी शहर में एक सम्मानित हस्ती होता था। यहाँ तक कि राजनगर का शहर का मालिक भी एक सितारा आत्मा गुरु के सामने श्रद्धा से झुकता था। अगर वह गुस्सा हो गया तो पहाड़ और नदियां रंग बदल लेंगी और खून की नदियां बहेंगी। एक सितारा आत्मा गुरु? सूर्यांश ने कंधे उचकाए। आने दो उसे। आंगन में लौटकर उसने नौकरों को गड़बड़ी साफ करने का आदेश दिया। जो लोग कभी सूर्यांश को तुच्छ समझते थे, वे अब डर के मारे उसकी आज्ञा मान रहे थे। जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह लड़ाई सूर्यांश ने अकेले ही पूरे शास्त्री परिवार से लड़ी थी। क्या अजय अद्वितीय कारनामा था? दरवाजे के पीछे छिपी अदिति भी चमकदार आंखों से बाहर आई, जैसे कोई खजाना खोज लिया हो, चिल्लाते हुए, छोटे मालिक सूर्यांश, आप सच में छुपे रुस्तम है। सूर्यांश ने पहले केवल अपने ऊर्जा शोधन के 8वें स्तर का क्षेत्र ही प्रदर्शित किया था। उसकी तलवारबाजी ने अभी तक अपनी सबसे मजबूत तकनीक का खुलासा नहीं किया था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसने शांति से लिखा, आप ज्यादा प्रशंसा कर रही हैं, मुझे अभी भी सफाई करनी है। मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, मिस अदिति, कृपया आराम से रहे। यह कहकर वह जगह साफ करने में शामिल हो गया। अदिति थोड़ी नाखुश थी। वह शहर के मालिक की बेटी उससे बात कर रही थी और वह उदासीन लग रहा था। क्या वह थोड़ी सी काबिलियत से घमंडी हो रहा था? उसे लगा कि उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। छोटे मालिक सूर्यांश, मैं देखती हूँ कि आपकी तलवारबाजी में थोड़ी कमी है। इत्तेफाक से मेरे गुरु एक तलवारबाजी विशेषज्ञ है, मैं आपको थोड़ा मार्गदर्शन दे सकती हूँ। मुझे मार्गदर्शन दोगी? सूर्यांश ने संक्षेप में सोचा और स्वेच्छा से सहमत हो गया। अदिति की प्रतिभा नायरा से कम नहीं थी और उसने बाहर प्रशिक्षण लिया था। उसके कौशल मजबूत होने चाहिए। वह पूरी ताकत से द्वंद्व युद्ध के लिए एक योग्य प्रतिद्वंदी थी। उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली, उसे शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। अदिति मन ही मन मुस्कुराई। घमंडी लड़के, देखो मैं तुम्हें कैसे सिखाती हूँ। उसने यह कहते हुए अपनी हरी तलवार निकाली और शानदार तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। अपने ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर का क्षेत्र उजागर किया। सूर्यांश तुरंत गंभीर हो गया। अपनी ताकत छिपाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपने ऊर्जा शोधन के 9वें स्तर का क्षेत्र उजागर किया और अपनी सबसे मजबूत चाल ध्रुव सप्तऋषि का इस्तेमाल किया। जिस पर उनकी तलवारें मिली, अदिति ने एक जबरदस्त शक्तिशाली वार महसूस किया। उसकी तलवार तुरंत हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। सूर्यांश की तलवार ने सहजता से उसकी रक्षा को तोड़ दिया, उसके गले पर आकर रुक गई। सूर्यांश स्तब्ध का। यह अदिति भी हक्का-बक्का रह गई। मैं हार गई, एक ही वार में, बस एक ही वार में। सूर्यांश ने तुरंत सिर हिला दिया। उसे भी लगा कि अदिति बहुत जल्दी हार गई। ऐसा लग रहा था कि वह प्रिया के ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर के सिद्धार्थ प्रतिबिंब जितनी शक्तिशाली भी नहीं थी। अपना सम्मान वापस पाने के इरादे से अदिति ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। सावधान, ताराभेदी तलवारबाजी। उसने अपनी कलाई पलटी और उसकी तलवारबाजी चकाचौंध कर देने वाली हो गई। उसकी शक्ति पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। सूर्यांश ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। खटाक, दोनों तलवारें टकराई और वही जाना पहचाना बल लौट आया। अदिति अपनी तलवार फिर से नहीं संभाल सकी और वह उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। पलम झपकते ही एक लकड़ी की तलवार उसके गले से सट गई। अदिति के गालों पर लाली छा गई, जो साफ देखी जा सकती थी। एक चाल, फिर से एक ही चाल। अगर पहले वह लापरवाही का बहाना बना सकती थी, तो इस बार क्या कहेगी? नतीजा साफ था, सूर्यांश की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। यह सोचकर कि उसने अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर बताया था और एक ऐसे गुरु को मार्गदर्शन देने का दावा किया था जिसकी तलवारबाजी उससे कहीं बेहतर थी, उसका चेहरा और भी लाल हो गया।
काश धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। सूर्यांश धीरे धीरे समझ गया कि यही अदिति की असली ताकत थी। उसने उसकी शर्मिंदगी को भी भांप लिया, इसलिए उसने अपनी तलवार हटा ली और लिखा, मैं एक पुरुष हूं, इसलिए मुझमें अधिक बल है, इस मुकाबले को नहीं गिनते। इतना कहकर वह चुपचाप वापस जाकर नौकरों के काम में हाथ बटाने लगा। यह बहाना सुनकर जो सूर्यांश ने उसे बचाने के लिए दिया था, अदिति के दिल में एक अनजानी सी गर्मजोशी भर गई। उस दृश्य को याद करते हुए जहां सूर्यांश ने सिंह परिवार के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, उसे लगा कि उसकी छवि नायरा के बताए गए विवरण से बिल्कुल अलग थी। वह स्पष्ट रूप से एक बहुत दयालु और विचारशील इंसान है। नायरा हमेशा उसकी बुराई क्यों करती रहती है? सूर्यांश के प्रति उसकी धारणा पूरी तरह से बदल गई। असली सूर्यांश एक छिपा हुआ रुस्तम था, जो राजनगर में अपनी पीढ़ी के बीच यकीनन सबसे विलक्षण प्रतिभाओं में से एक था। चरित्र भी बुरा नहीं था। अचानक उसे नायरा के पास आने का अपना मकसद याद आया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, युवा स्वामी सूर्यांश, ब्लड बैट पैलेस के बचे कुछ लोग परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। मैं इस बार अपने पिता की चिंताएं कम करने में मदद करने के लिए लौटी हूं। इसलिए मैंने किसी भी समय ब्लड बैट पैलेस के लोगों का जवाब देने के लिए एक शैडो गार्ड टीम बनाने की योजना बनाई है। क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? यह सुनकर सूर्यांश की दिलचस्पी बढ़ गई। ब्लड बैग पैलेस के विजयनाथ को मारने के लिए ताकत के अलावा उसे उनके ठिकानों की जानकारी भी चाहिए थी, वरना अगर वह विजयनाथ को ढूंढ ही नहीं पाया तो वह क्या कर सकता था? और जाहिर है सिटी लॉर्ड की हवेली एक अकेले इंसान की तुलना में ब्लड बैग पैलेस पर ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकती थी। सूर्यांश को चुप देखकर अदिति ने सोचा कि वह फायदे और नुकसान का आकलन कर रहा है और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मुफ्त में मदद नहीं लूंगी, बस आप योगदान देते रहिए और आप सिटी लॉर्ड की हवेली के ग्रंथालय में जा सकते हैं। किताबें? सूर्यांश ललचा गया। हालांकि उसके पास पहले से ही 2 उच्च स्तरीय आक्रमण और मानसिक पद्धतियां थीं, लेकिन उसके पास अन्य पहलुओं पर कोई किताब नहीं थी और सिटी लॉर्ड की हवेली यकीनन राजनगर में किताबों के सबसे अमीर संग्रह वाली जगह थी। उसने सिर हिलाया। ठीक है। अदिति बहुत खुश हुई और बोली, आप पहले शैडो गार्ड हैं जिसे मैंने भर्ती किया है, इसलिए मैं आपको नंबर 1 शैडो गार्ड कहूंगी। ब्लड बैग पैलेस के बचे कुछ लोगों से निपटने में उनका जवाबी हमला झेलना पड़ सकता है, इसलिए जब आप कार्रवाई करें तो यह मुखौटा पहन लें। उसने एक ग्रे रंग का मुखौटा निकाला जो उसने तैयार किया था और सूर्यांश को दे दिया। मुखौटा केवल चेहरे की विशेषताओं को प्रकट करता था। माथे पर एक नंबर खुदा हुआ था। यह दर्शाता था कि यह नंबर 1 शैडो गार्ड था। इसके अलावा आपकी नंबर 1 शैडो गार्ड की पहचान सिर्फ मुझे पता होगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अदिति ने आगे कहा। सूर्यांश को और ज्यादा सहज महसूस हुआ। उसने मुखौटा लिया और उसे अपनी छाती में छिपा लिया। उसने लिखा, शैडो गार्ड को असल में करना क्या है? अदिति ने कहा, कुछ नहीं, बस जानकारी का इंतजार करें। अगर ब्लड बैग पैलेस के लोगों का पता चलता है तो आसमान में एक सिग्नल स्मोक होगा, बस समय पर पहुंच जाना। यह और भी बेहतर था। अगर यह गश्त करने का काम होता तो इसमें बहुत समय लगता। इसके अलावा मेरी शैडो गार्ड टीम केवल विलक्षण प्रतिभाओं को ही भर्ती करती है। रैंक जितनी ऊंची होगी, कौशल उतना ही मजबूत होगा, और आप वह शैडो गार्ड हैं जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्व देती हूं। अगली है नायरा। चूंकि आप नंबर 1 शैडो गार्ड है, ये नंबर 2 शैडो गार्ड का मुखौटा आप उसे दे दें। तुम दोनों कल सिटी लॉर्ड की हवेली आ जाना, क्योंकि मैं कई अन्य शैडो गार्ड्स को भर्ती करूंगी और तुम लोगों को कुछ संसाधन सहायता प्रदान करूंगी। सूर्यांश ने सिर हिलाया और नंबर 2 शैडो गार्ड का मुखौटा स्वीकार कर लिया। तभी अदिति संतुष्ट होकर वहां से चली गई। नायरा और हिमांशी थकी हारी एक दूसरे को सहारा देते हुए लौटी। सूर्यांश, तुम कब वापस आए? नायरा पत्थर की मेज पर लेट गई, गटक गटक कर कई कप चाय पी गई और उलाहना दिया, ड्रैगन राइजिंग पाथ पर इतना अच्छा अवसर मिला और तुमने उसे जाया कर दिया। सूर्यांश सब पका गया। मैंने उसे जाया कैसे कर दिया? उसने लिखा, मैंने जहां तक चुनौती दे सकता था दी, और जब आगे बढ़ना पड़ा तो मुझे पीछे हटना पड़ा। फिर इससे ऊंचा स्तर ऊर्जा स्थिति क्षेत्र का था। उस समय ऊर्जा शोधन क्षेत्र के अपने 8वें स्तर की पूर्णता के साथ और ऊपर जाना संघर्षपूर्ण होता। नायरा ने अपने होंठ सिकोड़े। विपरीत परिस्थितियों में लड़ो, तुम नहीं समझते। हिमांशी भी खुद को उलाहना देने से रोक नहीं पाई। हाँ, क्या मैं भी 8वें स्तर पर लंबे समय से नहीं फंसी हुई हूं? लेकिन बार बार खुद को तपाने के बाद मैं धीरे धीरे मजबूत हुई और आखिरकार सफलता हासिल की। तुम वहां इतनी कम देर के लिए गए और पहले ही चले आए? सूर्यांश ने अपनी नाक को छुआ। क्या यह हो सकता है कि मेरी ताकत बहुत ज्यादा है, जिससे मैं अपने दायरे के हिसाब से चुनौतियों को जल्दी पूरा कर पा रहा हूं? लेकिन ये सब जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने नंबर 2 शैडो गार्ड का मुखौटा निकाला और नायरा को देते हुए लिखा, मिस अदिति आई थी और उन्होंने ये तुम्हें देने के लिए कहा है। शैडो गार्ड? वह सच में इसे बनाने की योजना बना रही है? उसने 3 साल पहले इसके बारे में बात की थी और कहा था कि वह मुझे नंबर 1 शैडो गार्ड बनने के लिए जरूर आमंत्रित करेगी। नायरा ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उसने देखा कि माथे पर 2 खुदा हुआ है तो वह दंग रह गई। ये नंबर 2 क्यों है? उसने नंबर 1 किसे दिया? और क्या शहर में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और विलक्षण प्रतिभा है? असंभव। वह बार बार उसे देखती रही, अविश्वास से भरी हुई। यह जानकर कि वे कल सभी शैडो गार्ड से मिलेंगे, उसकी सुंदर आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ठीक है, मैं देखना चाहती हूं कि वह नंबर 1 मुझसे ऊपर क्यों है। सूर्यांश के पास कोई शब्द नहीं थे। क्या इतना प्रतिस्पर्धी होना जरूरी है? उसने कंधे उचकाए और अपनी साधना जारी रखने के लिए वापस चला गया। जैसे ही वह जाने लगा, नायरा के होंठ हिले जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अंत में हिमांशी से हिम्मत पाकर उसने कहा, उसने कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं। मैंने सुना है कि सिंघल परिवार ने हाल ही में पीफू वटी नाम की एक नई औषधि निकाली है जो ऊर्जा स्थिति क्षेत्र के लिए है। हर दिन केवल एक की नीलामी होती है और कीमत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। इसलिए सोख अपा। बिना सोचे समझे सूर्यांश ने सीधे लिख दिया, नहीं। इतने सपाट इनकार से नायरा का चेहरा शर्म से तमतमा गया। उसके होठ कसकर भिंच गए। हिमांशी मदद नहीं कर सकी, लेकिन विनती की। सूर्यांश ने इस बार भी संकोच नहीं किया। उसने सीधे अपनी छाती से सारे चांदी के नोट निकाले और लिखा, तुम्हें कितने चाहिए? दोनों के साथ व्यवहार में यह जमीन आसमान का फर्क देखकर पैसे उधार मिलने के बावजूद नायरा को जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई। क्या सूर्यांश के मन में उसका महत्व हिमांशी से बहुत कम था? अपनी जिद में उसने अपने गले के कपड़े से अंगूठे के आकार की एक हरित मणि निकाली जो अभी भी गर्म थी। नायरा ने अपने लाल होठों को काटा, उसे सूर्यांश को थमाया और कहा, इसे लो, मैं तुम्हारे पैसे मुफ्त में उधार नहीं लूंगी। सूर्यांश ने आश्चर्य से उसे ले लिया। उसकी गर्माहट महसूस करते हुए वह खुद को नायरा के भरे हुए वक्ष पर एक नजर डालने से नहीं रोक सका। फिर उसने जल्दी से नजरें हटा ली और उदासीन होने का नाटक करते हुए पूछा, ये क्या है? नायरा ने हरितमणि को घूरते हुए कहा, आंखें अनिच्छा से भरी थी। ये मुझे जन्म के समय एक गुजरते हुए पहुंचे हुए महात्मा ने दिया था, जिन्होंने मेरी हड्डियों की अनोखी संरचना देखी थी। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर एक साधना पद्धति छिपी है, लेकिन हम इसे कभी खोल नहीं पाए। अब मैं इसे तुम्हारे पास गिरवी रख रही हूं। जब मैं पैसे चुका दूं तो तुम मुझे यह लौटा देना। इसे खोना मत। पैर में। ओह, सूर्यांश ने सच में नौकरानियों को इसका जिक्र करते सुना था। वे कहते थे कि 18 साल पहले जब नायरा का जन्म हुआ था तो जन्म कक्ष के ऊपर एक इंद्रधनुष छा गया था। इस आश्चर्यजनक घटना ने एक गुजरते हुए महात्मा का ध्यान खींचा था। जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने नायरा को असाधारण रूप से प्रतिभाशाली पाया था। उन्होंने इसे किस्मत माना और एक निशानी के तौर पर उन्हें एक कीमती उपहार दिया था।
अनजाने में नायरा ने उसे उसके पास गिरवी रख दिया था। कुछ सोचने के बाद सूर्याश ने उसे वापस कर दिया और लिखा, यह वस्तु तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, अगर यह खो गई तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। इसे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, तुम इसे वापस ले सकती हो। हालांकि नायरा ने जिद दिखाते हुए कहा, हम खैरात नहीं लेते, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। हाँ। उसने चांदी के नोटों के ढेर में से 20 लाख निकाले और कहा, मैं तुम्हें भविष्य में चुका दूंगी। फिर वह गुस्से में वहां से चली गई। सूर्यांश हैरान परेशान दिख रहा था। मैंने उसे नाराज कैसे कर दिया? हिमांशी ने अपनी बहन की जाती हुई पीठ को देखते हुए धीरे से आह भरी। बात यह नहीं है कि तुमने उसे नाराज किया है, बात यह है कि वह तुम्हारी परवाह करने लगी है। बात यह हिमांशी की भी चिंता थी। जैसे जैसे सूर्यांश बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा था, क्या उसकी बहन अब भी सूर्यांश को पहले की तरह नापसंद करेगी? अगर किसी दिन वह सूर्यांश को पसंद करने लगी, तब वह क्या करेगा? आखिरकार यह सगाई वास्तव में उसकी बहन के लिए ही थी। तुम ज्यादा सोच रही हो। जो लड़की सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वह मेरी परवाह कैसे कर सकती है? सूर्यांश ने सिर हिलाया और यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, कुछ शीर्ष श्रेणी का ऊर्जा शोधन द्रव्य निकालकर उसे दे दिया। जल्दी से इसका इस्तेमाल करो। इस बार हिमांशी ने मना नहीं किया। ब्लैक बैट पैलेस के बचे कुछ लोगों का खतरा सिंह परिवार के सभी सदस्यों पर एक पहाड़ की तरह भारी था। अपनी ताकत बढ़ाना एक सख्त जरूरत थी। हिमांशी को विदा करने के बाद सूर्यांश अपने कमरे में लौट आया। हरितमणि को बाहर निकालकर उसने जिज्ञासा से उसकी जांच की। नजदीक से देखने पर सिवाय इसके कि यह शीर्ष श्रेणी के जेड से बनी उत्कृष्ट नक्काशी थी, इसमें कुछ भी खास नहीं था। लेकिन जब उस महात्मा ने इसे उपहार में दिया था, तो यह सिर्फ एक साधारण हरितमणि नहीं हो सकती। उसने इसे मोमबत्ती की लौ पर रखने, पानी में भिगोने और यहां तक कि ऊर्जा शोधन द्रव्य में डुबोने जैसे कई तरीके आजमाए। रहस्यों को खोलने के लिए उसने जितनी भी अजीबोगरीब कहानियां सुनी थी, वे सब तरीके आजमा कर देख लिए। फिर भी हरितमणि वैसी ही रही। क्या यह सच में सिर्फ एक साधारण हरितमणि है? सूर्यांश ने निराश होकर उसे अपने गले में लटका लिया। इतनी कीमती चीज अगर खो गई तो नायरा शायद उसे तलवार से मार डालेगी, है ना? मुझे इसकी जरूरत ही क्यों है? यह बस एक गर्म आलू है जिसका कोई फायदा नहीं। सूर्यांश बिस्तर पर लेट गया, हल्के से अपनी छाती थपथपाते हुए बुदबुदाया। लेकिन उसकी हथेली के हल्के थपथपाने से हरितमणि से आत्मिक शक्ति का एक हल्का सा निशान निकला। इतनी हल्की आत्मिक शक्ति आम लोगों के लिए समझना नामुमकिन था। लेकिन सूर्यांश तुरंत सतर्क हो गया। एक पल में वह एक मछली की तरह उछलकर बैठ गया और हरितमणि को बाहर निकाला। उसका चेहरा सदमे से भरा था। आत्मिक शक्ति, क्या यह हो सकता है कि इसे खोलने के लिए टाइम सोल टेक्निक की तरह ही आत्मिक शक्ति की आवश्यकता हो? सूर्यांश का गला अचानक सूख गया। उसने मुश्किल से थूक निकला और सावधानी से अपनी आत्मिक शक्ति की एक लकीर को हरितमणि में जांचने के लिए छोड़ा। तुरंत हरितमणि ने प्रतिक्रिया दी। इसमें से एक तेज हरी रोशनी की किरण निकली। सरफे मत भन जाएगा हवा में प्रक्षेपित होकर यह तैरते हुए अक्षरों में बदल गई। संतन पर 3 पात प्रस्तुत गति की एक पत्ती बनी बैठ गई के अक्षरों में बदलने लगी। साधना पद्धति थी, और वह भी एक दुर्लभ गति पद्धति। सभी साधना पद्धतियों में गति पद्धतियां सबसे दुर्लभ थी। पूरे राजनगर में एक भी गति पद्धति नहीं थी, एक घटिया वाली भी नहीं। लेकिन यह एकाकी हंस छाया गति जो उसके सामने थी, न केवल एक गति पद्धति थी, बल्कि गहन स्तर की उच्च पद्धति थी। उस महात्मा ने सिंह परिवार को धोखा नहीं दिया था। उन्होंने सच में नायरा के लिए एक साधना पद्धति छोड़ी थी, और यह अत्यंत उन्नत थी। उसने तुरंत उस पद्धति को ध्यान से नोट कर लिया। अंत में उसे उस महात्मा का एक संदेश मिला। स्वर्गाभिमुख पर्वत, मेघ विहार गुफा, मैंने वहां कुछ वस्तुएं छोड़ी है, आशा है वे तुम्हारे काम आएंगी। सूर्यांश रुका। यह एक और मौका था जो उस महात्मा ने नायरा के लिए छोड़ा था, है ना? लेकिन अगर उसे ठीक से याद था, तो क्या यह ब्लड बैट पैलेस की उपशाखा नहीं थी? उसने थोड़ा संदेह दिखाया। छोड़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पहले इस गति पद्धति का अभ्यास करना बेहतर है। सूर्यांश इंतजार नहीं कर सकता था। एकाकी हंस छाया गति 3 स्तरों में विभाजित थी। पहले स्तर में महारत हासिल करने पर व्यक्ति लहरों और नावों पर चल सकता था, दीवारों पर समतल जमीन की तरह चल सकता था। दूसरे स्तर में महारत हासिल करने पर व्यक्ति पत्तों के जंगल से गुजर सकता था, एक कदम में 100 मीटर सरक सकता था। तीसरे स्तर में महारत हासिल करने पर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को पंखों के समान उपयोग करके हवा में मुक्त रूप से उड़ सकता था। सिर्फ परिचय पढ़कर ही सूर्यांश का खून खौल उठा। बेशक साधना पद्धति में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह एक गहन स्तर की उच्च और सबसे कठिन गति पद्धति थी। पहले स्तर में महारत हासिल करने के लिए 1 साल के मेहनती प्रयास की आवश्यकता थी। व्यक्ति को न तो अभिमानी होना चाहिए और न ही अधीर। क्या ऐसा है? सूर्यांश ने तुरंत इसे ध्यान से समझना शुरू कर दिया, और एक पल बाद वह खुद को विस्मय से कहने से रोक नहीं सका। पहला स्तर उतना कठिन नहीं लगता। उस हरी आध्यात्मिक ज्योति से मिले वरदान के कारण अब तक सभी तथाकथित उच्च कठिनाई वाली साधना पद्धतियां उसके लिए उतनी कठिन नहीं थी। अगली सुबह सूर्यांश अपने छोटे से कमरे में एक अविश्वसनीय गति से हिल रहा था। दीवारों, छत और फर्श पर आगे पीछे दौड़ रहा था। एक मामूली कदम से वह कई मीटर की दूरी तय कर सकता था। अगर वह पूरी ताकत लगाता तो शायद कमरे के एक छोर से दूसरी तरफ की दीवार से जा टकराता। वह पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। सिर्फ छोटी सी सफलता से इतनी गति प्राप्त होती है। महारत हासिल करने पर क्या व्यक्ति पंख की तरह हल्का नहीं हो जाएगा, हवा की तरह तेज? गति पद्धति द्वारा लाए गए एकदम नए अनुभव को महसूस करते हुए सूर्यांश अत्यंत संतुष्ट था। वह अभ्यास जारी रखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मिलने के लिए सिटी लॉर्ड की हवेली जाना था। सिंह हवेली छोड़कर वह जल्दी से सिटी लॉर्ड की हवेली पहुंचा। एक सुनसान गली ढूंढी और नंबर 1 मुखौटा पहन लिया। गति पद्धति का उपयोग करते हुए वह आसानी से 10 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। सिटी लॉर्ड की हवेली दाहिना प्रांगण। 9 शैडो गार्ड आंगन में खड़े थे। अदिति ने हल्की त्योरियां चढ़ाई आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए। नंबर 2 से 9 तक मौजूद थे। केवल सूर्यांश, नंबर 1 शैडो गार्ड अभी तक नहीं पहुंचा था। नायरा, जो पहले से ही असंतोष से भरी थी, बोली, कितना घमंड है, हम इतने सारे लोगों को एक अकेले इंसान के लिए इंतजार करवा रहा है। क्या वह सच में खुद को कोई बड़ी प्रतिभा समझता है? जैसे ही वह बोली, अन्य 8 शैडो गार्ड्स ने भी अपनी असहमति जताई। वे सभी लाखों में से चुने गए बेहतरीन लोग थे, जिन्हें अदिति ने खुद चुना था। कौन खुद को नीचा दिखाना चाहेगा? अदिति उन्हें केवल शांत कर सकती थी। शांत रहे, मैंने पहले ही द्वारपालों को निर्देश दे दिया है कि जैसे ही वह आए मुझे सूचित करे। जैसे ही वह बोली, अदिति की नजर गलती से नायरा के पास पड़ी और उसकी आंखें हैरत से सिकुड़ गईं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चला और कोई चुपचाप नायरा के ठीक बगल में खड़ा था। शैडो गार्ड्स ने अदिति की असामान्य नजर को देखा और उधर देखा। जो उन्होंने देखा उससे वे सब चौंक गए, खासकर नायरा, जो इतने करीब खड़ी थी। यह देखकर उसका दिल दहल गया कि कोई किसी साये की तरह उसके बगल में आ खड़ा हुआ था, जिससे उसकी दिल की धड़कन रुकते रुकते बची। मुखौटा और उस पर खुदा नंबर 1 देखकर उसने राहत की सांस ली। फिर भी उसका दिल जोरों से धड़कता रहा। अगर यह व्यक्ति दुश्मन होता तो वह अब तक एक लाश बन चुकी होती, है ना? वह कब आया? कैसे वह चुपके से उसके करीब आ गया और उसे पता भी नहीं चला? क्या यह हो सकता है कि उसने किसी रहस्यमयी गुप्त तकनीक की साधना की हो? इस एक हरकत ने कई शैडो गार्ड्स को बुरी तरह चौंका दिया था। जो लोग चुनौती देने का इरादा रखते थे, वे अब अपने विचार रोक रहे थे। आश्चर्य नहीं कि ये नंबर 1 शैडो गार्ड है।
ऐसी गुप्त और अप्रत्याशित गति पद्धति का मुकाबला करना कम से कम मेरे लिए तो कठिन है। अदिति की परख वाकई काबिल तारीफ है। उनकी तारीफें सुनकर नायरा और भी ज्यादा असंतुष्ट हो गई। अपने खराब प्रदर्शन से शर्मिंदा उसने सूर्याश के मुखौटे को घूरते हुए कहा, ब्लड बैग पैलेस के लोगों से निपटने के लिए असली ताकत की जरूरत होती है। छिपकर वार करने की कला शायद ज्यादा काम न आए। यह बयान कुछ अनुभवी शैडो गार्ड्स को सही लगा। गुप्त हत्या की कला में सिद्धांत यह है कि खुले में मौजूद दुश्मनों पर छिपकर हमला किया जाए ताकि एक घातक वार किया जा सके। हालांकि ब्लड बैग पैलेस के बचे कुचे लोग अंधेरे में दुबके रहते थे, रहस्यमय तरीके से काम करते थे और उन्हें छिपकर वार करने का मौका नहीं देते। इसलिए ब्लड बैग पैलेस का सामना करने के लिए वास्तव में कठोर कौशल की आवश्यकता थी। सूर्याश ने नायरा के मुखौटे पर एक नजर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुखौटे के बावजूद वह इस समय नायरा के जिद्दी भाव की कल्पना कर सकता था। इसके अलावा मुखौटे के साथ उसे अब लिखने की जरूरत नहीं थी और वह बिना किसी झिझक के बोल सकता था। तुमसे किसने कहा कि मैं सिर्फ छिपकर वार करने में ही माहिर हूं? नायरा ने खिसियाकर कहा। सच्चाई का पता तो जंग के मैदान में ही चलेगा। अन्य शैडो गार्ड्स को उनके आदान प्रदान पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे महज मजाक कर रहे थे। हालांकि अदिति तो जैसे सुन पड़ गई। सूर्याश बोल सकता है, क्या वह गूंगा नहीं था? एक पल के लिए अदिति खुद को सूर्याश के बारे में बेहद उत्सुक पाई। उसने गूंगा होने का नाटक क्यों किया था? बेकार होने का नाटक क्यों किया? सिंह परिवार में खुद को इतना विनम्र क्यों रखा? इन सभी सवालों ने उसे कुछ पल के लिए सोच में डाल दिया, जब तक कि नायरा ने अधीर होकर याद नहीं दिलाया। मिस अदिति, आपने हमें क्यों बुलाया? अदिति हकीकत में लौटी और मुस्कुराते हुए ताली बजाई। कई गार्ड विभिन्न हथियार और निम्न श्रेणी का ऊर्जा शोधन द्रव्य लेकर अंदर आए। यहाँ सभी प्रकार के हथियार हैं जो काले लोहे से बने हैं, कठोर और तेज दोनों। और यह निम्न श्रेणी का ऊर्जा शोधन द्रव्य है। हर व्यक्ति 10 बोतलें ले सकता है। यह सुनकर शैडो गार्ड्स की आंखें चमक उठी। निम्न श्रेणी का ऊर्जा शोधन द्रव्य तो ठीक था, लेकिन ये हथियार सभी शीर्ष श्रेणी के हथियार थे जो विशेष रूप से सिटी लॉर्ड की हवेली द्वारा बनाए गए थे। उनकी गुणवत्ता आम लोहारों द्वारा बनाए गए हथियारों से कहीं बेहतर थी। नायरा प्रसन्न हो गई। ऊर्जा शोधन द्रव्य अब उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन एक बेहतरीन तलवार की उसे सख्त जरूरत थी। उसके हाथ में जो हरी तलवार थी वह मध्यम गुणवत्ता की थी, जो सामने रखे दिव्य हथियारों से कहीं कमतर थी। उसकी नजरें एक नीली काली लोहे की तलवार पर टिकी, जबकि बाकी लोग अभी भी ऊर्जा शोधन द्रव्य उठा रहे थे। वह खुशी से उधर भागी। हालांकि बस कुछ ही कदम चली थी कि हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरा। ही नंबर 1 शैडो गार्ड के हाथ में थी। अच्छी तलवार है, सूर्यांश ने उसे तौलते हुए टिप्पणी की। नायरा चिल्लाई, इसे मैंने पहले देखा था। सूर्यांश ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, मुझे यहाँ के सारे हथियार चाहिए। तो क्या इसका मतलब वे सब मेरे हो गए? यह जानते हुए कि वह बहस में हार गई है, नायरा ने होंठ चबाए और कुछ नहीं कहा। तभी सूर्यांश की नजर हथियारों के बीच एक काली तलवार पर पड़ी। उसे उठाकर उसने पाया कि यह भारी थी, लेकिन सप्तर्षि तलवार तकनीक की बड़ी और चौड़ी चालों के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। इसलिए उसने एक झटके में काली तलवार को अपनी पीठ पर म्यान में डाल लिया। फिर उसने नीली तलवार नायरा की ओर फेंक दी। ठीक है, ले लो। नायरा ने अपने होंठ चबाए और उसे वापस धकेल दिया। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी छोड़ी हुई चीज मुझे नहीं चाहिए। वह बहुत बुरे मूड में थी। कल सूर्यांश से दया पाना और आज नंबर 1 शैडो गार्ड से। यह पूरी तरह से इन्फ्यूरिएटिंग था। क्या राजनगर के सारे पुरुष एक जैसे ही थे? सूर्यांश अवाक रह गया। ब्लड बैग पैलेस के लोगों से निपटना खतरनाक है। तुम्हारे पास जो तलवार है वह शायद काफी न हो। इस याद दिलाने ने नायरा को और भी जिद्दी बना दिया। अपने काम से काम रखो। इतनी अड़ियल लड़की। सूर्यांश ने उसकी परवाह नहीं की और लोहे की तलवार घुमाना शुरू कर दिया, जो उसे ज्यादा मुफीद लग रही थी। एक ही अफसोस था, यह कोई जादुई हथियार नहीं था। यह उसकी लकड़ी की तलवार की तरह अप्रत्याशित वज्र प्रहार प्रभाव पैदा नहीं कर सकता था। एक बार जब सबने अपने हथियार और ऊर्जा शोधन द्रव्य चुन लिए, तो अदिति ने उन्हें बचे कुचे लोगों की स्थिति के बारे में बताया। हमारी ताजा खुफिया जानकारी के अनुसार हालांकि यह समूह महिषी संप्रदाय की घेराबंदी से बच निकला, लेकिन वे जल्दबाजी में भागे थे और उनके पास विभिन्न संसाधनों की कमी थी। इसलिए पूरी संभावना है कि वे संसाधन हथियाने के लिए राजनगर में घुसपैठ कर चुके हैं। यह सुनकर सभी तुरंत सतर्क हो गए। ब्लड बैग पैलेस के लोग राजनगर में घुस आए थे? अदिति ने जारी रखा, घबराओ मत। जिन्होंने घुसपैठ की है वे केवल संरक्षक और सदस्य होने चाहिए। विजयनाथ शायद खुद इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी सबने थोड़ी राहत की सांस ली। ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर के संरक्षकों का सामना करने पर उनके पास लड़ने का मौका था, लेकिन अगर वह ऊर्जा स्थिति क्षेत्र के दूसरे स्तर का विजयनाथ हुआ तो वे सीधे मौत के मुंह में जा रहे होंगे। अदिति द्वारा संक्षेप में नवीनतम खुफिया जानकारी का विश्लेषण करने के बाद उसने उन्हें विदा किया। बस शहर में होने वाले अलार्म के प्रति सतर्क रहना। एक पल के लिए एक तेज सी सीटी के साथ एक रोशनी आसमान में उठी और गहरे लाल धुएं के एक गुबार में बदलकर वहीं ठहर गई। अदिति दंग रह गई। शैडो गार्ड्स भी दंग रह गए। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि क्या यह इत्तेफाक था? वे अभी अभी तो जमा हुए थे और ब्लड बैग पैलेस के लोगों का सुराग मिल भी गया। सूर्याश प्रतिक्रिया देने वाला पहला व्यक्ति था। अपनी लोहे की तलवार पकड़कर और एक बवंदर की तरह बगल के यार्ड से बाहर निकल गया। नायरा भी फुर्ती से अपनी हरी तलवार पकड़कर उसके पीछे भागी। इसने उसकी मुकाबला करने की जिद को और भड़का दिया। कौन बेहतर है इसका पता युद्ध के मैदान में चल ही जाएगा। अन्य शैडो गार्ड्स जल्द ही सदमे से बाहर निकले। यह कोई मजाक नहीं था, यह वास्तव में ब्लड बैग पैलेस के लोगों की उपस्थिति थी। तो वे सभी धुएं की ओर बढ़ चले। अदिति ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से उनके पीछे हो ली। सूर्याश छतों पर तेजी से दौड़ रहा था, हवा के झोंके की तरह। आधे घंटे के भीतर उसने आधा शहर पार कर लिया और धुएं के स्रोत तक पहुंच गया। छत की मुंडेर पर खड़े होकर उसने नीचे देखा। यह वह जगह थी जहां सिटी लॉर्ड की हवेली अधिकारियों के लिए हथियार बनाती थी। कई सरकारी घुड़सवार जमीन पर मरे पड़े थे। मरने से पहले उन्होंने ही चेतावनी का संकेत भेजा था। ब्लड बैग पैलेस के कई सदस्य जल्दबाजी में विभिन्न हथियार और क्राफ्टिंग सामग्री ले जा रहे थे। सूर्याश ने ब्लड बैग पैलेस के सदस्यों में से एक को पहचान लिया। वह उन 3 लोगों में से एक था जिन्होंने पहले लियान्युन पर्वत में हिमांशी का अपहरण करने की कोशिश की थी। कौन है वहां? ब्लड बैग पैलेस के एक सदस्य जिसकी इंद्रियां तेज थी ने अचानक ऊपर देखा और चिल्लाया। वह लगभग 60 साल का था। उसकी नाक हुक जैसी और आंखें तेज थी, जो असाधारण लग रहा था। उसके चिल्लाते ही ब्लड बैग पैलेस के अन्य 4 सदस्यों ने भी सूर्याश को देख लिया, जिसमें वह भी शामिल था जो पहले सूर्याश से बच निकला था। उसने उसे पहचान लिया। यह वही लड़का है जिसने हमारे 2 आदमियों को मारा था। बिना कुछ और कहे वह और 3 अन्य सदस्य तुरंत छत पर चढ़ गए। दोनों पक्षों ने कोई बकवास नहीं की और तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। सूर्याश ने संकोच नहीं किया। इससे पहले कि वे खुद को स्थिर कर पाते उसने पहले वार किया। अपनी काली तलवार के एक झटके से उसने पहले बच निकले सदस्य की गर्दन काट दी, जिससे खून का फव्वारा छूटा और वह छत से नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने वार किया सूर्याश को खतरे का एहसास हुआ। बचे हुए 3 सदस्यों में से एक ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर का संरक्षक निकला। अनुभवी होने के कारण उसने उस पल का फायदा उठाया जब सूर्याश ने अपना वार खत्म किया और एक छोटा खंजर उसकी पसलियों की तरफ भोंक दिया। सौभाग्य से सूर्याश ने अभी गति पद्धति का प्रशिक्षण लिया था। जमीन पर पैर पटकते हुए वह पीछे की ओर पलटा, उस खंजर से बचते हुए जो उसकी खोपड़ी को छूकर निकल गया। अन्य 2 सदस्य दोनों ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। उन्होंने बड़ी सटीकता से हमला किया
उन्होंने सूर्यांश पर आगे और पीछे से वार किया, उसे हवा में ही काटने का लक्ष्य रखते हुए। सूर्यांश ने भारी दबाव महसूस किया। ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर होने के बावजूद ब्लड बैक पैलेस के ये सदस्य ड्रैगन राइजिंग पाथ के प्रतिबिंबों की तुलना में कहीं ज्यादा दुर्जय थे। हर चाल जानलेवा थी और उनके युद्ध कौशल अत्यधिक कुशल थे। उसने अब और कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी कलाई मरोड़ी। तुरंत उसने एकाकी तारा बिंदु का प्रदर्शन किया। काली लोहे की तलवार ने हवा में तलवार की ऊर्जा का एक गोलाकार चाप बनाया, जिसने दोनों चौड़ी तलवारों को तितर बितर कर दिया। संकट अस्थायी रूप से टल गया था। हालांकि उसका हमला बिल्कुल नहीं रुका। इससे पहले कि उसके पैर जमीन पर लगते, उसने ऊर्जा शोधन 8वें स्तर के एक सदस्य को निशाना बनाया और 3 सितारे चांद को रोशन करते हैं का वार उसकी ओर किया। बाद वाला बहुत चौंक गया और जल्दी से अपनी चौड़ी तलवार को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। उसकी पीठ का इस्तेमाल करके तलवार को रोका। चल, 2 धातुएं टकराईं, जिससे चिंगारियां निकली, लेकिन उसने सूर्यांश के स्तर और उसकी तलवारबाजी को स्पष्ट रूप से कम आंका था। क्रैक! थोड़ी देर की खींचतान के बाद की चौड़ी तलवार 2 टुकड़ों में बट गई। काली लोहे की तलवार उसकी कंधे की हड्डी में धंस गई, जिससे वह दर्द से चीख पड़ा। सोहन! खंजर चलाने वाले संरक्षक केशवनाथ ने जोर से चिल्लाया और सूर्यांश की पीठ पर वार किया। सूर्यांश ने तलवार की मूठ को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से वार किया। काली लोहे की तलवार कंधे की हड्डी के साथ साथ नीचे धंसती चली गई और उसके आधे धड़ को काट डाला। वह लड़ाई के नतीजे की परवाह नहीं कर सकता था। इस वार की गति का उपयोग करते हुए वह मुड़ा और संरक्षक के छोटे खंजर के हमले का सामना किया। हथियारों के टकराव में बहादुर ही जीता है। इस नाजुक पल में सूर्यांश धीमे से दौड़ा। सप्तर्षि उत्तर! उसने अपनी ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर की सारी आध्यात्मिक शक्ति अपनी काली लोहे की तलवार में झोंक दी, जो उसका सबसे मजबूत हमला था। शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने तुरंत कलाई को शून्य कर दिया, जिससे संरक्षक के हाथ से छोटा खंजर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए सूर्यांश ने तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। संरक्षक बहुत घबरा गया और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस आश्चर्यजनक वार ने सीधे उसकी उंगलियां काट दी और उसी प्रवाह में उसकी छाती पर एक लंबा घाव बना दिया। असंभव! संरक्षक ने अविश्वास में अपनी छाती पर खून की रेखा को देखा और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। केशवनाथ, इकलौता बचा हुआ ऊर्जा शोधन 8वें स्तर का सदस्य, डरने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गया। एक चौड़ी तलवार पकड़े हुए वह हताश दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। इसी पल नायरा आखिरकार पहुंच गई। वह चौंक गई। बस थोड़े ही समय में सूर्यांश ने 3 लोगों को मार डाला था। उसने जल्दी से इलाके का मुआयना किया। उसने 7 साल से ज्यादा उम्र के एक बचे हुए सदस्य को देखा, जो जल्दबाजी में हथियार ले जा रहा था और एक तेज नजर के साथ वह अपनी हरी तलवार लेकर झपटी। ब्लड बैक पैलेस के दरिंदे मरने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर सूर्यांश, जो लड़ाई में उलझा हुआ था, का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, सावधान! वह सिर्फ एक साधारण सदस्य नहीं है। भले ही यह सिर्फ एक नजर थी, वह महसूस कर सकता था कि इस बुजुर्ग से आने वाला दबाव खंजर वाले संरक्षक से कम नहीं था। नायरा ने हालांकि कोई ध्यान नहीं दिया। सूर्यांश के हाथों 3 लोगों के मारे जाने से वह पहले ही पिछड़ चुकी थी। अगर वह इस एक को भी नहीं मार पाई तो वह अपनी इज्जत कैसे बचाएगी? आह! नायरा ने एक हल्की चीख निकाली। उसका शरीर सीधा हुआ और उसने अपनी तलवार बुजुर्ग की ओर घोंप दी। तभी उस बुजुर्ग ने ध्यान दिया। वह बस थोड़ी देर के लिए अंदर गया था और उसके आदमी लगभग पूरी तरह से मारे जा चुके थे। इससे वह आग बबूला हो गया। नायरा को खुद पर हमला करते देख वह गुस्से से भर गया और दहाड़ा, मौत को बुलावा दे रही हो। उसका शरीर कांपा और भयानक आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली। नायरा की तलवार अभी पहुंची भी नहीं थी कि वह आने वाली आध्यात्मिक शक्ति से पीछे धकेल दी गई। ऊर्जा स्थिति क्षेत्र! नायरा खौफ से चीख पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह किसके सामने है और चीखी, ब्लड बैक पैलेस का विजयनाथ और इतना दुस्साहसी था कि खुद राजनगर में घुस आया। तुम बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड बैक पैलेस के धुरंधरों का कत्ल करने की? विजयनाथ गुस्से से लाल था। वह दहाड़ा और बड़े बड़े कदमों से नायरा की ओर लपका। छत पर सूर्यांश का चेहरा एकदम बदल गया। नायरा की ताकत को देखते हुए एक ही वार में मारी जाएगी। वह चिंतित था और उसने ऊर्जा शोधन 8वें स्तर के सदस्य पर नजर डाली, जो तेवर दिखा रहा था और अपना हमला जारी रखे हुए था। अचानक उसने उनके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए एक गति पद्धति का इस्तेमाल किया। फिर उसने निर्णायक रूप से सप्तर्षि उत्तर का इस्तेमाल किया। तेज तलवार की रोशनी उस आदमी के गले के आर पार हो गई। नतीजा देखे बिना ही सूर्यांश तुरंत कई गज ऊंची दीवार से नीचे कूद गया। विजयनाथ पहले ही नायरा के करीब पहुंच चुका था। नायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था और एक जबरदस्त घुटन के एहसास ने उसे निराशा में घेर लिया था। उसने उसे पीछे धकेलने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई, लेकिन उसकी तलवारबाजी उसकी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति को भी नहीं भेद सकी। मर! विजयनाथ दहाड़ा, अपने हाथ को पंजे में बदलकर उसके गले की ओर झपटा। यह पंजा तेज और शातिर था। यह नायरा की गर्दन तोड़ सकता था। नायरा का चेहरा पीला पड़ गया और वह इतनी डर गई थी कि सांस नहीं ले पा रही थी, जैसे कि उसने पहले ही मौत की ठंडी छाया को अपने ऊपर महसूस कर लिया हो। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर ली। डिंग! लेकिन अपेक्षित दर्द नहीं हुआ। बजाय इसके एक टक्कर की आवाज आई। जब उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि यह सूर्यांश था, जो उसके सामने खड़ा था, काली लोहे की तलवार से हमले को रोक रहा था। जल्दी पीछे हटो! सूर्यांश धीमे से चिल्लाया। ऊर्जा स्थिति क्षेत्र के दूसरे स्तर की शक्ति का सामना करते हुए सूर्यांश ने भारी दबाव महसूस किया। नायरा चौंक गई, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया दी और पीछे हट गई। तुम में से कोई नहीं बचेगा! विजयनाथ दहाड़ा, जोर से दबाते हुए। इसके मांस और खून के पंजे ने काली लोहे की तलवार में दरारें पैदा कर दी। सूर्यांश का चेहरा बदल गया, लेकिन उसके दिमाग में तेजी से एक विचार आया। पीछे हटने के बजाय उसने अपनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति को काली लोहे की तलवार में और ज्यादा डाला, अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हुए। नतीजा यह हुआ कि काली लोहे की तलवार दोनों तरफ से दबाव नहीं झेल पाई। आखिरकार क्रैक! एक जोरदार टूटने की आवाज के बीच काली लोहे की तलवार का ब्लेड अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, जो दोनों तरफ बिखर गए। एक तेज टुकड़ा सूर्यांश के चेहरे पर लगा। हालांकि उसके धातु के मुखौटे की सामग्री असाधारण थी, जिससे केवल एक निशान पड़ा, लेकिन विजयनाथ इतना भाग्यशाली नहीं था। एक अंगूठे के आकार का टुकड़ा उसके माथे पर लगा, जो गहराई तक धंस गया। हिस! विजयनाथ ने एक दर्दनाक फुफकार मारी। हालांकि ये उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका। सूर्यांश ने निर्णायक रूप से अपनी आस्तीन लहराई, जिससे हवा में लटके सभी टुकड़े करीब खड़े विजयनाथ की ओर उड़ गए। तुम्हारी हिम्मत! आह! बस ज्यादातर टुकड़े चूक गए, लेकिन एक नाखून के आकार का धातु का टुकड़ा उसकी दाहिनी आंख में घुस गया। उसकी दाहिनी आंख से तुरंत खून बहने लगा। मेरी आंख! विजयनाथ गुस्से से दहाड़ा, अपनी बची हुई आंख से सूर्यांश को घूरा और उसकी ओर छलांग लगा दी। सूर्यांश बेहद सतर्क था। उसने आपा खो चुके विजयनाथ का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत पीछे हटने के लिए एक गति पद्धति का प्रदर्शन किया। विजयनाथ जान लेने के इरादे से भरा हुआ उसका पीछा करता रहा। उसकी गति सूर्यांश से ज्यादा धीमी नहीं थी। सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि कुछ ही देर में सूर्यांश ने घायल नायरा को देखा, जो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई थी। मन ही मन कोसते हुए उसने पीछे से उसकी पतली कमर को थाम लिया और उसे अपने साथ लेकर भागने लगा। नायरा ने हैरानी से अपना सिर घुमाया और देखा कि नंबर 1 शैडो गार्ड ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है। कपड़ों के बावजूद उनके जिस्म की तपिश महसूस हो रही थी।
उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया। पीछे मुड़कर उसने खून से लथपथ अंधी हो चुके विजयनाथ को देखा और भी चौंक गई। नंबर 1 शैडो गार्ड ने विजयनाथ को अंधा कर दिया था। नायरा ने हैरानी से हाफते हुए सोचा, यह आदमी कितना मजबूत था। विजयनाथ का खुद सामना करने के बाद वह उसकी ताकत जानती थी। उसकी उपस्थिति में वह तैयार एक मेमने की तरह थी, फिर भी इस आदमी ने उसे घायल कर दिया और बच निकला। यह सोचकर कि वह हमेशा उसके नंबर 1 शैडो गार्ड के पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और उसे लगातार उकसाती रही, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उनका यह पीछा ज्यादा देर नहीं चला। अदिति अन्य शैडो गार्ड्स और सिटी लॉर्ड की हवेली के घुड़सवारों के साथ समर्थन के लिए पहुंच गई। विजयनाथ यह देखकर केवल नाराजगी से एक गली में कूद सका। जाने से पहले उसने अपनी बची हुई आंख से सूर्यांश को घूर कर देखा। मैंने तुम्हें याद कर लिया है, याद रखूंगा। उसने नाराजगी से सूर्यांश के मुखौटे को देखा और गली में गायब हो गया। अदिति पास आई, नायरा को सूर्यांश की बाहों में देखकर। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। अगर नायरा को पता चलता कि नंबर 1 शैडो गार्ड सूर्यांश है तो वह सोच रही थी कि वो कैसी प्रतिक्रिया देगी। उसने अपना गला साफ किया और पूछा, क्या वो जो अभी भागा ब्लड बैग पैलेस का सदस्य था? तुम दोनों का यह क्या हाल हुआ कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? अदिति की जांच परख करती नजरें उन पर टिकी थी। कुछ साधारण सदस्यों से तो वे इतनी बुरी तरह नहीं निपटने चाहिए थे, है ना? अगर वे सच में इतने कमजोर थे तो अदिति को चिंता थी कि उसने जो शैडो गार्ड्स बनाए थे वे एक मजाक बनकर रह जाएंगे। तब नायरा को एहसास हुआ कि वो अभी भी नंबर 1 शैडो गार्ड से लिपटी हुई है। उसके गाल तुरंत शर्म से सुर्ख हो गए। वो झट से नीचे कूदी और समझाया, जो थोड़ी देर पहले भाग रहा था वह कोई साधारण सदस्य नहीं था। अदिति चौंक गई। क्या वो एक संरक्षक हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें भागना पड़ा। यह आशीर्वाद है कि तुम सब सुरक्षित हो। पीछा करने वाले शैडो गार्ड्स ने आश्चर्य के भाव दिखाए। एक संरक्षक की ताकत कम से कम ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर होती है और वे युद्ध में अनुभवी होते हैं, बहुत क्रूर। नंबर 1 और नंबर 2 शैडो गार्ड्स का सुरक्षित लौटना और यहां तक कि दोईथूल को घायल कर देना, यह सच में काबिले तारीफ है। अगर हम होते एक संरक्षक का सामना करते हुए तो शायद हमें भागने का मौका भी नहीं मिलता, घायल करना तो दूर की बात है। उनकी गलतफहमियों को सुनकर नायरा ने एक अजीब भाव दिखाया और कहा, किसने कहा कि जो भाग रहा था वह एक संरक्षक था? नंबर 1 शैडो गार्ड ने पहले ही एक संरक्षक और 3 अन्य सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या? अदिति की आंखें सदमे से फैल गईं। नंबर 1 शैडो गार्ड, तुमने सच में एक संरक्षक को मार डाला और 3 अन्य सदस्यों को? रुको, उसे जल्दी ही मुख्य बात समझ में आई। सदमे से भरे भाव के साथ उसने कहा, तो जो अभी तुम्हारा पीछा कर रहा था वह था? अगर सूर्यांश आसानी से एक संरक्षक को मार सकता था तो वह एक संरक्षक द्वारा पीछा कैसे किया जा सकता था? उनका पीछा करने में सक्षम व्यक्ति केवल वह विजयनाथ था। नायरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। प्रतिद्वंद्वी की अजय तलवारबाजी और ऊर्जा स्थिति क्षेत्र के आध्यात्मिक दबाव को याद करते हुए उसने घुटन महसूस की। विजयनाथ? अदिति की आवाज कांप गई। ऐसा अस्तित्व उस शैडो गार्ड टीम की बहुत से बहुत दूर था जिसे उसने बनाया था। उसका मूल इरादा सिर्फ कुछ साधारण बचे कुचे लोगों को साफ करना और अपने पिता सिटी लॉर्ड का बोझ हल्का करना था। विजयनाथ को तो उसके पिता और अन्य विशेषज्ञों से निपटने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन नंबर 1 शैडो गार्ड ने विजयनाथ से आमना सामना किया और उसकी दाहिनी आंख फोड़ दी और फिर खुद सही सलामत लौट आया। उसने हमेशा सोचा था कि सूर्यांश को नंबर 1 शैडो गार्ड के रूप में सूचीबद्ध करना उसका अति आकलन था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी असली ताकत को बहुत कम आंका था। शैडो गार्ड्स भी सदमे से आंखें फाड़े हुए थे। रहस्यमयी नंबर 1 शैडो गार्ड की अजय आकृति को घूरते हुए वे कांपे बिना नहीं रह सके। जिन लोगों ने उसके प्रति कोई भी अवज्ञा का भाव रखा था वे अब केवल श्रद्धा महसूस कर रहे थे। अदिति मन ही मन रोमांचित थी। सूर्यांश को शैडो गार्ड टीम में लाना वास्तव में एक अत्यंत बुद्धिमानी भरा निर्णय था। चलो, हम बचे कुचे लोगों के शवों की जांच करेंगे। जल्द ही 4 लाशें सबके सामने लाई गईं। एक ही झटके में दिए गए घातक घावों को देखकर समूह आहे भरे बिना नहीं रह सका। खासकर ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर का वह सदस्य जिसे छाती पर से 2 टुकड़ों में चीर दिया गया था। सूर्यांश की ताकत के बारे में उनकी समझ एक बार फिर से ताजा हो गई थी। मैं इस आदमी को जानता हूं। ये उपवेदी का दक्षिण संरक्षक है जिसका नाम रोहित है, विजयनाथ का सबसे करीबी विश्वास पात्र। अचानक एक शैडो गार्ड ने उसे पहचान लिया और चिल्लाया। उसकी ताकत विजयनाथ के बाद दूसरे नंबर पर थी। वह एक छोटे खंजर में माहिर था और उसने राजनगर में ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर के कई विशेषज्ञों को मार डाला था। अत्यंत क्रूर। अनपेक्षित रूप से वह नंबर 1 शैडो गार्ड की तलवार से मारा गया। कुछ अन्य लोगों ने जांच की और एक के बाद एक चिल्लाए। और ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर के वे 2 सदस्य, वे भी संरक्षकों के बाद सबसे खूंखार लड़ाके थे, बहुत कुख्यात। वे सभी नंबर 1 शैडो गार्ड द्वारा मारे गए और लड़ाई के निशानों को देखते हुए वे चारों नंबर 1 शैडो गार्ड को घेर रहे थे, फिर भी बदले में मारे गए। इस खोज ने उन्हें फिर से विस्मय में डाल दिया। उपवेदी के सबसे मजबूत संरक्षक और 2 कुख्यात सदस्यों का घेराबंदी में सामना करना और फिर भी उन सभी को मार डालना। ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर की ताकत होने के बावजूद यह ऊर्जा स्थिति क्षेत्र की शक्ति जैसा क्यों महसूस हो रहा था? अदिति बहुत खुश थी। उसने सूर्यांश के कंधे पकड़े। चलो, मैं तुम्हें अभी सिटी लॉर्ड की हवेली ले चलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पिताजी देखें कि मेरी शैडो गार्ड टीम कितनी प्रभावशाली है। बाकी लोग लाशों को उठाकर सिटी लॉर्ड की हवेली वापस ले चलो। नायरा ने कहा, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। उसने नंबर 1 शैडो गार्ड पर एक गहरी नजर डाली और गंभीरता से कहा, इस बार तुम जीते। जब मैं ऊर्जा स्थिति क्षेत्र में पहुंच जाऊंगी हम फिर से मुकाबला करेंगे। इतना कहकर वह तेजी से भाग गई। सिंघल परिवार की पीफू वटी की नीलामी शुरू होने वाली थी। चाहे कुछ भी हो जाए उसे वे हासिल करनी ही थी ताकि एक ही झटके में ऊर्जा स्थिति क्षेत्र में पहुंचा जा सके, वरना वह नंबर 1 शैडो गार्ड से तुलना करने के लायक भी नहीं थी। सिटी लॉर्ड की हवेली। क्या अदिति ने ब्लड बैग पैलेस के बचे कुचे लोगों का खात्मा करने के लिए एक शैडो गार्ड टीम बनाई है? बटलर की रिपोर्ट सुनकर विश्वंभरनाथ गुस्से से भड़क उठे। क्या यह मूर्खता नहीं है? वे बचे कुचे लोग जो महिषी संप्रदाय के घेरे से बच निकले, उनमें से कौन एक क्रूर विशेषज्ञ नहीं है? अनुभवहीन नौजवानों के एक समूह को उनसे भिड़ने भेजना मौत को दावत देना है। उसे तुरंत वापस लाओ। इसी पल अदिति खुशी से दौड़ती हुई आई, सूर्यांश को अपने साथ लाई। पिताजी, खुशखबरी, खुशखबरी। विश्वंभरनाथ बस उसे ढूंढ ही रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। मूर्खता, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम कोई शैडो गार्ड टीम बनाओ? इसे तुरंत भंग कर दो। उसके बगल में सूर्यांश को नंबर 1 वाले मुखौटे के साथ देखकर उन्हें यह और भी बेतुका लगा। तुरंत, अभी जाओ। अदिति ने मुंह फुलाकर कहा, पिताजी, मेरी शैडो गार्ड टीम को कम मत आकिए, वे बहुत प्रभावशाली है। विश्वंभरनाथ ने झुंझलाकर कहा, कुछ नौजवान बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी, वे कितने प्रभावशाली हो सकते हैं? उन सभी को वापस जाने के लिए कहो, अपने परिवारों के साथ रहें और गंभीरता से साधना करें, वही सही काम है। ब्लड बैग पैलेस का खात्मा करने का काम ऐसा नहीं है जिसके बारे में बच्चों के एक समूह को चिंता करनी चाहिए। मेरी शैडो गार्ड टीम को कम आ रहे हैं। अदिति मन ही मन मुस्कुराई और उसने ताली बजाई, उन्हें अंदर लाओ। और वे चारों लाशें विश्वंभरनाथ के सामने पेश की गई। उन्हें देखते ही उनका चेहरा एकदम बदल गया। वेदी का दक्षिण संरक्षक रोहित, ब्लैक ब्लेड ब्रदर्स अजय और विराज, न केवल उन्होंने संरक्षक को पहचाना बल्कि उन्होंने ऊर्जा शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर के 2 सदस्यों को भी पहचान लिया। वे ब्लड बैग पैलेस के कुख्यात विशेषज्ञ थे।
सरकारी विशेषज्ञों को उनके हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उनसे निपटने के लिए विश्वंभर नाथ ने कई विशेषज्ञों को तैनात किया था जो हमेशा सतर्क रहते थे। किसने सोचा होगा वे मारे जा चुके थे। अदिति, क्या यह तुमने किया? विश्वंभर नाथ विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अदिति ने अपनी बाहें सीने पर बांधी, गर्व से अपनी थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, यह मेरी शैडो गार्ड टीम ने किया। लेकिन चूंकि आप उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देते पिताजी, मैं बस आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और शैडो गार्ड टीम को भंग कर दूंगी। यह कहते हुए उसने सूर्यांश और अन्य लोगों को भंग करने के लिए हाथ हिलाया। रुको, एक मिनट रुको। विश्वंभर नाथ घबरा गए। उन्होंने शैडो गार्ड्स को फिर से गहरी प्रशंसा के साथ देखा। अद्भुत प्रतिभा, सच में अद्भुत प्रतिभा। उसने सिटी लॉर्ड के रूप में मैं आप युवा वीरों के प्रति अपने पिछले अनादर के लिए माफी मांगता हूं। कोई है, दावत तैयार करो, सिटी लॉर्ड की सबसे अच्छी शराब लाओ। आज रात मैं इन युवा वीरों को उचित पुरस्कार दूंगा। अदिति इतराकर देखने लगी। अन्य शैडो गार्ड्स ने भी खुद को असाधारण रूप से सम्मानित महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सच बताया। सिटी लॉर्ड को सूचित करते हैं, हम शर्मिंदा हैं। इन चारों को वास्तव में अकेले नंबर 1 शैडो गार्ड ने ही मारा था। इस व्यक्ति में अदिति आक्रंद करती हुई है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सच बताया, बस पादन किया। क्या तुम लोग ये बताओ वॉइस कैसी है कमेंट में। अकेले विश्वंभर नाथ खुद को प्रथम शैडो गार्ड या छाया रक्षक की ओर देखने से रोक नहीं पाए। सच कहे तो उन्हें अब भी संदेह था कि ब्लड बैक पैलेस के चारों बचे हुए लोगों को इन्होंने ही मारा है। आखिरकार वे अच्छी तरह जानते थे कि रोहित, रक्षक और ब्लैक ब्लेड ब्रदर्स कितने शक्तिशाली थे। और जहां तक तथाकथित शैडो गार्ड दल की बात थी, वे अनुभवहीन युवा प्रतिभाओं के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं थे। ताकत और अनुभव के मामले में वे ब्लैक बैक पैलेस के क्रूर बचे हुए लोगों से बहुत पीछे थे। हालांकि अपनी बेटी की खातिर वे मौके पर ही यह बात नहीं कहना चाहते थे। यह सुनने पर कि सभी दुश्मनों को एक ही व्यक्ति ने मार डाला, उनका संदेह बेतुकेपन में बदल गया। यह कहना कि यह शैडो गार्डों का सामूहिक काम था, वे विश्वास करने का नाटक कर सकते थे, लेकिन सारा श्रेय एक ही व्यक्ति को देना बहुत हास्यास्पद था। इस मजाक को बंद करने की जरूरत थी। उनकी आंखें चमकी। अचानक उन्होंने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और सूर्यांश की छाती की तरफ तेजी से वार किया। सूर्यांश ने तुरंत अपनी फुर्तीली चाल मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस हमले से बाल बाल बच गए। विश्वंभर नाथ का नाखून लगभग सूर्यांश के कोट से रगड़ गया। वे थोड़े हैरान हुए और बोले, तुम मेरे वार से बच गए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने तुरंत हथेली से एक और प्रहार किया। सूर्यांश को एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, मानो वह फिर से विजयनाथ सबॉल्टर मास्टर का सामना कर रहा हो। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक शैडो गार्ड से लोहे की तलवार छीन ली और सीधे सप्तर्षि उत्तर की ओर का इस्तेमाल किया। शक्तिशाली तलवार की चाल ने एक पल में हथेली के प्रहार को तोड़ दिया। पांचों उंगलियों को पार करते हुए सीधे विश्वंभर नाथ के चेहरे पर निशाना साधा। अचानक हुए इस तलवार के वार ने विश्वंभर नाथ को चौंका दिया। उन्होंने जल्दी से अपनी हथेली वापस खींच ली और कई कदम पीछे हट गए। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। प्रथम शैडो गार्ड ने राजनगर के शीर्ष विशेषज्ञ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अदिति और शैडो गार्ड सब स्तब्ध थे। भले ही वे द्वितीय शैडो गार्ड से जानते थे कि विजयनाथ सूर्याश द्वारा घायल हुआ था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना एक अलग बात थी। विश्वंभर नाथ ने अपनी उंगली को देखा जो स्वॉर्ड की से कट गई थी। फिर प्रथम शैडो गार्ड को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। तुम कौन हो? मेरे राजनगर में ऐसी प्रतिभा कब पैदा हुई? उन्होंने प्रथम शैडो गार्ड के नकाब को घूर कर देखा, यह जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि इसके पीछे कौन है। अदिति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सूर्याश के सामने खड़ी हो गई। पिताजी, मैंने शैडो गार्डों से वादा किया है कि मैं उनकी पहचान जाहिर नहीं करूंगी। आपको भी निजी तौर पर उनके असली चेहरों की जांच करने की अनुमति नहीं है। विश्वंभर नाथ के दिल में एक खुजली सी मची, लेकिन अगर उन्होंने जबरदस्ती प्रथम शैडो गार्ड का नकाब हटाया तो यह उनकी बेटी को गुस्सा दिलाएगा और इस रहस्यमयी प्रतिभा को भी नाराज करेगा। ठीक है, विश्वंभर नाथ ने हार मान ली, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य कम नहीं हुआ था। सिर्फ उसे एक चाल से ही स्पष्ट हो गया था कि ब्लैक बैक पैलेस के ये बचे हुए लोग वास्तव में प्रथम शैडो गार्ड द्वारा ही मारे गए थे। सचमुच नील नदी की पिछली लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के प्रशंसा की। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां मुझसे कहीं ज्यादा होंगी, सूर्याश ने कहा। नगर प्रमुख बहुत दयालु है। अदिति गर्व से भरी हुई थी। आज प्रथम शैडो गार्ड ने वास्तव में उसके लिए बहुत सम्मान अर्जित किया था। पिताजी, मैंने शैडो गार्डों से वादा किया था कि अगर वे महान योगदान देते हैं तो वे हमारे नगर प्रमुख हवेली की बुक कलेक्शन पवेलियन से कोई भी किताब चुन सकते हैं। प्रथम शैडो गार्ड ने इतना बड़ा योगदान दिया है, क्या वे वहां जाकर चुन सकता है? यह सुनकर विश्वंभर नाथ ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई। यह नगर प्रमुख हवेली के संग्रह में किताबें साधारण नहीं है। उनमें से कुछ महिषी संप्रदाय से मिली है। ब्लैक बैक पैलेस के कुछ बचे हुए लोगों को मारना शायद पर्याप्त न हो। पर्याप्त नहीं? सूर्यांश को निराशा महसूस हुई। वह नगर प्रमुख हवेली में कुछ खजाने खोजने की उम्मीद कर रहा था। किसने कहा कि यह सिर्फ उन बचे हुए लोगों के बारे में है? अदिति रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और कहा, प्रथम शैडो गार्ड का सामना विजयनाथ से भी हुआ था। क्या? विश्वंभर नाथ फिर से चौंक गए। उनका चेहरा और भी अधिक प्रशंसा से भर गया। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। तुम विजयनाथ के चंगुल से सही सलामत बच निकलने में कामयाब रहे। मैंने एक बार उससे लड़ाई की थी, उसकी आत्मिक शक्ति मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। तुम वास्तव में उससे बच निकले। अदिति ने मजाक में कहा। प्रथम शैडो गार्ड न केवल सही सलामत वापस आए, बल्कि उन्होंने विजयनाथ की एक आंख भी फोड़ दी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई है। क्या? विश्वंभर नाथ सचमुच स्तब्ध थे। क्या यह सच है? अगर यह सच था तो विजयनाथ का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अदिति ने कहा, मैंने इसे खुद देखा है और शैडो गार्डों ने भी। यह जानकर कि यह सच है, विश्वंभर नाथ बहुत खुश हुए। उन्होंने सूर्यांश के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अदिति, इसे नगर प्रमुख हवेली के बुक पवेलियन में ले जाओ। इसे जो भी किताब चाहिए उसे चुनने दो। अन्य शैडो गार्ड बेहद ईर्ष्या से देख रहे थे। नगर प्रमुख हवेली का बुक पवेलियन कितना बड़ा खजाना था। उनकी ईर्ष्यालु नजरों के बीच अदिति प्रथम शैडो गार्ड को बुक पवेलियन में ले गई। नगर प्रमुख हवेली का बुक पवेलियन भूमिगत था। ऊपर से नीचे तक 3 बड़े दरवाजे थे। हर परत अनगिनत छिपे हुए रक्षकों और तंत्रों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि ब्लैक बैक पैलेस के लिए भी इसमें घुसना बहुत मुश्किल था। बुक पवेलियन में क्रिस्टल के खजाने वाले बक्सों में कसकर बंद किताबों को देखते हुए सूर्याश उत्सुकता से हर एक की जांच कर रहा था। लगभग सभी साधना विधियां, कल्टिवेशन टेक्निक्स थी और कुछ मानसिक विधियां, मेंटल मेथड्स भी थी, जिनकी बाहर बहुत ज्यादा मांग थी। हालांकि वे सभी पीले स्तर येलो लेवल की साधना विधियां थी। सूर्याश के लिए वे अब उपयोगी नहीं थी। उसी पल उसने एक बैंगनी क्रिस्टल में बंद एक किताब देखी जो छत से ऊंची लटकी हुई थी। क्या इसके अंदर भी कोई साधना विधि है? सूर्याश ने आश्चर्य से पूछा। अदिति ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह दुनिया के सबसे अच्छे देववैद्य, डिवाइन डॉक्टर, अमर वैद्य, अनडाइंग डॉक्टर की चिकित्सा पुस्तक है। क्या? सूर्याश की आंखें फैल गई। क्या तुम्हें यकीन है? अमर वैद्य, वह पूरे स्वर्गीय तंत्र मंडप हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन क्षेत्र में चिकित्सा कौशल में सबसे निपुण थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत रोगियों का इलाज किया और उनके हाथों में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसीलिए उनका नाम अमर वैद्य पड़ा। इतने ऊंचे कद के किसी व्यक्ति की चिकित्सा पुस्तक एक छोटे से राजनगर में होगी। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं और भी ज्यादा चौंक गई थी। अदिति ने कड़वी मुस्कान के साथ लटकते हुए क्रिस्टल बॉक्स को नीचे उतारा और कहा, यह अमर वैद्य द्वारा व्यवस्थित किया गया था। उन्होंने अपनी चिकित्सा पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां बनवाई, उन्हें हर शहर में रखवा दिया। मकसद यह था कि एक दिन कोई भाग्यशाली व्यक्ति उनके चिकित्सा कौशल को विरासत में पा सके। सूर्यांश को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या अमर वैद्य के पास उत्तराधिकारियों की कमी है? उनके सर्वोच्च चिकित्सा कौशल के साथ अनगिनत लोग उत्सुकता से उनके ज्ञान को विरासत में लेना चाहेंगे। इसे देखने के बाद तुम समझ जाओगे। अदिति ने आह भरी।
उसने क्रिस्टल बॉक्स खोला और अमर चिकित्सा पुस्तक अनडाइंग मेडिकल बुक नाम की किताब सूर्याश को दी। सूर्याश ने उसे लिया और उत्सुकता से खोला और दंग रह गया। अन्य घने सुई के छेदों से भरे हुए थे, अव्यवस्थित और बिना किसी पैटर्न के। यह किसी बच्चे की शरारत जैसा लग रहा था। क्या यह अमर वैद्य की विरासत है? सूर्याश के माथे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर आया। पन्ने घने सुई के छेदों से भरे हुए थे, अव्यवस्थित और बिना किसी पैटर्न के। यह किसी बच्चे की शरारत जैसा लग रहा था। सूर्याश बी का सिर भारी महसूस हुआ। क्या अमर वैद्य सबके साथ मजाक कर रहे थे? जैसे ही उसने यह सोचा, एक स्पष्ट भावना अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। उसकी नजर में पन्नों पर बने सुई के छेद अजीब तरह से रेंगने लगे। युवा स्वामी सूर्यांश, आप कोई दूसरी क्यों नहीं चुन लेते? यह वास्तव में एक पीले स्तर की मध्य श्रेणी की मानसिक विधि है। अदिति ने सोच समझकर सुझाव दिया। सूर्यांश अपने होश में आया, अमर चिकित्सा पुस्तक को पकड़े हुए, और कहा, मुझे बस यही चाहिए। अदिति चकित रह गई। तुम्हें यह क्यों चाहिए? कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। अपने उत्साह को दबाते हुए सूर्यांश ने कहा, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। क्या आप मुझे एक शांत कमरा दे सकती है? मैं इसे शांति से पढ़ना चाहता हूं। यह देखकर कि सूर्यांश मजाक नहीं कर रहा था, सूर्यांश अदिति केवल एक लंबी आह भर सकी। ठीक है, एक बेकार चिकित्सा पुस्तक पर इतना बड़ा अवसर बर्बाद करना बहुत अफसोस की बात है। कुछ ही देर बाद सूर्यांश अदिति द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले साधना कक्ष में दाखिल हुआ। उसने तुरंत किताब खोली और उसे फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह स्पष्ट शुद्ध भावना उसके दिमाग में फिर से उभरी, पन्नों पर बनी सुई के छेद फिर से मुड़ने लगे। जैसे जैसे सुई के छेद हिले, वे धीरे धीरे मानव शरीर की नाड़ियों मेरिडियंस का एक चित्र बनाने लगे। प्रत्येक सुई का छेद मानव शरीर पर एक विशेष मर्म बिंदु एक्यूपंक्चर पॉइंट का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरे पन्ने पर पलटते ही सुई के छेद भी मुड़ने लगे, जिससे एक चांदी की सुई पकड़े हुए एक आकृति बनी। तीसरे पन्ने पर सुई के छेद भी मुड़ गए। चौथे पन्ने पर जब तक सूर्यांश ने सभी पन्ने पढ़ लिए तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। उसने पूरा दिन ध्यान लगाकर पढ़ने में बिताया था और इसका पुरस्कार बहुत बड़ा था। सुई के छेदों की बदलती व्यवस्था से उसने आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारी चिकित्सा कौशल सीख लिया था। यह वास्तव में अमर वैद्य की विरासत थी। हालांकि इसे सीखने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता थी। अपनी दुखती आंखों की मालिश करते हुए सूर्यांश ने कक्ष छोड़ दिया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। कई गश्त करने वाले रक्षक मुख्य हॉल की ओर भाग रहे थे। क्या कुछ हुआ है? सूर्यांश ने एक रक्षक को रोका और पूछा, क्या ब्लैक बेट पैलेस के बचे हुए लोग दिखाई दिए हैं? रक्षक ने देखा कि यह प्रथम शैडो गार्ड है। वह तुरंत सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया और कहा, श्रीमान, आपको सूचित करता हूं, यह ब्लैक बेट पैलेस के बचे हुए लोग नहीं है। सिंघल परिवार के मुखिया राजेंद्र अपनी बीमारी के कारण चल बसे हैं। नगर प्रमुख और बड़ी मिस पुष्टि करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ जाने वाले रक्षकों को बुला रहे हैं। सिंघल परिवार? कायरा के पिता? तब सूर्यांश को समझ आया कि कायरा एक महिला होते हुए भी स्थिति को क्यों संभाल रही थी। पता चला कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे। कायरा के साथ अपने संबंध के बारे में सोचते हुए सूर्यांश ने चुपचाप आह भरी, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। कुछ ही देर बाद विशंबरनाथ आगे आगे चल रहे थे। अदिति और सूर्यांश उनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। सिंघल परिवार के मुखिया को क्या बीमारी थी? सूर्यांश ने पूछा। अदिति ने हल्की आह भरी। वह एक दुश्मन द्वारा घायल हो गए थे, जिससे उनकी हृदय नाड़ी हार्ट मेरिडियन टूट गई थी, और वह इन सभी वर्षों में दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों हेवनली मटेरियल्स एंड अर्थली ट्रेजर्स के सहारे अपना जीवन बनाए हुए थे। उनके निधन के साथ सिंघल परिवार को भविष्य में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर उस दुश्मन को उनकी मौत का पता चल गया तो वे शायद उनकी पत्नी और बेटी को नहीं बख्शेंगे। दुनिया की महान दुश्मनी और कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से क्रूर होती है। मार्शल की दुनिया विशेष रूप से क्रूर है। अगर कोई आज अपने दुश्मनों का सफाया नहीं करता है तो कल उसका अपना परिवार नष्ट हो सकता है। सिंघल परिवार के मुखिया मरे नहीं थे, शायद इससे दुश्मन थोड़ा सतर्क था। अब जब वह चले गए तो वे निश्चित रूप से उनके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। सिंघल परिवार के मुखिया मरे नहीं थे, शायद इससे दुश्मन थोड़ा सतर्क था। सूर्यांश ने यह सुना और चुपचाप आह भरी। वह कायरा के लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सका, जो एक चतुर और सुंदर युवती थी। जब तक वह राजनगर में था शायद वह उसकी मदद कर सकता था, लेकिन एक बार जब वह चला गया तो यह सब उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। कुछ ही देर बाद सिंघल परिवार प्रवेश द्वार पर पहले ही सफेद लालटेनें लटका दी गई थीं और दोहे सजाए गए थे। केंद्रीय आंगन में एक काले लाख का ताबूत था। अंदर एक चौकोर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था, जिसके मुंह नाक से खून बह रहा था और त्वचा काली पड़ गई थी, जो राजेंद्र था। कायरा मातम के कपड़े पहने ताबूत के सामने घुटने टेके बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका दुबला पतला शरीर दुखद माहौल में विशेष रूप से शोकाकुल लग रहा था। उसके अलावा कई प्रमुख परिवार भी मौजूद थे। सिंघल परिवार राजनगर का एक जाना माना परिवार था। स्वाभाविक रूप से उनके उच्च समाज के परिवारों के साथ कई संबंध थे। सिंघानिया परिवार भी उनमें से था। जतिन सिंघानिया परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए ताबूत के सामने घुटने टेके और दुख का नाटक करते हुए कहा, राजेंद्र चाचा, आपकी अन्यायपूर्ण मृत्यु हुई। अगर मुझे पहले पता होता कि यह हृदय नाड़ी की चोट है तो मैं कुछ भी कहकर महिषी संप्रदाय वापस जाता और आपके इलाज के लिए स्वर्ण रेशम जीवन रक्षक गोली ले आता। यह सुनकर सिंघल परिवार की मातृशक्ति लीला देवी ने आंसुओं के साथ उसे सहारा दिया और कहा, तुम्हारी ऐसी मंशा है, तुम्हारे राजेंद्र चाचा को परलोक में शांति मिलेगी। सूर्यांश ने हालांकि अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्वर्ण रेशम जीवन रक्षक गोली अमर वैद्य का एक विशेष नुस्खा था। उनकी मृत्यु के बाद वह गोली बहुत पहले ही खो चुकी थी और महिषी संप्रदाय के पास यह नहीं थी। जतिन सिंघल परिवार का पक्ष जीतने के लिए झूठ बोल रहा था। चलो हम भी श्रद्धांजलि दें। विशंबरनाथ अदिति को लेकर आगे बढ़े और मृतक को नमन किया। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा, रुको और मिस सिंघल, कायरा से थोड़ी देर बात करो, मैं पहले वापस जाता हूं। उनके जाने के बाद सूर्यांश ने भी घुटने टेके और श्रद्धांजलि दी। फिर आंसुओं से भरी कायरा को देखा और कहा, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। लेकिन इस समय वह दुख में डूबी हुई थी और ज्यादा सोचने की परवाह नहीं कर सकती थी। केवल जवाब में सिर हिला दिया। अचानक उसके कान खड़े हो गए और उसने ताबूत को थोड़े आश्चर्य के साथ देखा। उसने वास्तव में नाड़ी के कुछ संकेत सुने थे। नाड़ी के संकेतों का मतलब था कि कोई जीवित था। क्या राजेंद्र अभी भी जीवित हो सकते हैं? क्या आपको यकीन है कि सिंघल परिवार के मुखिया की हृदय नाड़ी पूरी तरह से जा चुकी है? इस अचानक सवाल ने सिंघल परिवार के सदस्यों को थोड़ा ठेस पहुंचाया। लीला देवी ने सवाल किया, युवक, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कमजोर बाल जैसी पतली नाड़ी को सुनते हुए, जो किसी भी पल रुक सकती थी, सूर्याश के पास समझाने का समय नहीं था। उसने शरीर के पास कदम बढ़ाया और उसकी नाड़ी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे पुष्टि करने दो, बदतमीज, कोई अनादर नहीं, रोको उसे। सिंघल परिवार के सदस्य गुस्से में चिल्लाए और सूर्याश को रोकने की कोशिश की। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने तो सूर्याश के सिर के पीछे एक कुदाल से वार कर दिया। सूर्याश के पास बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। लीला देवी की आंखें गुस्से से फैल गईं। क्या हमारी सिंघल परिवार से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? तुम मेरे पति के शरीर का अनादर क्यों कर रहे हो? और वह जल्दी से आगे बढ़ी। श्रीमती सिंघल, कृपया शांत हो जाइए। सिंघल परिवार के सदस्यों, कृपया शांत हो जाइए। ये मेरा प्रथम शैडो गार्ड है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है।
सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, अगर उसका कोई बुरा इरादा नहीं है तो वह हमारे सम्मानित परिवार के मुखिया का अनादर क्यों कर रहा है। यह अदिति समझ नहीं पा रही थी कि सूर्यांश इतना उतावला क्यों हो रहा था, क्योंकि यह एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित था और वह भी कायरा के पिता के। सूर्यांश ने जल्दी से कहा, सच कहूं तो मैं चिकित्सा कौशल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। अभी अभी मैंने सिंघल परिवार के मुखिया से एक पतली नाड़ी महसूस की, शायद वह अभी भी जीवित है। क्या? कायरा उत्साह से खड़ी हो गई, अपने आंसू पोंछते हुए। क्या तुम सच कह रहे हो? जतिन ने अपनी त्योरियां चढ़ाई। यह कौन है? मेरी वाहवाही लूट रहा है। उसने धीरे से कहा, कायरा, तुम अपने परिवार के सम्मानित डॉक्टरों के बजाय एक बाहरी व्यक्ति की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकती हो? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने भी सूर्यांश को घूर कर देखा। लड़के, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं वीरेंद्रनाथ राजनगर का पहला दिव्य वैद्य यह नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति मरा है या जीवित? सिंघल परिवार के सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वीरेंद्रनाथ एक जाने माने दिव्य वैद्य थे। उनके चिकित्सा कौशल को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि वो एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित समझ सकते हैं। कायरा अपने होश में आई, उसका चेहरा फिर से दुख से भर गया और वह ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गई। सूर्यांश चिंतित होकर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वीरेंद्रनाथ ने डांटा, इस उपद्रवी को यहां से ले जाओ। अदिति अब सूर्यांश के लिए और नहीं बोल सकती थी। उसने कुछ हद तक डांटते हुए कहा, तुम जरूर थक गए होगे, जाकर आराम करो। ने असहाय महसूस किया। स्पष्ट रूप से राजेंद्र अभी भी जीवित थे, फिर भी वह मदद करने में असमर्थ था। उसी पल बाहर से एक जोरदार उन्मादी हंसी की आवाज आई। उन सिंघल परिवार, जो कर्ज तुमने लिया है उसे चुकाने का समय आ गया है। सिंघल परिवार के सबसे दुखद क्षण में कोई कर्ज वसूलने आया था। केवल दुश्मन ही ऐसा काम कर सकता था। सभी ने आवाज का पीछा किया। एक हट्टा कट्टा आदमी, जिसका चेहरा भारी भरकम था, काले लबादे में लिपटा हुआ, जिसकी साधना ऊर्जा स्थिति क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ मातम हॉल में दाखिल हुआ। ताबूत के सामने रखे धूपदान को देखकर उसने उसे लात मारकर गिरा दिया। एक बेईमान व्यक्ति भी धूप का हकदार है। कायरा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। तुरंत उसकी गुस्सैल आंखों से आग बरसने लगी जब वह चिल्लाई, शर्मन, तुम हम पर बहुत जुल्म कर रहे हो। उस समय उसके पिता इस आदमी द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब जब उसका शव ठंडा भी नहीं हुआ था, वह उसके मातम हॉल का अपमान करने आया था। सचमुच यह मानते हुए कि सिंघल परिवार की कोई रीढ़ नहीं थी, जतिन हीरो बनकर इस सुंदरी को बचाना चाहता था और आगे बढ़कर बोला, शर्मन, यहां से तुरंत निकल जाओ। यह तुम्हारे लिए जंगलीपन दिखाने की जगह नहीं है। उसने सोचा कि शर्मन सावधान रहेगा क्योंकि वह महेशी संप्रदाय का शिष्य था। अप्रत्याशित रूप से शर्मन ने उसे तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, कर्ज चुकाना तो सही और उचित है। अगर महेशी संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी आ जाएं, तब भी यह पैसा चुकाना ही पड़ेगा। युवा स्वामी जतिन, अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो तुम सिंघल परिवार का कर्ज क्यों नहीं चुका देते? शर्मन राजनगर का भूमिगत सम्राट था, जो घिनौने सौदों में माहिर था। वह एक स्थानीय अत्याचारी था और महेशी संप्रदाय से लौटे एक शिष्य से बिल्कुल नहीं डरता था। जतिन ने अपने दांत पीसे और कहा, कितना पैसा? मैं बहन कायरा के लिए भुगतान कर दूंगा। कुछ दसियों हजार तांबे। वह अभी भी प्रबंधित कर सकता था। मजाक में कहा, ज्यादा नहीं, बस 50 लाख तांबे, 5 मिलियन टेल्स। तुम्हारे लिए तो यह छोटी रकम है। 50 लाख? जतिन ने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। जब तक वह सिंघानिया परिवार की सारी संपत्ति नहीं बेच देता, तब तक इतना पैसा जुटाना असंभव था। शर्मन ठंडेपन से हंसा, पैसे हैं? अगर नहीं तो एक तरफ हट जाओ। तुम्हारे पास यहाँ हीरो बनने की कोई जगह नहीं है। जतिन का चेहरा कभी नीला तो कभी लाल हो रहा था। वह गुस्सा होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह केवल चुपचाप करा सकता था और किनारे हट गया। आखिरकार इतना बड़ा कर्ज उसके लिए संभालना असंभव था। उसे विश्वास था कि सिंघल परिवार के लिए इस भारी कर्ज को कोई हल नहीं कर सकता। अदिति ने भी असहजता दिखाई। हालांकि वह नगर प्रमुख की बेटी थी, लेकिन वह कर्ज वसूलने वाले किसी व्यक्ति के काम में दखल नहीं दे सकती थी। वह केवल सिंघल परिवार के अत्यधिक कर्ज को दोष दे सकती थी, जिसने उसे चाहकर भी मदद करने में असमर्थ बना दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो, कायरा आंसुओं के साथ चिल्लाई। 3 साल पहले मेरे पिता ने तुमसे स्पष्ट रूप से केवल 10 लाख 1 मिलियन उधार लिए थे। तुम्हें 10 लाख चुकाने के बाद तुमने पैसे ले लिए और फिर भी मेरे पिता पर घात लगाकर हमला किया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब मेरे पिता मर चुके हैं और तुम 50 लाख मांगने आए हो। सिंघल परिवार 50 लाख किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता था। अगर वे दे भी सकते तो वे उसे अपने परिवार की संपत्ति को जबरदस्ती छीनने नहीं देते। शर्मन कुटिलता से मुस्कुराया, तुम्हारे पिता ने पैसे चुका दिए? रसीद कहाँ है? कायरा ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे पिता तुम्हारे द्वारा घायल हो गए थे, वे तब से बेहोश हैं। अगर कोई रसीद होती तो हमारे पास बहुत पहले होती। यह सुनकर शर्मन की आंखें गहरी हो गईं और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। कोई रसीद नहीं है तो बकवास क्यों कर रही हो? जैसे ही उसका थप्पड़ कायरा के चेहरे पर पड़ने वाला था, एक तेज तलवार उसके कान के पास से गुजरी, एक सटीक कोन से चुभती हुई, जिससे शर्मन डरकर जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा ले और कई कदम पीछे हट जाए। उसने अपनी हथेली को देखा, त्वचा को तेज खड्ग प्रभा से कटा हुआ देखकर वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। सिर्फ खड्ग प्रभा ने लगभग उसका हाथ बर्बाद कर दिया था। सिंघल परिवार में इतना जबरदस्त व्यक्ति कब से आ गया? ऊपर देखने पर एक आदमी एक अनोखा नकाब पहने हुए, जिस पर एक खुदा हुआ था, कायरा के पीछे से धीरे धीरे चला आया। उसे दोबारा छुआ तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा, सूर्यांश ने ठंडे स्वर में कहा, तलवार उसकी तरफ करते हुए। शर्मन ने कुछ डर दिखाया। अपना नाम बताने की हिम्मत है? अपने काम में वह किसी प्रमुख परिवार से नहीं डरता था, क्योंकि प्रमुख परिवारों में बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। अगर उन्होंने शर्मन पर हमला करने की हिम्मत की तो वह उनके परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता था। वह अपने सामने वाले नकाबपोश आदमी जैसे लोगों से सबसे ज्यादा डरता था। रहस्यमय पहचान, शक्तिशाली ताकत। अगर उसे नुकसान पहुंचाया गया तो शर्मन को यह भी नहीं पता होगा कि बदला लेने के लिए कहां जाना है। सूर्यांश कायरा के सामने खड़ा हो गया और उदासीनता से 4 शब्द कहे, प्रथम शैडो गार्ड। यह किस तरह का नाम है? शर्मन गुस्से में था, लेकिन वह जानता था कि दूसरा पक्ष कोई भोला भाला व्यक्ति नहीं था और शायद अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा। उसने अपने हाथ जोड़े और थोड़ा विनम्र होकर कहा, छोटे भाई, मैं यहाँ केवल कर्ज वसूलने आया हूँ, कृपया ज्यादा दखल न दें। सूर्यांश ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई। कर्ज चुकाना सही था। एक सामान्य कर्ज वसूली में उसे वास्तव में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर यह दुर्भावनापूर्ण वसूली थी तो यह एक अलग कहानी थी। उसने अपना सिर कायरा की ओर घुमाया। क्या जो तुमने कहा वह सच है? कायरा ने उत्सुकता से इस प्रथम शैडो गार्ड को देखा। समझ नहीं पा रही थी कि वह उसकी रक्षा क्यों करना चाहता था, और वह ऐसे शक्तिशाली हम उम्र को नहीं जानती थी। हाँ, मैं इसकी कसम खा सकती हूँ। कायरा ने बार बार सिर हिलाया। शर्मन ने जोर से कहा, कसम खाने से क्या फायदा? मुझे ठोस सबूत चाहिए। तुम्हारी सिंघल परिवार का कर्ज पत्र यहाँ है, संचित ब्याज के साथ 3 साल में यह ठीक 50 लाख है। अगर तुम्हारे पास रसीद है तो उसे अभी बाहर लाओ। दोनों की बातें सुनकर और राजेंद्र की स्थिति पर विचार करने के बाद सूर्यांश के दिल में एक अच्छा विचार आया। उसने आंखें सिकोड़ लीं और शर्मन को देखा। क्या तुम मान लेते हो कि मरे हुए लोग गवाही नहीं दे सकते? जिस कारण से उसने आने के लिए यह क्षण चुना था, वो यह था कि उसे यकीन नहीं था कि राजेंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली है या नहीं। अब पूरी तरह से मर जाने के बाद उसने गंदे पानी में मछली पकड़ने और पैसे ऐंठने की हिम्मत की। शर्मन, जो उबलते पानी से नहीं डरता था, ने एक स्टूल घसीटा, अपने पैर क्रॉस किए और मातम हॉल के केंद्र में बैठ गया। तुम जो भी कहो, मुझे 50 लाख तांबे चांदी के चाहिए, वरना राजेंद्र को शांति से आराम नहीं करने दिया जाएगा।
यह देखकर सूर्यांश अपने फैसले पर और भी ज्यादा पक्का हो गया। उसने सपाट स्वर में कहा, मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है, सिंघल परिवार के मुखिया अभी तक मरे नहीं हैं। शर्मन चौंक गया, लेकिन पहले राजेंद्र के चेहरे की गुप्त रूप से जांच करने के बाद यह देखकर कि यह एक मृत अवस्था थी, उसने आश्वस्त महसूस किया। व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए उसने कहा, ओह कितना प्रभावशाली है, बस अपने होंठ हिलाने से मरे हुए वापस आ जाते हैं। सूर्यांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह कायरा की ओर मुड़ा और कहा, तुम्हारे पिता की अभी भी एक हल्की नाड़ी है, अगर मैं अभी हस्तक्षेप करता हूं तो उन्हें बचाने का एक मौका है। अपने कबीले के सदस्यों के साथ चर्चा करो, अगर तुम सहमत हो तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, अगर नहीं तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। धर्मी परिवार के सदस्य जो कुछ पल पहले गुस्से में थे अब सभी चुप थे, क्योंकि वर्तमान में सिंघल परिवार को बचाने की एकमात्र आशा परिवार के मुखिया का पुनरुत्थान थी। केवल वीरेंद्रनाथ के रूप में प्रतिष्ठित सफेद बालों वाले बूढ़े कबीले वाले ने एक बार फिर अपना कुदाल कंधे पर रखा और चिल्लाया, दुस्साहसी, जब तक मैं यहां हूं तुम परिवार के मुखिया को नहीं छुओगे। हालांकि उसे लीला देवी से डांट पड़ी। कबीले के बुजुर्ग, क्या आप हमारे सिंघल परिवार को नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं? चाहे यह युवा स्वामी सही हो या नहीं, उसे इलाज करने का प्रयास करने देना मौत का इंतजार करने से बेहतर है। इसके साथ वह नीचे झुकी। युवा स्वामी, कृपया मेरे पति को बचा लीजिए, सिंघल परिवार को बचा लीजिए। कायरा की आंखें और भी लाल हो गई थी। पहले उसे प्रथम शैडो गार्ड पर विश्वास नहीं था, लेकिन हाल की घटना के बाद उसे लगा कि यह प्रथम शैडो गार्ड उसकी रक्षा कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता वास्तव में मरे नहीं थे और वापस आ सकते थे? एक थर्ड की आवाज के साथ वह घुटनों के बल बैठ गई। युवा स्वामी, अगर आप मेरे पिता को बचा लेते हैं तो मैं आपकी सेवा एक घोड़े या बैल की तरह करूंगी, जीवन भर आपसे बंधी रहूंगी। आप बहुत दयालु है। सूर्यांश ने उसे उठने में मदद की और कहा, चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है, मैं इलाज शुरू करूंगा। वह राजेंद्र के शरीर के पास पहुंचा और अमर चिकित्सा पुस्तक में दिए गए चिकित्सा कौशल का पालन करते हुए उसके लिए श्वसन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का संचालन किया। उसी समय उसने उसके लगभग स्थिर अंगों को फिर से सक्रिय करने के लिए विभिन्न प्रमुख मर्म बिंदुओं एक्यूपॉइंट्स को क्रमिक रूप से दबाया। एक धूप बत्ती जलने के समय के बाद वह पहले ही पसीने से भीग चुका था, फिर भी राजेंद्र ने जीवन में लौटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। शर्मन ने राहत की सांस ली, अपना सिर छुआ और कहा, चालबाजी बस हो गई, पैसा सिंघल परिवार को इसे चुकाना ही होगा। कायरा की आंखें जो शुरू में आशा से भरी थी अब सुस्त हो गई थी। उसका चेहरा दुख से भरा था। वह बहुत मूर्ख थी यह सोचने के लिए कि उसने सच में विश्वास कर लिया था कि मरे हुए वापस आ सकते थे। जतिन और वीरेंद्रनाथ ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने मजाक का संकेत दिखाया। मौजूद सिंघल परिवार के सदस्य भी बहुत निराश थे। हालांकि अचानक ताबूत से एक कमजोर कराहने की आवाज आई, शर्मन, अगर हिम्मत है तो नीचे आकर मुझसे पैसे ले लो। सिंघल परिवार के अनाथों और विधवाओं को धमकाना, यह तुम्हें क्या बनाता है? एक पल में हॉल में मौजूद सभी लोग इतने डर गए कि वे कांप उठे। कुछ डरपोक तो चीख भी पड़े। एक ज़ॉम्बी! परिवार की महिला सदस्य सभी डर से पीली पड़ गई थी और घबराकर बाहर भाग गई। पुरुष सदस्यों ने भी घबराहट के संकेत दिखाए। काला चेहरा वाला बाघ शर्मन कांप गया। उसका मांसल चेहरा अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वह हकलाया भूभूत। केवल कायरा और लीला देवी, मां और बेटी, खुशी से ताबूत की ओर दौड़ी, राजेंद्र को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए और वास्तव में जीवन में वापस आते देख वे खुशी से चिल्ला उठी, पिताजी! साथ में तभी सब लोग शांत हुए। वे भीड़ लगाकर राजेंद्र को देखते रहे जो वास्तव में जीवन में वापस आ गए थे। सभी हैरान थे। परिवार के मुखिया वास्तव में जीवन में वापस आ गए हैं। यह प्रथम शैडो गार्ड वास्तव में मरे हुओं को वापस ला सकता है। दिव्य वैद्य, वास्तव में एक दिव्य वैद्य। अदिति का सुंदर चेहरा सदमे से भर गया था। प्रथम शैडो गार्ड एक दिव्य वैद्य निकला। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में अमर चिकित्सा पुस्तक से कुछ सीखा हो? असंभव, कोई भी उस चिकित्सा पुस्तक को नहीं समझ सकता। लेकिन चाहे कुछ भी हो, प्रथम शैडो गार्ड का अद्भुत चिकित्सा कौशल वास्तविक था। उसने जतिन पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में चिंतन का भाव था। सबकी मदद से राजेंद्र परिवार के मुखिया की सीट पर बैठ गए। उन्होंने ठंडेपन से काले चेहरे वाले बाघ शर्मन को घूरा और कहा, तुम्हें रसीद चाहिए है ना? उसने अपना मुंह खोला और जबरदस्ती एक नकली दांत बाहर निकाला। दांत खोखला था जिसमें एक छोटा मुड़ा हुआ कागज छिपा हुआ था। खोलने पर एक रसीद सामने आई जिस पर काले चेहरे वाले बाघ शर्मन के हस्ताक्षर थे। मैंने 10 लाख तांबे चांदी वापस कर दिए तो तुमने व्यक्तिगत रूप से यह रसीद लिखी थी। तुम इसे जरूर पहचानते हो। राजेंद्र चिल्लाया। सिंघल परिवार के सदस्य प्रबुद्ध हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे राजेंद्र को वापस लाए तो उन्हें रसीद नहीं मिली। पता चला कि उसने शर्मन की साजिश का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और रसीद को ऐसी गुप्त जगह पर छिपा दिया था। अपनी योजना को उजागर होते देख शर्मन दोषी महसूस करते हुए भाग गया। डर था कि कहीं वह घिर न जाए और अपने गुस्से में सिंघल परिवार से बच न पाए। जब सबने सोचा कि मामला खत्म हो गया है, राजेंद्र अचानक चिल्लाया, वीरेंद्रनाथ, इधर आओ। सब मुड़कर देखने लगे। दिव्य वैद्य, जिस पर सिंघल परिवार हमेशा गर्व करता था, भीड़ के बीच चुपके से बाहर निकल रहा था। राजेंद्र की आंखें नफरत से भरी थीं। मुझे शर्मन से नफरत नहीं है कि उसने मुझे चोट पहुंचाई। यह मेरी अक्षमता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन तुम सिंघल परिवार का खाते पीते हो, फिर भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिल गए। तुम कृतज्ञ देशद्रोही। इसे बांधो और तब तक पीटो जब तक यह कबूल न कर ले कि इसके पीछे कौन है। क्या? सिंघल परिवार हैरान था। पता चला कि पिछले 3 सालों में राजेंद्र की बिगड़ती हालत वीरेंद्रनाथ की वजह से थी। कई युवा परिवार के सदस्यों ने उस पर झपट्टा मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे जबरदस्ती बांध दिया। वीरेंद्रनाथ ने दया की भीख मांगी। परिवार के मुखिया, मेरी जान बख्श दो, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। तड़ाम! राजेंद्र ने मेज पर अपना हाथ पटका। गुस्से से, बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें मजबूर किया गया था? तो फिर जब इस युवा दिव्य वैद्य ने यह निर्धारित किया कि मैं अभी भी जीवित हूं, तो तुमने मेरी नाड़ी लेने से उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश क्यों की? सिंघल परिवार को याद आया कि कैसे वीरेंद्रनाथ ने पहले सूर्यांश को कुदाल से रोका था। ऐसा लग रहा था जैसे वे नश्वर दुश्मन हो और कैसे उसके नेतृत्व में सिंघल परिवार के सभी सदस्य सूर्यांश को भगाना चाहते थे। वे गुस्से और अविश्वसनीय अपराध बोध से भर गए थे। अगर किस्मत का साथ न होता तो वे अपने परिवार के मुखिया की हत्या में साथी बन गए होते। नाराज परिवार के सदस्यों ने लाठियां उठाई और वीरेंद्रनाथ को पीट पीट कर मार डाला। कुछ ही वार के बाद वीरेंद्रनाथ दर्द से चीखा, खून फूका और मर गया। उसकी पीठ पर एक डार्ट लगा था जो उसके दिल को छेद गया। स्पष्ट रूप से किसी ने उसे चुप करा दिया ताकि वह मास्टरमाइंड का नाम न बता सके। अराजकता के बीच किसी ने नहीं देखा कि यह किसने किया। इसने राजेंद्र को क्रोधित और चिंतित कर दिया। उसके मुंह से खून रिसने लगा। सूर्यांश असहाय होकर कहा, सिंघल परिवार की मुखिया, मास्टरमाइंड की जांच इंतजार कर सकती है। अभी के लिए आपको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। सिंघल परिवार ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत राजेंद्र को उसके कमरे में ले गए। सूर्यांश ने फिर से उसकी नाड़ी ली और उसे एक उपयुक्त नुस्खे से बदल दिया। कुछ ही देर बाद दवा का एक कटोरा पीते ही राजेंद्र ने कई मुंह काला खून उल्टी कर दिया। तुरंत बहुत बेहतर महसूस करने लगा। धन्यवाद दिव्य वैद्य, आपने मुझे बचाया और मेरे सिंगल परिवार को बचाया। राजेंद्र सूर्यांश के सामने घुटने टेकने के लिए बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। सूर्यांश ने हाथ हिलाया। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। इस नुस्खे का पालन करें और इसे 1 महीने तक लगातार लें। आपकी अधिकांश पुरानी चोटें ठीक हो जाएंगी। मुझे और भी काम है, इसलिए मुझे अब चलना होगा। यह सुनकर राजेंद्र ने जल्दी से कहा, दिव्य वैद्य रुकिए,
कायरा जल्दी से खजाने से दिव्य वैद्य के लिए 10 लाख तांबे चांदी 1 मिलियन टेल्स। कायरा ने सिर हिलाया बिना किसी झिझक के। प्रथम शैडो गार्ड के जीवन रक्षक अनुग्रह की तुलना में परिवार को बचाने का अनुग्रह 10 लाख तांबे बहुत ज्यादा योग्य लग रहे थे। सूर्यांश थोड़ा मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने केवल आपकी बेटी की वजह से यह किया। पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कायरा हैरान थी। वह शक्तिशाली हमूंग को जानती भी नहीं थी जिसके पास इतने चमत्कारी कौशल थे। राजेंद्र की नजर अनैच्छिक रूप से कायरा पर चली गई। 3 साल की बेहोशी के बाद उसे अब देखकर वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसकी बेटी एक खूबसूरत युवती बन गई थी जिसकी सभी प्रशंसा करते थे। सूर्यांश का इरादा उसे तुरंत स्पष्ट हो गया। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपने होंठ थोड़े काटे और कहा, कायरा, इस युवा स्वामी को रात के लिए हवेली में रहने दो। रात का खाना तैयार करो और उसका अच्छे से मनोरंजन करो। 3 साल तक परिवार का कारोबार संभालने के बाद कायरा इसका मतलब कैसे नहीं समझ सकती थी। सूर्यांश की छवियां अनैच्छिक रूप से उसके दिमाग में उभर आई। अपने सामने नकाबपोश आदमी को देखते हुए उसने अपने दिल में एक तीव्र प्रतिरोध महसूस किया। अगर उसने खुद को इस नकाबपोश आदमी को सौंप दिया तो वह अब सूर्यांश के लायक नहीं रहेगी, यहां तक कि उसकी उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन बनने के भी लायक नहीं। जाओ, राजेंद्र ने दर्द से आदेश दिया। दुनिया का अनुभव करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में वह स्पष्ट रूप से समझता था कि दुनिया में कौन से कर्ज चुकाने सबसे कठिन थे। कृतज्ञता के कर्ज। जितना ज्यादा ये खींचता उतना ही इसे चुकाना मुश्किल होता। उसे केवल यह उम्मीद थी कि ये प्रथम शैडो गार्ड एक सज्जन व्यक्ति होगा और अपनी बेटी के लिए प्रशंसा पर ही रुक जाएगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ऐसे पुरुष अत्यंत दुर्लभ थे। कायरा ने अपने होंठ हल्के से काटे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह रसोई में मुड़ गई। सूर्यांश हैरान था और पिता और बेटी के बीच की स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। कायरा रात का खाना तैयार करने पर क्यों रो रही थी? क्या उसका नकाबपोश रूप इतना डरावना था? मूल रूप से रात का खाना ठुकराने का इरादा रखते हुए उसे थोड़ा अपमान महसूस हुआ। वह देखना चाहता था कि कायरा उससे क्यों नाखुश थी। ठीक है, मैं आज रात के खाने का इंतजार कर रहा हूं, सूर्यांश ने गुस्से से कहा। ओह नहीं। राजेंद्र का दिल डूब गया। उसकी बेटी आज रात अपनी पवित्रता खो सकती थी। अगर प्रथम शैडो गार्ड एक सज्जन होता तो वह निश्चित रूप से इससे बचने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने इरादों को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। उसकी बेटी शायद बच नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली, असहाय महसूस कर रहा था। उसके परिवार पर एक बड़ा उपकार था। रसोई में कायरा ने मुख्य रसोइये को खारिज कर दिया। तुम जाओ, मैं खुद खाना बनाऊंगी। मुख्य रसोइया दंग रह गया। मिस, आपने खाना बनाना कब सीखा? कायरा ने ठंडेपन से जवाब दिया, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मिस, वह बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा। आप पूरा जार क्यों डाल रही हैं? मैं उसे नमक से मार देना चाहती हूँ। नहीं मिस, बीफ की वह प्लेट पूरी तरह से पकी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वह कच्चा मांस चखे। क्या वह मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता? उसे जो भी पसंद है मैं उसे बदल रही हूँ। जब चांद विलो की शाखाओं पर चढ़ आया, नाशपाती के पेड़ के नीचे उसके सामने कई काली जली हुई डिश रखी गई। सूर्यांश दंग रह गया। यह क्या है? जली हुई जड़ी बूटियां? प्रश्न सूर्यांश ने आश्चर्य से पूछा। कायरा उसके सामने बैठी थी, सामान्य समय से अलग, एक कुलीन महिला की गरिमापूर्ण और शालीन आचरण। उसने जानबूझकर एक चिकना एप्रन पहना हुआ था। हाथों की सामान्य रूप से गोरी और कोमल हथेलियां बिना धुले ग्रीस के धब्बों से भरी थी। यहां तक कि उसका पहले का आश्चर्यजनक चेहरा भी जानबूझकर अस्त व्यस्त किया गया था। बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा ग्रीस और धुएं से ढका हुआ था। वह बिल्कुल एक कठिन परिश्रम करने वाली नौकरानी की तरह लग रही थी। आप जरूर मजाक कर रहे हैं युवा स्वामी, यह एक डिश है जिसे मैंने खुद पकाया है। कायरा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, खुद को अप्रिय दिखाने की कोशिश करते हुए। हालांकि यह अनाकर्षक लग सकता है, यह वास्तव में काफी स्वादिष्ट है। इसे आजमाए क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। परंतु सूर्यांश ने व्यंजनों से भरी मेज को भावहीनता के साथ देखा और आंख भरी। मुझे कहना होगा, तुम में खाना पकाने की बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं है। यहां तक कि बच्चे भी शायद तुमसे बेहतर हैं। उसने सोचा कि कायरा परेशान होगी। अप्रत्याशित रूप से वह गुप्त रूप से प्रसन्न दिखी और मन ही मन सोचा, हाँ, मैं बिल्कुल खाना नहीं बना सकती। जल्दी से मुझसे नफरत करना सीखो। उसने अपने असामान्य भाव को छिपाया और गंभीरता से कहा, मैंने बहुत कोशिश की। सूर्यांश का इरादा खाने को लेकर उसे मुश्किल में डालने का नहीं था। वह बस इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह पहले इतना दुखी होकर क्यों रो रही थी। मिस सिंघल, क्या मैंने हॉल में आपका अपमान किया था? इसके बारे में सोचने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि उसने अनजाने में उसे नाराज कर दिया होगा। कायरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मातम हॉल में सूर्यांश ने पहले उसे बचाया, फिर उसके पिता को बचाया और फिर पूरे सिंगल परिवार को बचाया। वह उसका पर्याप्त शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकती थी। उसने उसे कब अपमानित किया? उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, समझाना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा, क्यों समझाऊं? उसे अभी जो करने की जरूरत थी वह यह था कि वह उसे नापसंद करे। इसलिए उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और बिना कुछ कहे अपनी ठुड्डी उठाई। उसका दाहिना पैर लगातार जमीन से टकरा रहा था। चुपचाप गुस्से में अपने पैर पटक रही थी। उसे अंदाजा लगाने दो। सूर्यांश ने लंबे समय तक इंतजार किया और इस मुद्रा को देखा। अनैच्छिक रूप से अपनी आंखें घुमाई। कौन अंदाजा लगाना चाहता है? इस महिला को खुश करना वाकई मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम नहीं कहना चाहती। सूर्यांश ने एक लंबा चेहरा बनाया, जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे अपमान महसूस हुआ। क्यों? उसने सिंगल परिवार की इतनी मदद की थी, फिर भी उसे ये सब सहना पड़ रहा था। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंक दी और ठंडेपन से कहा, मेरे कंधे दुख रहे हैं, मेरी मालिश करो। आज वह चाहे कुछ भी हो जाए अपनी गरिमा वापस पालेगा। कायरा ने गुप्त रूप से उसका तिरस्कार किया। देखो, ये रहा, लोमड़ी की पूंछ दिख रही है। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और वह चाहता है कि मैं उसकी मालिश करूं। हर कोई उसके बुरे इरादों को जानता है। उसे माउंट ताई की तरह स्थिर बैठे देखकर सूर्यांश हंसा और कहा, तुम्हारे पिता ने स्पष्ट रूप से तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था। अगर तुम्हें मेरे कंधों की मालिश करना इतना मुश्किल लग रहा है तो मुझे अपने पिता से चुगली करने के लिए दोष मत देना। ये कमीना, वह वास्तव में नीच था। उसने अपने होंठ काटे और अनिच्छा से सूर्यांश के पीछे आई। अपने मन में वह शातिर तरीके से उसके सिर पर वार करने के इशारे कर रही थी। फिर अनिच्छा से उसने उसके कंधों की मालिश करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। बेशक उसने ये धीरे से नहीं किया, हर दबाव उसकी पूरी ताकत के साथ था। सौभाग्य से सूर्यांश ऊर्जा शोधन क्षेत्र की कल्टीवेशन रेल्म के 9वें स्तर को पार कर चुका था। उसका मांस आम लोगों की तुलना में बहुत सख्त था, इसलिए उसकी पूरी ताकत सूर्यांश को बिल्कुल सही महसूस हुई। बुरा नहीं है, तुम्हारी ताकत बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है कि तुम में इस तरह के काम के लिए कुछ प्रतिभा है। सूर्यांश ने तारीफ की। इसने कायरा को चिंतित कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि यह प्रथम शैडो गार्ड उसकी सराहना करे। वह चाहती थी कि वह उसे नापसंद करे। इसलिए सिर्फ 2 बार दबाने के बाद उसने थके होने का नाटक किया, हाफते हुए। मैं और नहीं कर सकती, मेरे हाथ बहुत थक गए हैं, मैं थक गई हूं। सच में? उसने सिर्फ कुछ ही बार दबाया था। यहां तक कि एक मूर्ख भी देख सकता था कि वह जानबूझकर काम चोरी कर रही थी। जैसे ही वह उसे जारी रखने के लिए जोर देने वाला था, अचानक उसने कुछ देखा। तुम्हारी नाड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है। सूर्यांश मुड़ा और उसकी नाड़ी जांचने के लिए उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन कायरा ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके दिल में घृणा की लहर दौड़ गई। तुम करीब आते जा रहे हो। सबसे पहले यह कंधों की मालिश थी, अब तुम मेरी कलाई पकड़ने का मौका ढूंढ रहे हो। अगला कदम, तुम और ज्यादा अंतरंग संपर्क शुरू करोगे, है ना? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ। सूर्यांश की छवि अनिच्छित रूप से उसके दिमाग में तैर गई। वह भी महान कौशल वाला व्यक्ति था।
सूर्यांश कितना विनम्र और शिष्ट था। हर बार जब वह उसके साथ अकेला होता था, सूर्यांश हमेशा अपनी दूरी बनाए रखता था और सज्जनतापूर्ण व्यवहार करता था। इस प्रथम शैडो गार्ड के विपरीत फायदा उठाने के तरीके ढूंढ रहा है। यह वास्तव में घृणित था। वह सूर्यांश के 1% के बराबर भी नहीं था। पॉइंट 1, कोई जरूरत नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं। कायरा ने ठंडेपन से मना कर दिया, लेकिन सूर्यांश ने वास्तव में कुछ पता लगाया था। उसने आश्चर्य से उसे देखा, उसके रंग का अवलोकन किया, फिर भी सब कुछ सामान्य पाया। न बीमार न स्वस्थ, यह वास्तव में अजीब है। मिस सिंघल, दवाओं के डर से अपनी बीमारी को न छिपाएं। मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे अपनी नाड़ी जांचने दो, एक नजर और मुझे पता चल जाएगा। कायरा मन ही मन हंसी। फायदा उठाने में असफल रहे तो मुझे डराने का सहारा ले रहे हो? वह इसके झांसे में नहीं आएगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने अपनी आंखें घुमाई और अशिष्टता से मेज पर रखे रात के खाने की ओर इशारा किया। युवा स्वामी, बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और खाएं। आपके खाने के बाद मैं एक नौकरानी को आपको अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दूंगी। वह दृढ़ थी कि इस प्रथम शैडो गार्ड को सफल नहीं होने देगी, लेकिन सूर्यांश वास्तव में उसकी स्थिति के बारे में चिंतित था। वह नाड़ी यह कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। उस समय को ध्यान में रखते हुए जब उसने एक अज्ञात शक्तिशाली दुश्मन से 3 स्टार सोल मास्टर के ठिकाने को छिपाने में उसकी मदद की थी। सूर्यांश खड़ा हो गया और कहा, माफी चाहता हूं मिस सिंघल। कायरा चौंक गई और जल्दी से उठी, अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस करते हुए सतर्कता से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बिना कुछ कहे सूर्यांश ने कुछ तेज कदम उठाए। उसने उसकी कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हिम्मत मत करना, कायरा घबराकर पीछे हटते हुए चिल्लाई, लेकिन उसके पीछे एक उठा हुआ चबूतरा था। वह लड़खड़ाई और पीछे की ओर गिर गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने सूर्यांश का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ नीचे खींच लिया और इस तरह एक शर्मनाक दृश्य हुआ। सूर्यांश सीधे कायरा के ऊपर गिरा। उनके माथे एक दूसरे से सटे हुए थे। वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे, बस थोड़ा और करीब, और उनके होंठ छू गए होते। यहां तक कि सूर्यांश एक पुरुष होने के बावजूद तुरंत शर्मा गया और जल्दी से उठ गया। मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन कायरा गुस्से से कांप रही थी। वास्तव में जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, यह बेशरम आदमी अंतरंग संपर्क बनाने के तरीके ढूंढ ही लेगा। अगला कदम शायद सीधे आगे बढ़ना होगा। कायरा डर गई। उसने अपने इरादों को छिपाना बंद कर दिया, उठी और पीछे हट गई। ठंडेपन से कहा, श्रीमान कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। मेरे दिल में पहले से ही कोई है। मैं किसी और पुरुष को स्वीकार नहीं करूंगी। अगर तुम और करीब आने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें यह करने देने के बजाय मरना पसंद करूंगी। है? सूर्यांश स्तब्ध रह गया। क्या कायरा ने कुछ गलत समझ लिया था? मिस सिंघल, मेरी बात सुनो। असल में मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुमसे बेहतर होगा। वो बेहतर मैं जानता हूं, मैं तुमसे बेहतर होगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। सूर्यांश को लगा कि उसके माथे की नसें फड़क रही हैं। उसने अपना नकाब उतारा और कहा, कायरा, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वाह,